एनिमे की शुरुआत एक ट्रेन के सफर से होती है, जहां अचानक से ही एक पैसेंजर आग की लपटों में घिर जाता है। अपनी तरफ आग लगी हुई ट्रेन को आता हुआ देखकर स्टेशन से सारे पैसेंजर्स भागने लगते हैं, सिर्फ शिनरा को छोड़कर, जो कि ये सब देखकर खुश हो रहा था। तभी उसके सामने एक फायर मॉन्स्टर आ जाता है, जिससे वो लड़ने की तैयारी कर ही रहा था। तभी वहाँ पर फायर फोर्स आ जाती है, जो कि अपने वेपन्स का यूज करके उस मॉन्स्टर को ठिकाने लगा देते हैं। और उनका एक मेंबर उसकी सोल के लिए प्रेयर कर रहा था। आग की वजह से ऊपर से एक बल्ब टूटकर नीचे गिरने लगता है, पर इससे पहले कि वो उस लड़की के सर पर गिरता, शिनरा अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है और पूरी स्पीड से उसे बचा लेता है। और इस पूरे कर्म कांड के दौरान वो अजीब तरीके से स्माइल कर रहा था। इसके बाद वो उस टीम को अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि वो 3rd जनरेशन का फायर सोल्जर है। वहीं कंपनी 8 का लीडर उसके पैरों के निशान को देखकर कहता है कि यही है शैतान के फुटप्रिंट्स, जिसके बारे में उसने काफी कुछ सुना है। इसके बाद वो फायर फोर्स कंपनी 8 के हेडक्वार्टर्स में पहुंच जाता है, जहां वो उनके कैप्टन आकिटारू और वाइस कैप्टन हिनावा से मिलता है। यहाँ कैप्टन को पता लगता है कि शिनरा जब भी किसी मुसीबत भरी सिचुएशन में होता है, वो स्माइल करने लगता है और इस पर उसका जरा भी कंट्रोल नहीं है। ये चीज चेक करने के लिए कैप्टन उसके पास जाता है और जैसे ही शिनरा नर्वस होता है, वो हंसने लगता है और ये देख के कैप्टन भी जोर जोर से हंसने लगता है। आगे शिनरा उन्हें बताता है कि उसने फायर फोर्स इसलिए ज्वाइन किया है ताकि वो एक हीरो बन सके, क्योंकि बचपन में एक घटना की वजह से सभी लोग उसे शैतान समझते हैं। इसके बाद हम कंपनी 8 के बाकी के मेंबर्स को देखते हैं, जो कि दोनों छोरियां थी और वो दोनों नहाने के बाद उन सभी को ज्वाइन करती हैं, जिनमें से एक का नाम माकी है और दूसरी का आइरिस। आइरिस उसकी जान बचाने के लिए शिनरा का शुक्रिया अदा करती है, पर शिनरा कहता है कि एक हीरो के तौर पर ये तो उसका फर्ज था। वहीं माकी उन दोनों को लवी डवी वाली चीजें बोलकर चिढ़ाने लगती है और आइरिस के उसके टकले पर मारने के बाद भी वो अपनी हरकतों को बंद नहीं करती। ये सब देखकर हिनावा को गुस्सा आ जाता है और उसे भड़का हुआ देखकर बेचारी दोनों ही घबरा जाती हैं। इसके बाद कैप्टन सभी को बताता है कि वो नहीं जानते कि लोगों को आग लगना कब और कैसे शुरू हुआ, पर एक दिन अचानक ही दुनिया के चारों तरफ लोग फायर डीमंस में ट्रांसफॉर्म होने लगे, जिन्हें की इन्फर्नल कहा जाता है। सिर्फ फर्स्ट जनरेशन यानी नॉर्मल ह्यूमंस ही इन्फर्नल्स में ट्रांसफॉर्म होते हैं। सेकंड जनरेशन के लोग फायर को कंट्रोल कर सकते हैं, पर खुद फायर क्रिएट नहीं कर सकते। और 3rd जनरेशन के लोग अपना खुद का फायर बना सकते हैं। और फायर फोर्स का काम ये है कि वो इन्फर्नल्स को रोकें, पर कंपनी 8 का एक स्पेशल टास्क भी है, उन्हें ये पता लगाना है कि आखिर ह्यूमंस इन्फर्नल्स कैसे बनते हैं। वहीं रात को शिनरा को नींद नहीं आ रही थी और वो अपने पास्ट को याद करता है, जहाँ वो अपनी मॉम और अपने छोटे भाई के साथ था। पर एक दिन अचानक ही उसका पूरा घर जल के राख हो गया, जिसमें उसकी मॉम और छोटे भाई की मौत हो गई। वहीं जब शिनरा को उसकी दादी को सौंपा जा रहा था, दादी उसे लेने से मना कर देती है, क्योंकि उसे लगता है कि शिनरा ने ही उन्हें मारा है। वहीं शिनरा अभी भी स्माइल कर रहा था, यानी उसे इस बात का जरा भी दुख नहीं है और वो उसे डेविल कह के बुलाने लगती है। वो एक सींग वाले इन्फर्नल को भी याद करता है। तभी बेल बजती है और वो पूरी टीम तैयार होकर एक इन्फर्नल को ठिकाने लगाने के लिए वहाँ से जाने लगते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद शिनरा अपनी मॉम को याद करने लगता है, जहाँ की उसकी मॉम उसे अपना हीरो कह रही थी। इसके बाद जब वो अंदर जाकर आग को देखता है, वो डर के मारे अपने घुटनों पर आ जाता है, क्योंकि उसके घर में ऐसी ही आग लगी थी जिसमें उसका पूरा परिवार खत्म हो गया। तभी अचानक से इन्फर्नल शिनरा पर आकर हमला कर देता है, जिसकी वजह से शिनरा टकराकर बेहोश हो जाता है। हिनावा उसे उठाता है, जिसके बाद वो सभी लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं और वो इन्फर्नल पर अटैक करने के लिए आगे चले जाते हैं। जिसके बाद शिनरा भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है और अपनी पूरी स्पीड से इन्फर्नल की छाती पर हमला करता है, जिस दौरान वो उसके सभी हमलों को डॉच कर रहा था और पीछे से आइरिस स्प्रे कर रही है। शिनरा एक जोरदार किक उसकी छाती पर लैंड करता है, जिससे वो इन्फर्नल राख में बदल जाता है। इसके बाद जब वो सभी फैक्ट्री से बाहर आते हैं, बाहर के लोग उनका शुक्रिया अदा कर रहे थे और कैप्टन शिनरा से कहता है कि उसका हीरो बनने का सफर शुरू हो चुका है। अगले दिन हम आर्थर को देखते हैं, जो कि कंपनी 8 को ज्वाइन करने पहुंचा है। वहीं कैप्टन शिनरा को रूकी फायर सोल्जर गेम के बारे में बता रहा था। इसमें फायर फोर्स के सभी नए रिक्रूट्स अपने स्किल्स को शो ऑफ करते हैं। वहीं शिनरा जब वहां से जा रहा था, वो याद करता है कि उस दिन को फायर फोर्स कंपनी 1 के कैप्टन ने उसकी जान बचाई थी, तो वो कंपटीशन में जाकर कंपनी 1 से उस दिन के बारे में और चीजें जानना चाहता है। तभी उसके सामने आर्थर पहुंच जाता है। वहीं वो दोनों एक दूसरे को एकेडमी से जानते हैं, जहां आर्थर शिनरा को डेविल बुला रहा था और शिनरा उसे नाइट, और उन दोनों की पुरानी दोस्ती नहीं दुश्मनी है। उनकी लड़ाई दोनों की पिकनिक को खराब कर देती है। माकी के पूछने पर आर्थर बताता है कि उसका नाम आर्थर बॉयल है और वो उसे नाइट किंग के नाम से भी बुला सकती है। क्या तुम यहाँ की प्रिंसेस हो? ये सुनते ही माकी शर्माने लगती है और वो शिनरा से पूछती है कि क्या वो इसे पहले से जानता है। हम एकेडमी में साथ में ही थे, जहाँ मुझे पता लगा कि दिमाग से जमी पैदल है, क्योंकि इसने अपना नाम नाइट किंग रखा था। पर अकल से पैदल होने के बावजूद भी पता नहीं लड़कियां इसे इतना अट्रैक्ट क्यों होती हैं। शिनरा का दिल रखने के लिए आइरिस उससे कहती है कि वो भी बहुत कूल है। तभी वहाँ पर वाइस कैप्टन हिनावा आ जाता है और माकी यहाँ की सारी सिचुएशन के बारे में उसे बताती है। जैसे हिनावा उसकी बनाई हुई फायर स्पिरिट को देखता है, वो उसके ऊपर कॉफी गिरा देता है। एक फायर फोर्स सोल्जर कभी फायर के साथ नहीं खेलता। आगे हिनावा कहता है कि वो फायर फोर्स रूकी गेम्स के लिए उन सभी की एबिलिटीज देखना चाहता है, इसलिए वो माकी को उन दोनों के साथ लड़ने को कहता है। आइरिस को लगता है कि ये माकी के लिए थोड़ा खतरनाक हो सकता है, पर हिनावा उसे
बताता है कि वो पहले मिलिट्री में रह चुकी है, तो उन दोनों नए लॉन्डों से लड़ना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो सबसे पहले शिनरा को घूसा मारकर हवा में उड़ा देती है, पर जब वो अपने फायर का यूज करने लगता है, माकी उसकी पावर्स को रोक देती है, जिससे शिनरा नीचे गिर जाता है। पर ऐन वक्त पर माकी अपनी पावर्स को रिलीज कर देती है और बेचारा शिनरा यमराज के दर्शन करते करते बचता है। इसके बाद आर्थर की बारी थी। वहीं जब वो उसके फायर को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, वो नहीं कर पाती। मैं एक नाइट हूँ, तो मैं अपनी प्रिंसेस को कभी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। वहीं उसकी होशियारी ठिकाने लगाने के लिए वो उसका हाथ पकड़कर खींच के उसके घुटना मारती है और पिटाई खाने के बाद आर्थर उसे गोरिल्ला कह के बुलाने लगता है और कहता है कि वो एक प्रिंसेस कभी नहीं बन सकती। ये सब सुन के माकी को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद शिनरा भी वहाँ वापस आ जाता है। वहीं इस बार उन दोनों के फायर्स को कंट्रोल करने की जगह वो उन्हें स्पटर में ट्रांसफॉर्म कर देती है, जिसके बाद वो उन्हें ट्रांसफॉर्म करके एक बड़ा सा स्पटर मून बना देती है। वहीं उसे भड़का हुआ देखकर दोनों लड़के हार मानना ही बेहतर समझते हैं और हिनावा सबसे पहले उस स्पटर को बुझाने लगता है, जिसे देखकर माकी का दिल ही टूट जाता है। इसके बाद दोनों कमांडर्स शिनरा और आर्थर को अपने वेपन्स दिखाते हैं, जिनका यूज वो लड़ाई में कर सकते हैं। क्योंकि आकिटारो के पास कोई पावर्स नहीं है, तो उसे हर तरह के वेपन्स और हैवी आर्मर की जरूरत पड़ती है। तभी उन्हें एक इन्फर्नल की खबर पता लगती है और वो सभी उसे ठिकाने लगाने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ जाते वक्त कैप्टन शिनरा को एक वेपन देते हैं ताकि वो हमेशा अपनी पावर्स पे रिलाई ना करे, और वो सभी से कहते हैं कि वो अपने वेपन्स हमेशा छुपा कर रखें और कभी पब्लिक में ना दिखाएं। उस लोकेशन पर पहुंचने के बाद वहाँ उन्हें एक छोटी बच्ची दिखती है, जिसकी मॉम 2 साल पहले इन्फर्नल बन गई थी और आज उसके पिता भी। ये सुन के कैप्टन कहता है कि जितने पीसफुल तरीके से हो सके वो उसकी आत्मा को शांति देंगे। ये सुनकर वो दोनों अपने वेपन्स निकाल लेते हैं, तो कैप्टन उन दोनों को साइड में लेकर जाता है। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम अपने वेपन्स पब्लिक को नहीं दिखाओगे। इन्फर्नल्स पहले इंसान थे और भले ही हम उनकी शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, पर हम उन्हें मारते ही हैं। फायर फोर्स में कई लोग ऐसे हैं जो कि इन्फर्नल से नफरत करते हैं और उन्हें मारने में एंजॉयमेंट मिलती है, पर ये मत भूलो कि इन्फर्नल्स पहले इंसान थे और उनके भी कई रिश्ते हैं, तो इसलिए हमें उन्हें शांतिपूर्वक ही खत्म करना होगा। और अगर तुम अपने वेपन्स को छुपा कर नहीं रख सकते, तो इस कंपनी 8 में रहने का तुम्हारा कोई हक नहीं है। इसके बाद हम अजीब से कैरेक्टर को देखते हैं जो खुद को जोकर बुलाता है और उसके हाथ में राख से भरी डब्बी है। उस राख की मदद से वो वहाँ आग से एक चेहरा बना देता है जो कि उन्हें ही घूर रहा था। उन्हें समझ नहीं आता कि ये हो कैसे रहा है, क्योंकि इन्फर्नल्स के पास अपनी कोई सुध-बुध नहीं होती। इसके बाद जब वो सभी अंदर जाते हैं, वो देख के हैरान हो जाते हैं कि वो इन्फर्नल शांति से बैठा हुआ था। आर्थर कहता है कि वो बहुत ही ज्यादा दुख में है, इसलिए उसकी आत्मा को जल्दी से जल्दी शांति पहुंचानी चाहिए, और कैप्टन की हामी भरने के बाद वो एक ही झटके में उसे मार देता है। जिसके बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए पूरी टीम प्रे करती है। तभी वहाँ एक धमाका होता है। ये देखकर सभी लोग वहाँ से भाग रहे थे, पर कैप्टन वहाँ उसकी फैमिली फोटो उठाने लगता है। तभी उसके ऊपर एक भारी सा मलबा गिर जाता है, पर उसकी बॉडी शॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो एक ही हाथ से उस पूरे मलबे को हटा देता है। वहीं जोकर इन सारी चीजों को दूर से खड़ा होकर देख रहा था। वहीं उन सभी को पता लग चुका है कि यह अटैक जानबूझकर किसी ने किया है। वहीं कैप्टन उस लड़के के पास जाते हैं और उसे फोटो देते हुए कहते हैं कि उसके फादर बहुत ज्यादा ब्रेव थे, क्योंकि इन्फर्नल बनने के बावजूद भी उन्होंने खुद पर कंट्रोल रखा और किसी को भी जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाया। उसकी मॉम भी बिल्कुल वैसे ही थी, और वो ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि वो अपनी बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। ये सुनकर बच्ची और भी ज्यादा रोने लगती है। वहीं जो चीजें आज शिनरा ने देखी थी, उसकी वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी, और वो कसम खाता है कि वो एक दिन इन सभी चीजों को खत्म कर देगा। इसके बाद हम जोकर को देखते हैं, जो कि एक साइंटिस्ट विक्टर के साथ काम कर रहा है, और वो कहता है कि जो उसने ये एशेस बनाई है वो बड़े कमाल की है, पर उसे ये और भी ज्यादा चाहिए। वहीं दूसरी तरफ रूकी फायर सोल्जर गेम शुरू हो चुका है, और शिनरा को अपने बगल में ही एक सेक्सी सी कुड़ी दिखती है, जो कि कंपनी 1 की 3rd जनरेशन सोल्जर है। वहीं उसे घूरता हुआ देखकर तमाकी उसके ऊपर भड़क जाती है। वहीं साइंटिस्ट दूर सीट पर बैठ के उन सभी को देख रहा था। जब शिनरा और आर्थर इवेंट के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे, शिनरा उसी इंसान को देखता है जिसने 12 साल पहले उसकी जान बचाई थी। शिनरा बर्न के पास जाता है और उससे सवाल पूछना चाहता है, पर वो सीधा कहता है कि इन सब चीजों के लिए उसके पास समय नहीं है, और वहाँ से चला जाता है। शिनरा उसके पीछे जाने लगता है, पर तमाकी आकर उसे रोक देती है। पर तभी अचानक से थोड़ी अजीबोगरीब चीजें होने लगती है, और हमें पता चलता है कि तामाकी का थोड़ा बैड लक खराब है, जिसकी वजह से हमेशा उसके साथ अश्लील चीजें होती रहती हैं। इसके बाद कंपटीशन शुरू हो जाता है, पर शिनरा के पास एडवांटेज है क्योंकि वो हवा में उड़ सकता है। इसके बाद शिनरा टॉप पर पहुंच जाता है, पर जब वो बिल्डिंग के अंदर जाता है, जोकर उसका इंतजार कर रहा था। यहाँ पे 2 नौसिखिए थे जिन्हें मैंने बेहोश कर दिया है ताकि वो हमारे बीच में ना आ सके। मुझे तुम्हारे फैमिली की मौत की सच्चाई के बारे में पता है, क्या तुम इसके बारे में जानना चाहते हो? इसके बाद वो उन दोनों को मारने की धमकी देने लगता है, जिसकी वजह से शिनरा और उसकी लड़ाई शुरू हो जाती है। शिनरा उसके ऊपर हमला कर ही रहा था, तभी जोकर उसी ऐश को निकाल कर वहाँ धमाका कर देता है। पर अपना जोकर कूल था, क्योंकि उसने उस धमाके को सिर्फ इसलिए किया था ताकि वो अपनी सिगरेट जला सके। वहीं शिनरा की इतनी बुरी हालत देखकर जोकर थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि वो इससे बेहतर करेगा और वो उसे मारने ही वाला था। तभी वो देखता है कि शिनरा स्माइल कर रहा है। ये देखकर जोकर खुश हो जाता है और कहता है कि 12 साल पहले उस फायर में तुम्हारे भाई की मौत नहीं हुई थी, वो अभी भी जिंदा है, और फायर फोर्स के लोग उससे कुछ चीजें छुपा रहे हैं, और अगर वो सच्चाई को जानना चाहता है तो क्यों ना वो अपने हीरो बनने के सपने को छोड़कर फायर फोर्स से बाहर आ जाए और उसके साथ मिलकर एक डेविल बने। लेकिन ऑब्वियसली शिनरा उसकी बात नहीं सुनता और अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके उसके ऊपर हमला कर देता है। वहीं उनकी लड़ाई की वजह से तमाकी और आर्थर को इसके बारे में पता लग जाता है, और
और आर्थर दीवार को काट कर वहाँ पहुँच जाता है और उसके पीछे पीछे तमाकी भी वहाँ पहुँच जाती है, जो कि सीधा उसके ऊपर गिरती है। तुम कब तक मेरे ऊपर बैठने वाली हो, हटो यहाँ से। वहीं तमाकी सारी चीजों की गलती उसी पर ठहराती है और उसके टकले पर मारने लगती है। इसके बाद आर्थर और तमाकी भी उस फाइट को ज्वाइन कर लेते हैं। तभी जोकर उनके ऊपर फिर से एक्स से हमला करता है, तो शिनरा को उन्हें बचाना पड़ता है। तभी जोकर उस राख को चारों तरफ फैला देता है और शिनरा से कहता है कि अगर वो हीरो है तो यहाँ के सारे लोगों को बचाए। उसके जाने के बाद शिनरा दोनों को कंधे पर उठा लेता है, जिसके बाद तमाकी और आर्थर उसके पैरों पर लटक जाते हैं, जिन्हें लेकर शिनरा वहाँ से बाहर आ जाता है। पर उस धमाके की वजह से वो सभी अलग थलग हो जाते हैं। तभी बर्न आकर तमाकी को बचा लेता है और शिनरा को दोनों क्रू मेंबर्स को बचाने को कहता है। वहीं आर्थर सोच रहा था मुझे कौन बचाएगा। तभी वो देखता है कि उसकी कंपनी के लोग चादर फैलाए खड़े थे, जहाँ वो बड़े ही अच्छे तरीके से लैंड कर जाता है। पर लैंड करते ही वो माकी के साथ छिछोरी हरकतें करने लगता है, तो वो उसे नीचे गिरा देती है। इसके बाद बर्न वहाँ आकर तमाकी की जान बचाने के लिए शिनरा का शुक्रिया अदा करता है और आकिटारो भी उसकी तारीफ करता है। इसके बाद रात को जब वो दोनों अकेले होते हैं, शिनरा कैप्टन से पूछता है कि क्या वो सच में हीरोज हैं, क्योंकि उसे लगता है कि फायर फोर्स जरूर उससे कुछ छिपा रही है। क्या वो सच में सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं ताकि वो दुनिया को इन्फर्नल से बचा सके। कैप्टन उसे बताता है कि कंपनी 1 से लेकर 8 तक सभी लोग अपने अपने एजेंडास को फॉलो करते हैं और क्योंकि वो सभी एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं तो वो अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते। आगे वो बताता है कि फायर फोर्स को 3 ऑर्गेनाइजेशंस ने बनाया है, होली सोल टेंपल, टोक्यो आर्म्ड फोर्सेस और फायर डिफेंस एजेंसी ने। कैप्टन को लगता है कि किसी एक कंपनी ने जरूर पता लगा लिया है कि ह्यूमन कंबशन के पीछे राज क्या है और उनकी ड्यूटी ये है कि वो 1 से 7 कंपनीज को इन्वेस्टिगेट करें और सच्चाई का पता लगाएं। अगले दिन कैप्टन और शिनरा टीवी देख रहे थे, पर उसमें न ही जोकर के इंसिडेंट के बारे में कुछ था, न ही रुकी गेम्स के बारे में, जिससे उन्हें शक हो जाता है कि फायर फोर्स कुछ छुपा रहा है। तभी वहाँ पर हिनावा आता है और बताता है कि जोकर ने जिस चीज का यूज किया था वो इन्फर्नल्स की एशेस से बनता है। दूसरी तरफ हम आइरिस को देखते हैं, जो कि एक जली हुई फोटो को देखकर अपने पास्ट को याद करती है और हमें पता लगता है कि उसके पास्ट में भी इन्फर्नल्स का कोई इंसिडेंट हुआ था। इसके बाद हम बाकी के मेंबर्स को देखते हैं जो कि कुछ पेपर वर्क कर रहे थे। तभी वहाँ फोन बजता है। हेलो, आप नाइटविंग से बात कर रहे हैं, बोलिए। ये सुन के माकी उसके सर पर मारती है और खुद बात करने लगती है, जिसके बाद माकी उनसे कहती है कि एक डॉग पेड़ में फंस चुका है और उन दोनों को उसे बचाने के लिए भेजती है। आर्थर कहता है कि ये सभी तो छोटे मोटे काम है, तो माकी कहती है कि कभी कभार वो ऐसे काम भी कर देते हैं और अगर वो उसे बचाने जाते हैं तो वो यहाँ का सारा पेपर वाला काम कर देगी। ये सुन के वो दोनों ही खुश हो जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। पर वहाँ जाने के बाद उन्हें पता लगता है कि पेड़ पे कुत्ता नहीं बल्कि फायर फोर्स का एक मैस्कॉट फंसा है। शिनरा उसे नीचे उतार देता है और उससे पूछता है कि उसके साथ ऐसा किसने किया। वो बताता है कि कई साल पहले एक फायर फोर्स के मेंबर ने 4 लोगों को अपने मजे के लिए मार दिया था। इसकी वजह से कई स्टूडेंट्स फायर फोर्स के पुतलों पर अपना गुस्सा निकालते हैं। आज उस बंदे की सुनवाई है, पर उसकी मेंटल कंडीशन सही ना होने की वजह से कोर्ट उसे सजा नहीं सुनाएगी। इसके बाद हम कोर्ट का सीन देखते हैं, जहाँ मियामोटो का केस चल रहा था और जैसा कि उन्हें पता था उसे सजा नहीं सुनाई जाती है। वो खुश हो ही रहा था, तभी वो आग की लपटों में घिर जाता है और थोड़ी देर में ही वो इन्फर्नल में बदल चुका था। लेकिन एक बात काफी अजीब थी कि वो लोगों से बात कर पा रहा था। इसके बाद हम माकी को देखते हैं, जो कि सभी को उस इन्फर्नल के बारे में बताती है। जिसके बाद हम कंपनी 5 की कैप्टन प्रिंसेस हिबाना को देखते हैं, जिसे वो इन्फर्नल काफी इंटरेस्टिंग लगता है। तो भले ही वो कंपनी 8 के एरिया में क्यों ही ना आया हो, वो अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए उस इन्फर्नल को यहाँ लाना चाहती है। कंपनी 8 उस इन्फर्नल की लोकेशन के लिए निकल जाती है और हिनावा गुस्से में शिनरा और आर्थर को उस लोकेशन पर पहुंचने को कहता है। शिनरा जल्दी से उड़कर वहां जाने लगता है, पर तभी आर्थर कूद कर उस पर चढ़ जाता है। चल मेरे घोड़े आगे चल। जब वो बाकी सभी के पास पहुंचते हैं, हिनावा उन्हें सारी डिटेल्स दे देता है और कहता है कि उन्हें जल्दी से वहां पहुंचना होगा क्योंकि इन्फर्नल ने उस जज को बंदी बना लिया है। वहीं वो इन्फर्नल जज को मारने ही वाला था, पर तभी शिनरा आकर उसे जोर की लात मारता है, जिससे वो इन्फर्नल और आर्थर दोनों ही दूर लुढ़कते हुए जाते हैं। इन्फर्नल कुछ बोलने की कोशिश कर ही रहा था, तभी आर्थर उसके मुंह पर मुक्का मार देता है। वो फिर से बोलने की कोशिश करता है, पर तभी शिनरा और आर्थर दोनों ही उसे लात मार देते हैं, जिसके बाद फाइनली उसे बोलने का मौका मिल जाता है। तुम लोग क्या पागल हो गए हो? हम यहाँ हमारे पुतले पर हुए हमले का बदला लेने आए हैं। क्या बकवास कर रहा है तू ये? तभी वहाँ माकी भी पहुंच जाती है और जब वो उसके ऊपर हमला करती है, वो इन्फर्नल आसानी से उसके फायर अटैक को खत्म कर देता है। ये देखकर माकी दुखी हो जाती है। वहीं वो सभी अभी तक कंफ्यूज हो रखे हैं कि वो इन्फर्नल बात कैसे कर पा रहा है। वो इन्फर्नल अपना हाथ खड़ा करते हुए कहता है कि कोर्ट ने उसे बरी कर दिया था, तो वो लोग उसे नहीं मार सकते। पर हिनावा उस पर फायर करते हुए कहता है कोर्ट ने इंसान को बरी किया था, ना कि इन्फर्नल को। तो वो इन्फर्नल हिनावा पर हमला करके वहाँ से भाग जाता है। ये देख के सभी लोग कहते हैं कि उसको ठिकाने लगाने के लिए शिनरा को ही जाना होगा, जिसके बाद शिनरा उसके पीछे चला जाता है। वहीं काफी दूर आने के बाद इन्फर्नल को लगता है कि अब तो वो बच गया, लेकिन तभी वहाँ शिनरा पहुंच जाता है और उन दोनों के बीच में लड़ाई छिड़ जाती है। जिसके बाद इन्फर्नल एक कार को उठाकर शिनरा पर फेंक देता है, लेकिन शिनरा पहले तो उसे उछाल देता है, फिर लात मारकर उसी के ऊपर गिरा देता है। वहीं ये सब देखकर इन्फर्नल को डर लगने लगता है और जब शिनरा उसके सामने जाता है, उसकी फट के 4 हो जाती है और वो उसे डेविल कह के बुलाने लगता है। तो डेविल कैसे कह रहा है बे, मैं हीरो हूँ, समझा? इसके बाद वो प्रेयर करते हुए उसे मारने जा ही रहा था, तभी इन्फर्नल कहता है कि उसकी आखिरी इच्छा के तौर पर वो चाहता है कि सिस्टर ही उसके लिए प्रे करे। शिनरा कहता है कि कंपनी 8 जल्दी ही यहाँ आने वाली होगी, पर तभी इन्फर्नल उसके ऊपर हमला कर देता है। तो शिनरा एक ही किक से उसके हाथ को अलग कर देता है, जिसके बाद शिनरा उसे खत्म करने जा ही रहा था, तभी वहाँ कंपनी 5
की कैप्टन हिबाना आ जाती है, जो उससे कहते हैं कि अब ये इन्फर्नल उनके पास रहेगा क्योंकि वो उस पर एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं। शिनरा उसकी बात मानने से मना कर देता है। तभी हिबाना अपनी पावर्स का यूज करके उसे बेहोश कर देती है और उससे कहती है कि उस जैसे लोगों की जगह उसके पैरों के पास है। वहीं शिनरा का ध्यान ना ही उसकी बातों पर था ना ही उसकी सैंडल पर, और वो नर्वस होने की वजह से स्माइल करने लगता है। तभी कंपनी 5 की कुछ लड़कियां आकर उसे पकड़ने की कोशिश करती हैं, और जब शिनरा देखता है कि उन पर बातों का कोई असर नहीं हो रहा, वो अपनी फायर पावर का यूज करके सभी को हटा देता है, जिसके बाद वो पूरी कंपनी 5 को अपने साथ लड़ने के लिए चैलेंज कर देता है। तभी वहाँ कंपनी 8 पहुँच जाती है और कैप्टन उससे कहते हैं कि वो मियामोटो को उनके हवाले कर दे, पर हिबाना कहती है कि उन्हें ऐसा इन्फर्नल बहुत रेयरली देखने को मिलता है, तो इस पर एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत जरूरी है, और क्योंकि उनके पास एक्सपेरिमेंट्स करने का सामान नहीं है, फायर फोर्स मियामोटो को कंपनी 5 के हवाले ही करेगी। ये सुनकर कैप्टन उसकी बात को मान जाता है, पर एक कंडीशन पर कि जो भी एक्सपेरिमेंट्स वो करेंगे उनकी रिपोर्ट वो कंपनी 8 के साथ शेयर करेंगे। ये सुन के कैप्टन 5 का एक मेंबर आकिटारू का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि क्योंकि वो कमजोर है इसलिए वो डर चुका है। ये सुनते ही शिनरा और आर्थर भड़क जाते हैं। माकी उन्हें शांत कराने आती है, पर असल में वो उसे मुक्का मारने आई थी, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। वहीं उसके इस काम के लिए हिनावा भी उसको शाबाशी देता है। वहीं प्रिंसेस हिबाना आइरिस को पहचान रही थी और उसे देखकर वो बात को आगे बढ़ाने की जगह वहाँ से जाने लगती है। इसके बाद हम आइरिस को देखते हैं, जो कि प्रेयर करते हुए अपने पास्ट को याद कर रही थी। वो काफी सारे लोगों के साथ चर्च में रहा करती थी, जहाँ वो हिबाना को दीदी कह के बुलाया करती थी। इसके बाद उनकी फैमिली फोटो खींची जाती है, जो कि अभी तक उसके पास है। तभी वहाँ पर शिनरा पहुँच जाता है, जिसे देखकर आइरिस शर्मा जाती है। इसके बाद शिनरा उससे माफी मांगता है और उससे पूछता है कि क्या कोई चीज उसे परेशान कर रही है, पर आइरिस कहती है कि सब ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग छत पर पहुँचे हैं, जहाँ कैप्टन उनसे कह रहा था कि कंपनी 5 में जरूर कुछ गड़बड़ है और उन्हें पता लगाना होगा कि आखिर उधर क्या चल रहा है। इसके बाद हिनावा उन्हें बताने लगता है कि वो कंपनी 5 के खिलाफ एविडेंस कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, पर उनमें से कोई भी उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। और आर्थर तो अपनी अलग ही दुनिया में है, जहाँ उसे लग रहा था कि वो चिड़िया उसके कासल पर हमला करने वाली है, और शिनरा और माकी भी आपस में बात करने में बिजी हैं। ये देखकर हिनावा उनके ऊपर अपनी गन तान देता है। वाइस कैप्टन, आप हमें शूट तो नहीं करेंगे ना? तुम्हें सच में ऐसा लगता है? और वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है, पर जब वो अपने पैर पर देखता है उसे जरा भी चोट नहीं आई थी। शिनरा उससे पूछता है कि क्या वो बुलेट नकली थी, पर माकी बताती है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि हिनावा भी सेकंड जनरेशन का है, वो फायर को कंट्रोल कर सकता है, तो उसका बुलेट की स्पीड और डायरेक्शन दोनों पर ही पूरा काबू है, इसलिए उसे जरा भी चोट नहीं आई। वहीं आर्थर की दुनिया में उसे छिपकली ड्रैगन जैसी लग रही थी। ये झंडू बाम कर क्या रहा है? हिनावा शिनरा को बता रहा था कि हिबाना एक बहुत ही अच्छी रिसर्चर है, जिसकी वजह से उसको हाजी में ग्रुप सपोर्ट करता है, और वो रातों रात ही कंपनी 5 की कैप्टन बन गई। और उन्हें लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि ह्यूमन कंबशन के पीछे कंपनी 5 भी हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ हिबाना उसे इन्फर्नल पर एक्सपेरिमेंट्स कर रही है। वो दर्द के मारे उससे रहम की भीख मांगने लगता है, पर हिबाना स्माइल करते हुए अपने एक्सपेरिमेंट्स को जारी रखती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि हिबाना सच में खुद को प्रिंसेस समझती है, जिसकी वजह से उसके लिए सभी लोग खुद से नीचे हैं। वहीं रात को शिनरा को अभी भी आइरिस की फिक्र हो रही थी, और वो इस बारे में आर्थर से बात करने जाता है। तभी वहाँ पर माकी पहुँच जाती है और उनसे पूछती है कि क्या उन्होंने आइरिस को देखा है। वहीं आइरिस कंपनी 5 में प्रिंसेस हिबाना से मिलने पहुंची है, पर उसे नन के कपड़ों में देखकर हिबाना को गुस्सा आ जाता है और वो उसके सभी कपड़े जला देती है, क्योंकि जब वो चर्च में थे उनके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिससे उसका भगवान के ऊपर से भरोसा ही उठ गया। जिसके बाद वो कहती है कि इस दुनिया में सिर्फ डेविल्स ही हैं और वो इसका यूज करके कंपनी 8 को मिट्टी में मिला देगी। तभी बाहर एक धमाका होता है और हम देखते हैं कि वहाँ शिनरा पहुंचा हुआ है। इसके बाद कंपनी 8 के बाकी के मेंबर्स भी वहाँ पहुंच जाते हैं, जो कि आइरिस को बचाने के साथ साथ कंपनी 5 के सीक्रेट्स का भी पता लगाने आए हैं। वो शिनरा और आर्थर को आइरिस का पता लगाने के लिए भेज देते हैं, जिस दौरान बाकी के मेंबर्स कंपनी 5 के लोगों को ठिकाने लगाएंगे। वो सभी मिलकर उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं, जहाँ हिनावा अपनी गन से उन्हें शूट करके बेहोश करता जा रहा था। वही आर्थर, जो कि शिनरा के पीछे जा रहा था, उसके पीछे से एक टिंगू सा बुढ़ा आता है, जिसके साथ वो इन्फर्नल भी आया था, जिसके ऊपर बुढ़े ने ऐसे ड्रग्स का यूज किया है जिससे वो पहले से ताकतवर हो चुका है और उसकी सारी बातें मानता है। दूसरी तरफ हम माकी और हिनावा को देखते हैं, जहाँ की टोरू अपने बबल का यूज करके उनके ऊपर ब्लास्ट कर देता है, पर माकी उसके ब्लास्ट को अपनी पावर से कंट्रोल में कर लेती है। जिसके बाद टोरू फिर से अपनी पावर्स को बबल में डालता है, और जैसे ही वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है वहाँ एक बड़ा सा धमाका होता है। इसके बाद माकी हिनावा को बताती है कि अटैक वेयर हाउस से किए जा रहे हैं, जिसके बाद हिनावा अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है और वो सारी की सारी बुलेट्स को वेयर हाउस की तरफ शूट करता है। ये सब देखकर टोरू को लगता है कि वो अंधों की तरह बस ऐसे ही फायर कर रहा है, पर असल में वो सारी बुलेट्स इधर उधर टकराकर टोरू के सामने ही आती हैं। जिसके बाद उन सभी बुलेट्स की वजह से टोरू वहीं बेहोश हो जाता है। हिनावा और माकी वहाँ से आगे जाने ही वाले थे, तभी वहाँ पर ब्लॉन्डीज आ जाती हैं, पर जैसे ही वो उनके ऊपर हमला करने जाती है, माकी अकेले ही उन तीनों को ठिकाने लगा देती है और वो सभी चारों खाने चित्त हो जाते हैं। इसके बाद हम आर्थर को देखते हैं, जो कि उसे इन्फर्नल से लड़ रहा था, पर इन्फर्नल आर्थर पर भारी पड़ रहा था, क्योंकि आर्थर ने अपने वेपन को लेफ्ट हैंड में पकड़ा है। जिसके बाद इन्फर्नल बुरी तरह से उसकी पिटाई करता है और आर्थर को समझ नहीं आता कि वो पिट क्यों रहा है। इसके बाद इन्फर्नल एक बड़े से ब्लास्ट की तैयारी करने लगता है। तभी ये मंदबुद्धि देखता है कि वो तो राइट हैंडेड है, तो उसने एक्सकैलिबर को लेफ्ट हैंड में क्यों पकड़ा है। जिसके बाद वो एक्सकैलिबर को राइट हैंड में पकड़कर दौड़ता हुआ इन्फर्नल के पास जाता है और एक ही हमले में उसे खत्म कर देता है। आर्थर की ताकत को देखकर वो बुढ़े की फट जाती
जाती है। वहीं शिनरा कंपनी 5 के हेडक्वार्टर्स के पास पहुंच चुका है, पर जब वो अंदर जाता है उसे अंदर वही लड़कियां दिखती हैं, पर शिनरा आसानी से उन तीनों को ही ठिकाने लगा देता है और हिबाना को ढूंढने के लिए वहाँ से चला जाता है। वहीं आयरिस हिबाना से पूछती है कि वो आखिर ये सब कर क्यों रही है। हिबाना कहती है कि क्यों ना वो ये सब अपने भगवान से पूछे जिसे वो इतना पूजती है, और अपने पास्ट को याद करती है जहाँ की उसकी साथी सिस्टर्स बिना अपनी किसी गलती के इन्फर्नल्स में बदल गई, पर वो लकी थी, वो आयरिस को मारने ही वाली थी। तभी वहाँ शिनरा पहुँच जाता है। आयरिस उसे यहाँ से जाने को कहती है क्योंकि उसके लिए हिबाना को हराना नामुमकिन है, पर शिनरा लड़ने के लिए उसके पास जाने लगता है। तभी हिबाना फिर से उसकी पावर का यूज करती है, जिससे शिनरा जमीन पर गिर जाता है और वो बताती है कि वो अपनी पावर से अपने एनिमी के ब्लड प्रेशर को लो कर देती है, जिससे दिमाग को लगता है कि वो बहुत कमजोर है। पर शिनरा अपनी हिम्मत से दोबारा से खड़ा होता है और कहता है कि मेरा दिमाग तो ये भी जानता है कि मैं हीरो हूँ। ये देख के हिबाना सरप्राइज हो जाती है कि उसकी पावर्स के यूज होने के बावजूद भी वो फिर से खड़ा कैसे हो रहा है। इसके बाद हिबाना उसके ऊपर हमला कर देती है, पर वो उसके हमलों को डॉज करते हुए उसके सामने पहुंच जाता है। तभी हिबाना अपनी पावर्स को और ज्यादा बढ़ा देती है, जिसकी वजह से शिनरा दीवार में टकरा जाता है। इसके बाद जब शिनरा फिर से खड़ा होता है, हिबाना अपनी फ्लेम से एक ट्री बनाती है, जिसके फूलों से वो शिनरा के ऊपर हमला कर देती है, और क्योंकि वो आग से बने थे उनसे शिनरा को बड़ी तकलीफ होती है। आयरिस उससे कहती है कि भगवान के लिए वो उसे छोड़ दे, पर हिबाना कहती है कि भगवान जैसा कुछ नहीं होता, जो भगवान को पूजता भी है उसे सिर्फ दुख और तकलीफें ही मिलती हैं। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ हिबाना को छोड़कर सभी लोग भगवान की पूजा बड़े मन लगाकर करते हैं, क्योंकि हिबाना इन सब चीजों में उतनी इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन एक दिन अचानक से सभी सिस्टर्स इन्फर्नल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, पर किसी वजह से आयरिस और हिबाना को कुछ नहीं हुआ था। हिबाना जब देखती है कि जो भगवान की पूजा करते थे उन्हें उसके बदले सिर्फ तकलीफें मिली हैं, और उसे यकीन हो जाता है कि भगवान जैसा कुछ भी नहीं होता। शिनरा कहता है वो समझ सकता है कि वो कैसा महसूस करती है, क्योंकि उसने भी उसी आग में अपनी फैमिली को खो दिया। लेकिन हिबाना उसके ऊपर हमला कर देती है, पर इस हमले को भी किसी तरह शिनरा झेल जाता है और कहता है कि वो जानता है कि वो किस तकलीफ से गुजर रही है और वो उसे उस तकलीफ से बाहर निकालना चाहता है। ये सुनकर हिबाना हैरान हो जाती है, जिसके बाद शिनरा अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके उसके अटैक से बाहर आ जाता है और अपनी पूरी स्पीड से उसके तरफ जाता हुआ उसे खींचकर मुक्का मारता है। इसके बाद हम फिर से हिबाना का पास्ट देखते हैं, जहाँ वो अपनी पावर से बच्चों के लिए फ्लावर्स बनाती है। आयरिस उसे बड़ा एडमायर करती है और वो उसके पास जाकर उससे कहती है कि क्या वो उसके लिए और फ्लावर्स बना सकती है। हिबाना कहती है कि वो जरूर बनाएगी। इसके बाद जब सभी सिस्टर्स इन्फर्नल्स में बदल गई, इसका हिबाना को बहुत बड़ा शौक लगता है और उसके बाद से ही उसने ह्यूमन कंबशन के ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दिया और वो अपने एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट हाजिमा इंडस्ट्रीज को दिखाती है। ये देखकर वो बहुत इंप्रेस हो जाते हैं। तो हिबाना उनसे कहती है कि अगर वो इस एक्सपेरिमेंट्स को जारी रखना चाहते हैं तो वो जो इक्विपमेंट्स मांगती है उन्हें वो देना होगा, साथ ही उसे एक स्क्वाड का कैप्टन भी बनना है। वहीं प्रेजेंट में हिबाना कई चीजों को रिग्रेट कर रही है और आयरिस से माफी मांगती है। आयरिस कहती है कि वो हमेशा ही उसे अपनी बड़ी बहन मानती आई है, इसलिए वो बुराई का रास्ता छोड़कर भलाई के रास्ते में आ जाए। शिनरा भी उससे कहता है कि अगर वो कभी भी मुसीबत में होगी तो वो सिर्फ आसमान में देखकर उसका नाम ले और वो उसकी मदद के लिए हाजिर हो जाएगा। ये सुन के हिबाना शर्मा जाती है, क्योंकि उसे इतनी सारी तकलीफ देने के बावजूद भी शिनरा उसकी मदद करना चाहता है। वहीं आयरिस फिर से हिबाना को वैसे ही फ्लावर्स क्रिएट करने को कहती है और हिबाना बचपन की ही तरह उसे वैसे ही फ्लावर्स बनाकर दिखाती है। इसके बाद जब वो सभी बाहर आते हैं, हिबाना देखती है कि कंपनी 8 ने उसके सभी मेंबर्स की धुलाई कर दी है। तो हिबाना कहती है कि वो अपने सीनियर्स को बता देगी कंपनी 8 और कंपनी 5 साथ में प्रैक्टिस ड्रिल कर रहे थे। शिनरा उससे पूछता है कि वो अचानक से ही कंपनी 8 के लिए कुछ ज्यादा ही कॉम्प्रोमाइज कर रही है। तो हिबाना उसे बता देती है कि वो शिनरा को पसंद करने लगी है, जो सुन के शिनरा को सदमा सा लगता है। इस घटना के बारे में बाकी की कंपनीज को पता लग जाता है और उन्हें उन पर शक हो जाता है कि जैसा वो बता रहे हैं वैसा नहीं हुआ था। इसके बाद हम कंपनी 5 और कंपनी 8 को साथ में देखते हैं, जहाँ हिबाना शिनरा को बड़े ही प्यार से खिलाती है, पर टोरू देख के जेलस फील करने लगता है तो वो उसके लात मारती है। हिनावा सभी के लिए खाना बना रहा है और माकी अपने स्प्लटर से एंटरटेन कर रही है, पर तभी वहाँ आर्थर आ जाता है और उसके सभी स्पिरिट्स को काट देता है, क्योंकि हिनावा ने उससे कहा था कि जब भी माकी फायर से खेले तो वो उसे रोक दे। इसके बाद दोनों कैप्टन आपस में बात कर रहे होते हैं। हिबाना कहती है कि वो कंपनी 8 की इन्वेस्टिगेशन में मदद करेगी, पर वो कितनी मदद कर पाएंगे इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि वो हाजिमा कॉर्पोरेशन के साथ काम करते हैं। वो आगे बताती है कि ऐसे कई लोग हैं जो आर्टिफिशियली लोगों को इन्फर्नल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं और ऐसा पहला केस कंपनी 1 के रीजन में देखा गया था। इसके बाद वो वापस अपने हेडक्वार्टर्स में पहुंच जाते हैं, जहाँ किटारू बताता है कि वो रूकी ट्रेनिंग असाइनमेंट सिस्टम की मदद से शिनरा और आर्थर को कंपनी 1 में भेजना चाहता है, ताकि वो उनके लिए जासूसी कर सके, और हिबाना भी अपने कुछ रूकीज को भेजेगी ताकि कंपनी 8 पर उन्हें शक न हो जाए। इसके बाद वो सभी फायर फोर्स कंपनी 1 के हेडक्वार्टर्स में पहुंच जाते हैं। जब वो कंपनी 1 के मेंबर से मिलते हैं, उनका कैप्टन बर्न कहता है कि वो उनके ट्रेनिंग में जरूर मदद करेगा, पर अपना हीरो चने के झाड़ पर चढ़ा हुआ है, तो वो सीधा बर्न्स को ही चैलेंज कर देता है और कहता है कि अगर वो जीत गया तो वो उससे कुछ सवाल जवाब करना चाहता है। जिसके बाद वो इस मैच के लिए एक खुले से एरिया में पहुंच जाते हैं और ये डिसाइड होता है कि वो एक एक करके फायर फोर्स कंपनी 1 के मेंबर से लड़ेंगे। सबसे पहला नंबर टेकरू का है, जिसकी लड़ाई लेफ्टिनेंट रेका से होने वाली है। मैच के शुरू होते ही टाकेरू उसके ऊपर हमला कर देता है। वहीं रेका उसके अटैक्स को रोकने की जगह सिर्फ डॉज कर रहा था, जिससे वो सारे हमले करीम की तरफ जाने लगते हैं, पर वो एक झटके में ही उन सभी को गायब कर देता है। जिसके बाद वो उन फ्लेम्स को आइस की तरह रिलीज करता है। करीम बताता है कि वो सेकंड जनरेशन है, जो
कि फ्लेम्स को साउंड में कन्वर्ट कर सकता है और उन्हें आइस की तरह रिलीज कर सकता है। इसके बाद बर्न की बारी थी, जो कहता है कि वो शिनरा और आर्थर से साथ में लड़ेगा और वो उन दोनों से कहता है कि वो अपनी पूरी ताकत का यूज करें। आर्थर सबसे पहले जाता है अपनी प्लाज्मा ब्लेड से हमला करने, पर बर्न अपने नंगे हाथों से उसके अटैक्स को ब्लॉक कर रहा था। जिसके बाद वो आर्थर की ब्लेड को ही बुझा देता है, जो देख के आर्थर शॉक हो जाता है। जिसके बाद हमला करने की शिनरा की बारी थी, पर बर्न उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। जिसके बाद वो उसके ऊपर हमला करना जारी रखता है, पर शिनरा का डायरेक्ट हमला अपनी छाती पर खाने के बाद भी बर्न का कुछ भी नहीं बिगड़ता। ये देख के शिनरा की फट जाती है और बर्न उससे पूछता है कि उसने फायर फोर्स क्यों ज्वाइन किया। शिनरा कहता है कि वो अपनी फैमिली की मौत के सीक्रेट को जानना चाहता है और लोगों को इन्फर्नल बनने से बचाना चाहता है ताकि वो एक हीरो बन सके। तुम अपने हीरो बनने के सफर में बहुत पीछे हो। और जैसे ही वो जमीन पर लात रखता है, शिनरा पर अचानक से हमला होता है और वो उड़ता हुआ दूर जाता है। इसके बाद बर्न उन सभी का कंपनी 1 में स्वागत करते हैं। इसके बाद शाम को हम एक कंपनी 1 के मेंबर को देखते हैं, जो कि इवेंजलिस्ट से बात कर रहा था और कह रहा था कि वो इन्फर्नल्स को बनाना जारी रखेगा। वहीं कंपनी 8 के हेडक्वार्टर्स में हिबाना आर्टिफिशियल इन्फर्नल्स की क्रिएशन के बारे में बताती है। वो लोग किसी तरह के कीड़े का यूज कर रहे हैं, जो कि इंसान के शरीर के अंदर जाती है और उन्हें पूरी तरह से इन्फर्नल में बदल देती है। वहीं फायर फोर्स कंपनी 1 में रहते हुए उन सभी को 5 दिन हो चुके हैं और अभी तक उन्हें कोई लीड नहीं मिली है। वहीं जैसे ही शिनरा खिड़की खोलता है, उसके सामने हिनावा खड़ा था। वो उससे कहता है कि वो रोज यहाँ आकर उसे एम्बैरस फील ना करवाएं। तभी वहाँ पे 2 सिस्टर्स आती है और वो भी कहती हैं कि हिनावा अपने स्टूडेंट्स की कितनी फिक्र करता है। ये सुन के शिनरा और ज्यादा शर्मा जाता है और वो हिनावा को यहाँ से दफा होने को कहता है। तभी उसे सामने हिबाना दिखती है, तो वो जल्दी से पर्दे के पीछे छुप जाता है। तभी वहाँ बेल बजने लगती है, यानी उनके रीजन में एक नया इन्फर्नल आ चुका है। वहाँ पहुँचने के बाद करीम सभी को उनके इंस्ट्रक्शंस देता है और रुकीज को पीछे ही रुकने को कहता है। शिनरा कहता है कि वो उनकी मदद कर सकते हैं, पर करीम उनसे कहता है कि कंपनी 1 अलग तरीके से काम करती है, तो नए लोगों के साथ काम करना ठीक नहीं रहेगा। पर तभी शिनरा के डेविल फुट को कोई अजीब सी चीज सेंस होती है। तभी उनके बगल में एक बंदा आता है, जिसके पीछे से कोई इंसेक्ट उसकी पीठ पर लगा देता है और ऐसा होते ही वो इन्फर्नल में बदलने लगता है। शिनरा उस बंदे को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाने लगता है और वहाँ जाने पर उसे करीम और रेका मिलते हैं। वापस हेडक्वार्टर्स में पहुँचने पर उन दोनों को लगता है कि आर्टिफिशियल इन्फर्नल्स या तो करीम या रेका बना रहे हैं, तो वो थोड़ी जासूसी करने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। वो करीम के रूम में जाते हैं, जहाँ के उन्हें वही बग मिलता है जो शिनरा ने उस बंदे को लगाते हुए देखा था। तभी वहाँ पर करीम आ जाता है और वो कहता है कि वो उसने जानबूझकर वहाँ रखी थी, क्योंकि वो जानना चाहता था कि उसके अलावा और कौन है, जो कि पता लगाना चाहता है कि आर्टिफिशियल इन्फर्नल्स कौन बना रहा है। और क्योंकि शिनरा ने देखा था कि उसने लेफ्टिनेंट के कपड़े पहने थे, तो अगर वो करीम नहीं है यानी वो रेका है। आगे करीम कहता है कि कुछ समय पहले बहुत सारे बच्चे इन्फर्नल्स में ट्रांसफॉर्म हो गए थे और उसे लगता है कि शायद इसके पीछे भी रेका का ही हाथ है। इसके बाद हम कुछ बच्चों को देखते हैं जिनके पास टमाकी जाती है और उन्हें लेके रेका के पास जाती है। रेका उससे कहता है कि वो एक सीक्रेट प्रेयर जानता है जिससे बच्चे कभी भी इन्फर्नल्स में नहीं बदलेंगे, और वो टमाकी को वहाँ से जाने को कहता है ताकि वो कंसंट्रेट कर सके। पर वो कहती है कि वो रुक कर इस चमत्कार को देखना चाहती है, तो रेका उसे गले लगाकर उसे बेहोश कर देता है। ये देखकर उन बच्चों की माँ उन्हें यहाँ से जाने को कहती है, पर रेका उसके पास जाकर उस पर इंसेक्ट छोड़ देता है और जैसे ही वो इन्फर्नल में बदल जाती है, रेका अपने एक ही हमले से उसे मार देता है। तभी टमाकी को होश आ जाता है और वो बच्चों से कहती है कि वो जल्दी से यहाँ से चले जाएं। पर तभी रेका वहाँ पहुँचकर उसकी फिर से बुरी तरह से पिटाई कर देता है, जिसके बाद वो वापस से बच्चों के पास जाता है और एक बच्चे पर वो इंसेक्ट छोड़ देता है, जिसकी वजह से वो इन्फर्नल में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ शिनरा हवा में उड़ रहा था, जिसके डेविल फुट इस चीज को सेंस कर लेते हैं। वहीं वो बच्चा जो इन्फर्नल में बदल रहा था, वो बदलता नहीं बल्कि वापस से नॉर्मल हो जाता है। ये देखकर रेका बड़ा खुश होता है, क्योंकि वो इन्फर्नल इसलिए बना रहा था ताकि वो इवेंजलिस्ट के लिए पायलट को ढूंढ सके, और अब फाइनली वो उसे मिल चुका है। इसके बाद वो बचे खुचे बच्चों को भी इन्फर्नल्स में बदलना चाहता है। ये देखकर टमाकी अपनी पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाती है। इसकी वजह से शिनरा को टमाकी के फ्लेम्स दिख जाते हैं। ये देख के रेका का दिमाग खराब हो जाता है और वो उसकी पिटाई करने के बाद उस पर अपने आखिरी हमले से उसे मारने ही वाला था, लेकिन उसी वक्त मुस्कुराता हुआ वहाँ शिनरा पहुँचता है और वहाँ पहुँचते ही रेका के मुंह पर खींच के लात मारता है। जिसके बाद शिनरा टमाकी से उसका हालचाल पूछता है, जो सुन के वो इमोशनल हो जाती है। लेकिन तभी शिनरा के पीछे रेका वापस से खड़ा हो जाता है और उसे जोरदार मुक्का मारता है। शिनरा उसे लड़ाई करने की जगह उससे पूछता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है, पर रेका उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देता और जाकर खींच के उसके ऊपर फिर से हमला कर देता है। जिसके बाद वो दोनों ही लड़ाई शुरू कर देते हैं, जिस लड़ाई के दौरान रेका शिनरा पर भारी पड़ रहा था, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। जिसके बाद शिनरा भी उसे टक्कर देने लगता है, जो देख के टमाकी हैरान हो जाती है। रेका कहता है कि उसने कई सारे बच्चों को आग के हवाले कर दिया है और आज शायद एक और बच्चा होने वाला है। वहीं ये सुन के शिनरा चिढ़ जाता है। तभी रेका देखता है कि उसके बग्स शिनरा की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। रेका समझ जाता है कि शिनरा वो तीसरा बंदा है जिसे इवेंजलिस्ट ढूंढ रहे हैं और उसके पास प्योर फ्लेम है, जिसे कि एडोला बर्स्ट कहा जाता है। रेका बताता है कि उसने इसीलिए इन बग्स को बच्चों के अंदर डाला था ताकि वो उन्हें ढूंढ सके जिनके पास एडोला बर्स्ट है। एक एडोला बर्स्ट तो इवेंजलिस्ट के पास पहले ही था, एक उस बच्चे में मिल गया और तीसरा शिनरा है। वहीं ये सब सुन के शिनरा को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर हमला करने जाता है, पर रेका उसे मुक्का मार के
वापस से पीछे भेज देता है। और ऐसा एक बार नहीं कई बार होता है, और जब भी वो उसे मुक्का मारता था वो बार बार टमाकी के पास ही जाता था। इसी दौरान टमाकी के कपड़े भी जल जाते हैं। टमाकी उससे कहती है कि वो यहाँ रेका को जीतने नहीं दे सकते, शिनरा को किसी भी कीमत पर यहाँ उसे हराना ही होगा। तो शिनरा अपने आसपास के एरिया का यूज करता है और पूरी स्पीड से उसके ऊपर एक हिट लैंड करता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। पर इतनी ज्यादा बॉडी हिट की वजह से उसमें ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। वहीं रेका का दिमाग खराब हो जाता है और वो कहता है कि फाइनली उसे इवेंजेलिस्ट के लिए बच्चा मिला था, पर शिनरा ने वो भी खराब कर दिया। शिनरा के पूछने पर वो बताता है कि वो बच्चों को इवेंजेलिस्ट के लिए ढूंढ रहा था। वो उन इमोशनलेस बच्चों को लाता है जो कि फायर इंसिडेंट से गुजर चुके हैं, ताकि वो उनका यूज करके पावरफुल फायर फाइटर या पायरोकिनेसिस बना सके, और उन्हीं की मदद से वो अनगिनत इन्फर्नल्स भी बना सकते हैं, जिसकी मदद से वो इस अर्थ पर कब्जा कर लेंगे और उसे एक दूसरा सूरज बना देंगे। वहीं उसकी बातों को सुनकर शिनरा समझ जाता है कि अगर वो फायर इंसिडेंट से बच्चों को उठाते हैं तो उसका छोटा भाई भी उन्हीं के पास होगा। पर रेका उसके सवाल का जवाब नहीं देता और वो देखता है कि टमाकी बच्चों को लेकर यहाँ से जा रही है, तो वो अपने फाइनल अटैक की तैयारी करने लगता है, जिससे वो अपने साथ साथ यहाँ पर सभी लोगों को खत्म कर देगा। पर उसी वक्त वहाँ करीम आ जाता है। वो उससे कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरा दोस्त पागल हो चुका है, और उसे वार्न करता है कि अगर उसने बर्फ को पिघलाने की कोशिश की तो वो पूरी तरह से जम जाएगा। लेकिन रेका उसकी बात नहीं सुनता और बर्फ को पिघलाने के चक्कर में वो पूरी तरह से जम जाता है। तभी वहाँ पर एक और लेफ्टिनेंट आता है जो कहता है कि आखिर रेका ने ये सब क्यों किया होगा। करीम कहता है कि वो उसे बाद में पिघलाकर सभी सवालों का जवाब ले सकते हैं, लेकिन वहाँ इवेंजेलिस्ट के 2 मेंबर पहुंचे हुए थे, जिसमें एरो अपनी पावर्स का यूज करके रेका को जान से मार देती है, जिसके बाद वो करीम पर हमला करने जाती है। दूसरा लेफ्टिनेंट उसे बचा तो लेता है, पर इस चक्कर में उसका हाथ ही कट जाता है। ये देख के करीम शिनरा को स्मोक स्क्रीन बनाने को कहता है और टमाकी से कहता है कि वो उनके ऊपर हमला करे, लेकिन ये सब देखकर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। शिनरा उनके पीछे जाना चाहता है, पर करीम मना कर देता है, क्योंकि अगर वो ऐसी हालत में गया तो उसकी मौत पक्की है। जिसके बाद करीम उसकी ताकत को एक्नॉलेज करता है और कहता है कि वो उसके साथ मिलकर इवेंजेलिस्ट की सच्चाई का जरूर पता लगाएंगे। इसके बाद हम शिनरा को वापस से कंपनी 8 में देखते हैं, पर उसके साथ साथ वहाँ टमाकी भी पहुंची हुई है, जिसे कि कंपनी 1 ने कुछ समय के लिए निकाल दिया है, और तब तक वो कंपनी 8 में ही ट्रेनिंग करेगी। इसके बाद हम होली सोल टेंपल को देखते हैं, जिसने ही सारी फायर कंपनीज को क्रिएट किया है, और वो उनका मेन हेडक्वार्टर है, और उन सभी का लीडर फायर फोर्स कंपनी 8 के कैप्टन से बात करना चाहता है। इसके बाद हम कैप्टन को देखते हैं जो कि भड़का हुआ है, क्योंकि किसी ने उसके लॉकर में कुछ ज्यादा ही सामान ठूस दिया था। उसे लगता है कि ये जरूर शिनरा की हरकत होगी, तो वो उसे डांटने के लिए वहाँ पहुँच जाता है, पर वहाँ हिबाना पहले से ही थी और वो कहती है कि वो खाना खा रहा है तो वो उसे परेशान ना करे, यानी ये सारा किया धरा तुम्हारा है और तुम यहाँ कर क्या रही हो, वापस अपनी कंपनी 5 में जाओ। हिबाना कहती है कि वो उसके साथ होली सोल टेंपल में जाएगी, और वैसे भी वो शिनरा के लिए लंच लेकर आई थी। कैप्टन शिनरा से कहता है कि वो हिबाना का लंच वापस कर दे और उसे यहाँ से दफा होने को कहे, पर ये खाना बहुत अच्छा है और मैं इसे खाने को बर्बाद कैसे होने दे सकता हूँ। जो सुन के हिबाना तो खुश हो जाती है, पर कैप्टन का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि वो अकेले हिबाना के साथ टेंपल में नहीं जाना चाहते। तो वो शिनरा को अपने साथ जाने को कहता है, जिसके लिए वो उसे नूडल्स का लालच भी देते हैं। ये सुनते ही टमाकी भी उनके साथ जाना चाहती है, जिसके बाद वो बाकी की लड़कियों को भी अपने साथ चलने को कहते हैं, पर क्योंकि हिबाना ज्यादा कंपटीशन नहीं चाहती थी तो वो उनका ध्यान भटका कर रखती है। जिसके बाद कैप्टन बचे कुछ लोगों के साथ ही वहाँ से निकल जाता है। गाड़ी में कैप्टन बताते हैं कि होली टेंपल में सभी कैप्टन की मीटिंग रखी गई है, जिसका मेन टॉपिक शायद वो वही इवेंजेलिस्ट है। इसके बाद जब वो सभी वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ के पावर प्लांट को देखकर शिनरा बड़ा इंप्रेस हो जाता है, तो कैप्टन उसे बताते हैं कि इसका नाम अमातेरासु है, जो कि इस पूरे एम्पायर को बिजली प्रोवाइड करता है। इसके बाद हम कंपनी 3 के कैप्टन को देखते हैं, जो कि हिबाना से कह रहा था कि उन दोनों ने तो हाजुमा इंडस्ट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो वो कंपनी 8 के साथ काम क्यों कर रही है। इसके बाद एक एक करके हमें सभी कैप्टन का इंट्रोडक्शन दिया जाता है, जिनमें की सबसे ताकतवर कैप्टन बेनिमारू है, जो कि कंपनी 7 का है। इसके बाद वहाँ टोक्यो एम्पायर के एम्परर पहुंच जाते हैं, पर इससे पहले कि वो मीटिंग को स्टार्ट करता, बेनिमारू वहाँ से उठकर जाने लगता है, क्योंकि वो फायर फोर्स के सभी लोगों से नफरत करता है और उसे किसी से भी ऑर्डर लेना जरा भी पसंद नहीं है। इसके बाद हम जोकर को देखते हैं, जो कि किसी वजह से बड़ा खुश लग रहा था। इसके बाद वो डिस्कस करते हैं कि शिनरा के पास अडोला बर्स्ट है। एम्परर बताता है कि अडोला बर्स्ट एक बहुत ही ज्यादा प्योर फ्लेम है। उसकी ताकत का एग्जांपल देने के लिए एम्परर बताता है कि ये पूरा प्लांट उसी फ्लेम पर चलता है और वही फ्लेम शिनरा के अंदर है। ये सुनकर जियोवानी कहता है कि उन्हें शिनरा को कैप्चर करके रखना चाहिए ताकि वो उसे सेफ रख सके। हिबाना किटारो को बताती है कंपनी 3 अपने शिनरा को एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज करना चाहती है, ताकि वो नॉर्मल फ्लेम्स और अडोला बर्स्ट में फर्क पता लगा सके। तो आकिटारो कहता है कि शिनरा की सेफ्टी की जिम्मेदारी कंपनी 8 की है। इसके बाद सभी लोग वहाँ से वापस चले जाते हैं, सिर्फ शिनरा को छोड़कर, जो कि अमातेरासु को देखना चाहता था। पर जब वो वहाँ था, उससे मिलने के लिए वहाँ जोकर पहुँच जाता है। वो रेका को एक्सपोज करने के लिए उसकी तारीफ करता है और साथ ही उसे थोड़ी और भी इन्फॉर्मेशन देता है और उसे बताता है कि शिनरा का भाई शोकुसाकाबे नाइट्स ऑफ द एशन फ्लेम का कमांडर है, जो कि इवेंजेलिस्ट का हिस्सा है। ये सुन के शिनरा हैरान हो जाता है, पर इससे पहले कि वो कुछ पूछ सकता, जोकर वहाँ से जा चुका था। इसके बाद जब शिनरा वापस आता है, वो बड़ा ही परेशान लग रहा था। ये सारी चीजें कंपनी 8 के सभी लोग देख लेते हैं। डिनर के वक्त सभी लोग उसे चेयर करने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि आर्थर भी उसे अपने हिस्से का खाना दे देता है। ये सब देखकर शिनरा को लगता है कि ये लोग उसकी फैमिली जैसे ही हैं और वो उन्हें जोकर के साथ हुई
सारी बातों को बता देता है। वो सभी कहते हैं कि अगर उसका भाई जिंदा है तो वो उसे जरूर ढूंढेंगे। इसके बाद किसी अनजान लोकेशन पर नाइट्स ऑफ द एशन इकट्ठा होते हैं, जहाँ की उनका कमांडर शो बैठा हुआ है। आखिरकार उन सभी को एक रिपोर्ट मिल जाती है जो कि उन्हें लगता है कि वो व्हाइट क्लैड के अटैक से रिलेटेड है और ये वही केस है जिस पे सबसे पहले कंपनी 8 ने काम किया था। तभी शिनरा उनसे पूछता है कि आखिर कंपनी 8 बनी कैसे थी। तो आकिटारू के कहने पर हिनावा उन्हें बताता है कुछ साल पहले हिनावा और उसका दोस्त तोजो साथ में मिलिट्री कैंप में थे, जहाँ की माँ की उनकी जूनियर थी। उसी रात को तोजो एक इन्फर्नल में बदल जाता है। तोजो हिनावा से खुद को मारने के लिए कहता रहता है, लेकिन हिनावा हिम्मत ही नहीं जुटा पाता। लेकिन तभी वहाँ बाकी के सोल्जर्स आ जाते हैं और उसे मशीन गन से शूट करने लगते हैं। इसके कुछ समय बाद जब वो बाहर घूम रहा था, उसे एक सायरन की आवाज आती है और वहाँ जाने पर उसे आकिटारू दिखता है, जो कि नॉर्मल सा फायर फाइटर था और फायर फोर्स के लोगों से बहस कर रहा था। आकिटारू खुद इस चीज को हैंडल करने का सोचता है और इन्फर्नल के फैमिली मेंबर से जाकर परमिशन लेता है। हिनावा ये सारी चीजें देख रहा था और वो उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसके बाद वो दोनों साथ में अंदर जाते हैं और इन्फर्नल की आत्मा को शांति देते हैं। इसी के बाद आकिटारू ने डिसाइड किया था कि वो हिनावा की मदद से एक फायर फोर्स कंपनी स्टार्ट करेगा, क्योंकि उन दोनों की ही सोच काफी ज्यादा मिलती है और उनकी पहली रिक्रूट माकी बनती है। फ्लैशबैक के खत्म होने के बाद वो बताते हैं कि कुछ लीड्स उन्हें कंपनी 7 के एरिया में लेकर जाते हैं। तो कंपनी 8 बिना किसी नोटिस या परमिशन के कंपनी 7 में पहुंच जाते हैं और वो व्हाइट क्लैड के बारे में उन्हें सब कुछ बताते हैं कि वो आर्टिफिशियली लोगों को इन्फर्नल्स में बदल रहे हैं। पर बेनीमारू उन पर यकीन नहीं करता, क्योंकि उसने खुद ये चीजें नहीं देखी थी। वो बात कर ही रहा था तभी वहाँ एक अलार्म बजता है, क्योंकि एक बूढ़ा आदमी इन्फर्नल में बदल चुका है। बेनीमारू याद करता है कि ये वही इन्फर्नल है जिसने उसे कुछ देर पहले ही फेस्टिवल के लिए इनवाइट किया था। तो वो टाउन के सभी लोगों से कहता है कि इसे फेस्टिवल और आतिशबाजी बहुत पसंद है, तो उसका गुड बाय भी वैसा ही होना चाहिए। और बेनीमारू तोड़फोड़ मचाता हुआ इन्फर्नल की तरफ जाने लगता है। पूरी 7th डिवीजन बेनीमारू को सपोर्ट कर रही थी और वो एक फेस्टिवल के जरिए उस इन्फर्नल को खत्म करने जाते हैं। शिनरा को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है, तो एक बूढ़ी औरत उसे बताती है कि बेनीमारू के पास 2nd और 3rd दोनों जनरेशन की पावर्स हैं और जैसे इन्फर्नल्स के लिए एक प्रेयर करता है, 7th टाउन को डिस्ट्रॉय करती है। इसके बाद बेनीमारू उस इन्फर्नल को खत्म कर देता है और उसके अंतिम पल दिखाने के लिए शिनरा उस बूढ़ी औरत की मदद करता है और वो उसे बताती है कि इन्फर्नल की लास्ट विश पूरी करना ही उनके लिए प्रेयर है और यहाँ के लोगों की आखिरी इच्छा यही होती है कि अगर वो इन्फर्नल में बदले तो उन्हें बेनीमारू ही खत्म करे। इसके बाद इन्फर्नल के लिए फेस्टिवल रखा जाता है और टाउन को रिपेयर करने का काम भी शुरू हो जाता है, जिसमें कंपनी 8 भी मदद कर रही थी ताकि ये सारा काम जल्दी से खत्म हो सके और बेनीमारू उनकी बात सुने। इसी दौरान व्हाइट क्लैड के 3 मेंबर्स कंपनी 8 के बारे में ही बात कर रहे थे कि वो लोग कुछ ज्यादा ही इधर उधर फुदक रहे हैं और वो इस बार उन्हें पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते हैं। इसके बाद हम कंपनी 7 के लेफ्टिनेंट को देखते हैं, जिसकी बॉडी राख में बदल रही है और बेनीमारू उसकी मरहम पट्टी कर रहा है। तभी वहाँ पे 2 ट्विंस आती हैं और लेफ्टिनेंट को परेशान करने लगती हैं। उनके पीछे शिनरा आता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए डांस मूव्स किए थे, तुम्हें वो पसंद नहीं आए। पर वो लड़कियां कहती हैं कि वो ऐसा करते हुए जमी बुद्धू लग रहा था। जिसके बाद वो दोनों लेफ्टिनेंट को परेशान करने लगती हैं। पर शिनरा देखता है कि वो पहले ही काफी तकलीफ में है, तो वो उन दोनों को उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। लेफ्टिनेंट बेनीमारू से कहता है कि उसे कंपनी 8 बाकी कंपनियों से काफी अलग और अच्छी लग रही है, तो उसे उनकी मदद करनी चाहिए ताकि वो व्हाइट क्लैड और इवेंजलिस्ट के बारे में और चीजें पता लगा सके, जिसके लिए बेनीमारू मान जाता है और वो कंपनी 8 के कैप्टन से मिलने जाता है। रास्ते में उसे शिनरा मिलता है और शिनरा लेफ्टिनेंट की बॉडी के बारे में पूछता है, तो बेनीमारू उसे बताता है कि जब भी 3rd जनरेशन के सोल्जर्स ओवरहीटिंग के बावजूद भी अपनी पावर्स को यूज करते रहते हैं, उनकी बॉडी अंदर ही अंदर जलने लगती है और धीरे धीरे राख में बदल जाती है। जिसके बाद वो उसके कैप्टन से मिलने चला जाता है और रास्ते में उसे हिनावा और आकिटारू दिखते हैं, जो कि बात कर रहे थे कि वो यहाँ के सभी लोगों को इन्फर्नल्स में बदल देंगे और इस पूरे शहर को तबाह कर देंगे। ये सुन के बेनीमारू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों को मारने के लिए आगे जाने लगता है। कैप्टन उसे समझाने की कोशिश करता है पर बेनीमारू नहीं सुनता और उस पर हमला करना जारी रखता है। इतना शोर शराबा सुनकर कंपनी 8 के बाकी के मेंबर्स भी वहाँ पहुँच जाते हैं। वो उससे कहते हैं कि उन्हें बात करनी चाहिए, पर बेनीमारू कहता है कि जितना उसने सुनना था वो सुन चुका है, यानी उनके पास अब लड़ने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। तो कैप्टन अपना आर्मर पहनने के लिए पीछे जाने लगते हैं, पर बेनीमारू को लगता है कि वो डर के पीछे जा रहा है, तो वो उसके ऊपर फायर बॉल से हमला कर देता है। पर माकी उसके अटैक को रोक देती है। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम मेरे अटैक को रोक सकती हो? तभी माकी के पीछे एक बड़ा सा धमाका होता है। उसे मुसीबत में देखकर शिनरा माकी की मदद करने जाता है, पर बेनीमारू माकी को उठाकर शिनरा के ऊपर ही फेंक देता है। इसके बाद बाकी के मेंबर्स भी बेनीमारू पर हमला करने जाते हैं, लेकिन वो उन तीनों को ही बड़ी आसानी से हैंडल कर रहा था और हिनावा की बुलेट से वो आर्थर को ठोक देता है। जिसके बाद बेनीमारू अपनी फायर मून टेक्निक का यूज करता है और इस तरह से उसने कंपनी 8 के सभी मेंबर्स को हरा दिया था। तभी अपना आर्मर और वेपन पहनकर वहाँ कैप्टन पहुंच जाता है। बेनीमारू उसके ऊपर फायर से हमला करता रहता है, जिसे कि कैप्टन बस रोक रहा था। देखकर बेनीमारू उससे कहता है कि वो अपनी फायर का यूज करके उस पर हमला क्यों नहीं करता। तो कैप्टन उस पर अटैक करने जाते हैं और उससे कहते हैं कि वो फायर का यूज इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसके पास कोई पावर्स नहीं है। अगर ऐसी ही बात है तो तुम नॉर्मल इंसानों को इन्फर्नल्स में क्यों बदल रहे हो? मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। जिसके बाद बेनीमारू स्टिक्स की मदद से आकिटारू पर एक जोरदार हमला करता है, पर किसी तरह आकिटारू उस अटैक से बच जाता है। वहीं अपने पास किसी तरह की पावर्स ना होने के बावजूद भी आकिटारू
वो स्ट्रॉन्गेस्ट फायर सोल्जर से लड़ रहे थे और डिसएडवांटेज होने के बावजूद भी वो उसे टक्कर दे रहे थे और वो फाइनली उसे जख्मी कर ही देते हैं। वहीं उनकी लड़ाई के बीच वहाँ कंपनी 7 का लिeutenant भी पहुंच जाता है। इसके बाद बेनीमारू अपने सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक को यूज करने लगता है, पर इससे पहले कि वो हमला करता लिeutenant आकर उसे रोक देता है और कहता है कि क्यों ना वो एक बार उन सभी की बात सुन ले। आकिटारो उसे बताता है कि जिस टाइम वो उससे मिलने आया था वो किसी शॉप ओनर के साथ काम कर रहा था। बेनीमारू को इस पर यकीन नहीं होता और वो इसकी तहकीकात करने के लिए वहाँ से चला जाता है। शिनरा लिeutenant से पूछता है कि उसकी ऐसी हालत कैसे हो गई। इसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि पूरी सिटी में आग लग चुकी है और ज्यादातर लोग इन्फर्नल्स में बदल चुके हैं, जिनसे लड़ते लड़ते लिeutenant और बेनीमारू ओवरहीट हो चुके हैं। उन्होंने कब की फायर फोर्स से हेल्प मांगी थी पर वो अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे थे। इसी दौरान वहाँ 2 सींग वाला इन्फर्नल पहुँच जाता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। तो लिeutenant समझ जाता है कि इसमें किसी न किसी को अपनी पावर की लिमिट को क्रॉस करना होगा, तो वो बेनीमारू पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है और खुद उस इन्फर्नल से लड़ने के लिए आगे चला जाता है। और जब बेनीमारू को होश आता है सुबह हो चुकी थी। ढूंढता ढूंढता उसे लिeutenant में ले जाता है और वो देखता है कि ओवरहीट होने की वजह से उसकी बॉडी राख में बदलने लगी है। बेनीमारू कहता है कि अगर वो दोनों साथ में लड़े होते तो उनकी हालत ऐसी नहीं होती, पर कोनरो कहता है कि वो उसको किसी खतरे में नहीं डाल सकता था। बेनीमारू कहता है कि वो अकेले इन सब चीजों को नहीं संभाल सकता, तो कोनरो उसे अपने पास लाता है और उसे समझाता है कि ये सब कुछ अब उसकी जिम्मेदारी है। जिसके बाद वहाँ फायर फोर्स कंपनी 4 पहुँचती है और उनका कैप्टन उनसे कहता है कि यहाँ की चीजों को वो हैंडल करेंगे और वो उन दोनों से कहता है कि उन्हें फायर फोर्स कंपनी को ज्वाइन कर लेना चाहिए। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो ये एरिया कंपनी 4 के जुरिस्डिक्शन में आ जाएगा। कोनरो उससे पूछता है कि फायर फोर्स ज्वाइन करने से उन्हें क्या मिलेगा। सोइचिरो कहता है कि ज्वाइन करने के बाद उन्हें काफी सारी सप्लाईज मिलेंगी और साथ ही फायर फोर्स का सपोर्ट भी। कोनरो उससे कहता है कि वो इस बारे में सोच कर बताएगा और वो बेनीमारू को समझाता है कि उनके पास फायर फोर्स को ज्वाइन करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो लोग यहाँ पर कब्जा कर लेंगे और ज्वाइन करने के बाद वो अपनी जगह को अपने हिसाब से चला पाएंगे। वहीं प्रेजेंट में बेनीमारू देखता है कि बाहर सभी लोग आपस में ही बहस कर रहे हैं और सभी को किसी न किसी चीज को लेकर गलतफहमी हो रखी है। इसके बाद जब कंपनी 1 बाहर आती है वो देखते हैं कि वो ट्विंस आपस में ही बहस कर रही हैं। ये देखकर आर्थर को गुस्सा आ जाता है और वो एक को उठाकर दीवार में पटक देता है। पर आर्थर उन्हें बताता है कि वो कोई बच्चे नहीं बल्कि एक बूढ़ा आदमी है। ये सुनकर वो सभी उसका दिमाग रीसेट करने की कोशिश करते हैं, पर थोड़ी देर में ही वो देखते हैं कि उस लड़की का चेहरा बदलने लगा है और वो धीरे धीरे एक बूढ़े आदमी में बदल जाती है। इसके बाद हम इवेंजलिस्ट के एक मेंबर को देखते हैं जिसका की नाम यूनो है। वो अपनी पावर्स का यूज करके लोगों के फेस के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है। तभी वो गलती से अपने एक दुश्मन का फेस बना देता है जो देखकर उसकी खिसक जाती है और वो उसके चेहरे को ही उड़ा देता है। एरो उससे कहती है कि वो अपने फॉलोअर्स को वेस्ट ना करे और बताती है कि सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वो सिटी फिर से आग की चपेट में आने वाली है। तभी उस पूरी सिटी में जगह जगह पर हमला हो जाता है और अचानक से ही कंपनी 1 पर हमला होता है। इसके बाद फिर से एरो उनके ऊपर हमला करती है जिसे माकी रोकने तो जाती है पर वो बहुत ज्यादा ताकतवर था, तो उसे फायर को स्प्लटर में ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। वहीं शिनरा उस अटैक को पहचान जाता है और वो एरो की तलाश में वहाँ से निकल जाता है। तभी शिनरा के ऊपर एरो से हमला होता है जिसे कि वो डिफ्लेक्ट कर देता है और एनिमी के लोकेशन का अंदाजा लगाकर उस डायरेक्शन में जाने लगता है। वहीं आर्थर भी उसके पीछे जा रहा था। वहीं कॉनरो उस बुड्ढे से ट्विन सिस्टर का पता पूछ रहा था, लेकिन वो उससे जरा भी नहीं डरता। तभी उसके पास से वही शीशी गिरती है और वो उस इंसेक्ट का यूज करके खुद को इन्फर्नल में बदल लेता है। ये देखकर हिनावा उसके ऊपर फायर करता है और जब कंपनी 8 उसके लिए प्रे कर रही थी हिनावा उसके पास जाकर उसे खत्म कर देता है। वहीं दूसरी तरफ शिनरा को एरो की लोकेशन का पता लग जाता है। वो उसके ऊपर हमला करने जा ही रहा था, तभी एक बंदा उसे पीछे से जकड़ लेता है और जब एरो उस पर हमला करने जाती है उसी वक्त आर्थर आकर उसे बचा लेता है। एरो कहती है कि वो कभी उसके अटैक को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, पर तभी आर्थर उसके एरो को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद एरो जब फिर से उस पर हमला करती है वो इस बार भी उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। आगे शिनरा उसके ऊपर हमला करने जाने लगता है और उसकी गर्दन आर्थर के अटैक से बाल बाल बचती है, जिसकी वजह से उन दोनों में ही बहस छिड़ जाती है। तभी वो बंदा आकर उन दोनों को ही लात मार देता है। जिसके बाद एरो उन दोनों के ऊपर अपने एक्सप्लोडिंग एरोस का यूज करती है क्योंकि उसके पहले वाले अटैक्स आर्थर डिस्ट्रॉय कर रहा था। जिसके बाद उन दोनों के दिमाग की बत्ती जलती है कि उन्हें टीम वर्क का यूज करना होगा और वो साथ में मिलकर उन दोनों से लड़ने लगते हैं और इस बार वो उन दोनों पर भारी पड़ रहे थे। आर्थर एरो को मारने ही वाला था, पर तभी वो बंदा बीच में आ जाता है। वो एरो से कहता है कि वो यहाँ से चली जाए और वो खुद एक बग को खा लेता है। वहीं दूसरी तरफ बेनीमारू एक इन्फर्नल को खत्म करता है और बेनीमारू अपनी स्टिक पर बैठकर कॉनरो के पास जाता है। वो कॉनरो को सारी चीजें बताता है और कहता है कि वो ये सब अकेला हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए वो कॉनरो की मदद मांगता है। पर कॉनरो उसे समझाता है कि सभी लोग सिर्फ अपने कैप्टन की ही बात सुनेंगे और वो ये चीज हैंडल कर सकता है। वहीं योनो इन सारी चीजों को बड़ा एंजॉय कर रहा था क्योंकि उसके लिए ये सारी चीजें एक आर्ट है। तभी पीछे एक धमाका होता है और बेनीमारू टावर को ही लेकर ऊपर उड़ने लगता है। बेनीमारू सभी से कहता है कि उनके बीच इम्पोस्टर्स मौजूद
हैं जिनका वो पता नहीं लगा सकते कि कौन असली है कौन नकली। तो इसीलिए वो सभी से कहता है कि वो एक दूसरे की कुटाई करना शुरू कर दें, क्योंकि उनके शहर के लोग इतने कमजोर नहीं हैं कि वो किसी बहरूपिये से हार जाएं। जिसके बाद सभी लोग एक दूसरे की पिटाई करना शुरू कर देते हैं। वहीं शिनरा और आर्थर के सामने वो बंदा एक इन्फर्नल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसके सींग बाहर आ जाते हैं। ये देखकर शिनरा हैरान हो जाता है और उसे अपने पास्ट का इंसिडेंट याद आने लगता है और एरो बताती है कि ये नॉर्मल इन्फर्नल नहीं बल्कि एक डीमन इन्फर्नल में बदल चुका है। वहीं दूसरी तरफ लोग खुशी खुशी एक दूसरे की पिटाई कर रहे थे, जो चीज योनो को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और कैप्टन 8 के मेंबर्स भी इसे ज्वाइन करना चाहते हैं। तभी बेनीमारू देखता है कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है और वहाँ वही सिंगो वाला इन्फर्नल है। ये देखकर बेनीमारू को भी अपने पास्ट की याद आती है और वो उससे लड़ने के लिए वहाँ से चला जाता है। वहीं शिनरा अभी भी शॉक में था तो आर्थर को बीच में आकर उसे बचाना पड़ता है और वो अकेला ही उस डीमन से लड़ने लगता है। तभी शिनरा को अपने पैरों में अजीब सा लिंक फील होता है। ये देखकर एरो कहती है ये तो अटोला लिंक है और वो ह्यूमंस के साथ काम क्यों कर रहा है, क्योंकि अटोला बर्स्ट की पावर तो ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए है। तभी आर्थर को डीमन उठा के फेंक देता है और उसी वक्त एरो वहाँ से गायब हो जाती है। वो डीमन उन दोनों पर ही भारी पड़ रहा था और जब आर्थर उस पर हमला करने जाता है उसकी तलवार उसे जरा भी चोट नहीं पहुंचा पाती। तभी वहाँ पर बेनीमारू पहुंच जाता है और वो उन दोनों को पीछे हटने को कहता है, क्योंकि आज वो कोनरो का बदला लेकर रहेगा। जिसके बाद उन दोनों की ही फाइट शुरू हो जाती है। बेनीमारू उसके कोर को डिस्ट्रॉय करने तो जाता है लेकिन उसकी बॉडी इतनी ज्यादा सॉलिड है कि उसका हाथ ही कांपने लगता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि कोनरो की ही तरह उसे अपनी पूरी ताकत का यूज करना होगा, पर अगर उसने ऐसा जमीन पर किया तो पूरा टाउन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो वो अपनी स्टिक का यूज करता है और डीमन को अपने साथ आसमान में लेकर जाता है। वहीं जब वो उसे ऊपर लेकर जा रहा था कोनरो देखता है कि एरो बेनीमारू पर हमला करने जा रही है, पर जब वो उसकी मदद करने जाता है वो अपनी फायर पावर्स को यूज नहीं कर पाता और जमीन पर गिर जाता है। तो वो मदद के लिए शिनरा को आवाज लगाता है। तभी शिनरा को अपने पैरों में कुछ महसूस होता है और वो आसमान में वो एरो को बेनीमारू की तरफ जाते हुए देखता है। शिनरा अपनी पूरी स्पीड से एरो के पास जाता है और उसे रास्ते से किक करने की कोशिश करता है, पर वो जरा भी नहीं हिल रही थी। तो वो अपनी पूरी ताकत का यूज करता है और उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है। ये सब देखकर एरो भी हैरान हो जाती है। वहीं इससे बेनीमारू को अपने अल्टीमेट अटैक को यूज करने का मौका मिल जाता है और वो काफी सारे स्टिक से उसके ऊपर हमला कर देता है, पर इस हमले के बावजूद भी उसकी बॉडी को कुछ भी नहीं होता। ये देखकर बेनीमारू कोनरो के मूव को कॉपी करता है और अगले ही हमले से उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये सब देख के वहाँ खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि सिर्फ एक इंसान के पास इतनी ज्यादा फायर पावर कैसे हो सकती है। वहीं इस अटैक को करने की वजह से उसकी सारी ताकत खत्म हो जाती है और वो आसमान से नीचे गिरने लगता है। तो शिनरा वहाँ उड़ता हुआ जाता है और बेनीमारू को बचा लेता है। वहीं अगली सुबह वो सभी इवेंजलिस्ट के बारे में प्रूफ ढूंढ रहे थे, पर उन सभी ने पहले ही सारे सबूतों को मिटा दिया था। इसके बाद वो सभी बेनीमारू के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि वो अपनी कंपनी में वापस जा रहे हैं, पर जाने से पहले वो आपस में ड्रिंक्स शेयर करते हैं, जो कि उनके यहाँ दोस्ती को गहराने के लिए ट्रेडिशन है। और यहाँ पर वो सभी पहली बार बेनीमारू को स्माइल करता हुआ देखते हैं, जो उन्हें बहुत ज्यादा अजीब लगता है। और अब जाकर शिनरा को समझ में आता है कि वो जब हंसता होगा तो लोगों को कैसा लगता होगा, और ये सोचकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। बेनीमारू कहता है कि अगर उसने हंसना बंद नहीं। इसके बाद एरो और योना अपने कमांडर शो के पास जाते हैं, जहाँ वो सारी चीजों के बारे में बताने के बाद उसे शिनरा के बारे में बताते हैं कि उसके पास अडोला बर्स्ट है। ये सुन के शो कहता है कि उन्हें किसी भी तरह से शिनरा को अपनी तरफ लाना होगा, तो इसीलिए जब वो अगली बार उससे भिड़ने जाएंगे वो भी साथ जाएगा। वहीं कंपनी 8 की तरफ हमें पता लगता है कि हाजुमा इंडस्ट्रीज ने उनका हेड साइंटिस्ट बनने के लिए विक्टर को भेजा है, जो शिनरा को देखते ही उसके डेविल फुट को चाटने पहुंच जाता है। पर ये सब देखकर हिबाना जेलस फील करने लगती है और उसे बचाने के चक्कर में वो उसके पैर को ही कुचल देती है। आगे विक्टर कह रहा था कि उनके व्हीकल्स और वेपन्स के मेंटेनेंस के लिए उन्हें एक इंजीनियर को भी हायर करना चाहिए। हिनावा बताता है कि उन्होंने वल्कन को रिक्रूट करने की कोशिश की थी, पर वो कोई जवाब नहीं दे रहा। हिबाना बताती है कि वल्कन हाजिमा इंडस्ट्रीज और फायर फोर्स से नफरत करता है, तो इसीलिए वो कभी किसी कंपनी के साथ काम नहीं करेगा। वो भले ही बेस्ट इंजीनियर हो, पर उसे रिक्रूट करना नामुमकिन है। वहीं कैप्टन कहता है कि वल्कन शिनरा की ही एज का है, तो वो उनसे बात करने के लिए सारे रुकीज को भेजना चाहता है। वहीं विक्टर को ये सारी चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी, क्योंकि सारी कंपनीज वल्कन को भर भर के पैसा देना चाहते हैं, और वहीं कंपनी 8 उसके पास बच्चों को भेज रही है। इसके बाद वो सभी वल्कन के पास पहुंच जाते हैं। वहीं उनके कैप्टन ने उनसे कहा था कि वो वल्कन को ना बताएं कि वो फायर फोर्स से हैं, क्योंकि वो उनसे बहुत ज्यादा नफरत करता है। वहीं सामने दरवाजा देखकर आर्थर कहता है कि वो फायर फोर्स का नाइट है, तो वो उसके लिए दरवाजा खोले। ये सुनते ही वल्कन उन दोनों के सर पर एक एक करके कैन फेंक के मारता है। तभी उनके पीछे एक बच्चा आता है जो कि वल्कन का अप्रेंटिस है, और वो उनकी बात सुनने के लिए मान जाता है। शिनरा की बात सुनने के बाद उस बच्चे को लगता है कि वो बाकी के फायर फोर्स कंपनीज जैसे नहीं है, तो वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और उन तीनों को बेस के अंदर ले जाता है, जहाँ की वो लिस से मिलते हैं, जो वल्कन की असिस्टेंट है। तभी वल्कन बाहर जाकर जियोवानी से मिलता है, जो कि उसे आखिरी वार्निंग देने पहुंचा था। अगर उसने अभी भी उनकी कंपनी को ज्वाइन नहीं किया तो उसके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वल्कन कहता है कि क्या वो उसके फादर और ग्रैंडफादर की तरह उसे भी मरवाना चाहता है, लेकिन अगर वो मर
भी गया फिर भी वो उन कंपनीज के लिए काम नहीं करने वाला। ये सुन के जियोवानी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। शिनरा उससे कहता है कि उसे हाजिमा इंडस्ट्रीज को ऐसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए, पर वल्कन उससे कहता है कि वो अपने काम से काम रखे। तो शिनरा उसे बताता है कि उनका काम ही बाकी फायर फोर्स कंपनी की निगरानी करना है और इस चीज में ही वो उसकी मदद चाहते हैं। इसके बाद उन सबकी बड़ी सीरियस बातें चलने लगती हैं, पर तभी आर्थर अपनी ऊटपटांग हरकतें शुरू कर देता है और आयरिस भी मशीनों को छूकर उसे परेशान कर रही थी। और ये सारी चीजें देखकर वल्कन हंसने लगता है क्योंकि उसने कभी ऐसे फायर फोर्स के मेंबर्स नहीं देखे थे। वल्कन उनसे कहता है कि वो उनकी कंपनी तो ज्वाइन नहीं करने वाला, पर वो उन्हें एक चीज दिखाना चाहता है। बाहर आने के बाद वो उन्हें एक मशीन दिखाता है जो कि बिल्कुल असल जिंदगी जैसे होलोग्राम्स बना सकते थे और वो बताता है कि उसका सपना एक ऐसी एनर्जी सोर्स क्रिएट करना है जिससे वो सारे एक्सटिंक्ट एनिमल्स को वापस ला सके। जब वल्कन अपने वर्कशॉप में वापस चला जाता है तो लिज उन्हें बताती है कि जब उसके माँ बाप इन्फर्नोस बन के मर चुके थे वो कबाड़ में जाकर रहने लगी थी। वहीं पर उसे वल्कन मिला और तभी से वो उसके साथ काम कर रही है। यू बताता है कि वल्कन के ग्रैंडफादर ने जियोवानी को अपने अप्रेंटिस के रूप में रखा था और जब उसके ग्रैंडफादर और फादर की मौत हो गई जियोवानी हाजिमा इंडस्ट्रीज में काम करने चला गया, जबकि उसके मास्टर ने ऐसा करने से उसे मना किया था। उसी वक्त शिनरा अपने पैरों में कुछ महसूस करता है और उसे लगता है कि जियोवानी कुछ प्लान कर रहा है। इसके बाद शिनरा अपनी टीम को बता रहा था कि उसे लगता है कि जियोवानी वल्कन को मरवाना चाहता है, लेकिन उन्हें उसकी बात पर यकीन नहीं होता। तो शिनरा उन्हें बताता है कि जब वो कंपनी 7 में थे और कोनरो ने बेनीमारो को बचाने के लिए आवाज लगाई थी वो उसने अपने पैरों में महसूस किया था और वैसे ही सेम चीज वो अभी फील कर रहा है। इसके बाद वो उनसे कहता है कि वो इस चीज के बारे में वल्कन को बताएं और वो खुद जियोवानी को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाता है। वहीं हमें पता चलता है कि जियोवानी व्हाइट क्लैड के साथ काम कर रहा है और वो उन्हें वल्कन को मारने का ऑर्डर दे देता है। वहीं जब आर्थर और आयरिस इसके बारे में उसे बताते हैं वल्कन को लगता है कि वो भी बाकी के कंपनीज जैसे हैं और वो उसे डराकर अपनी कंपनी को ज्वाइन करवाना चाहते हैं। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि वो लोग चारों तरफ से घिर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ जंगल में शिनरा जियोवानी को ढूंढ लेता है पर वो आसानी से उसे पकड़कर अपने गैजेट्स का यूज करके उसे हरा देता है और इवेंजलिस्ट को रिपोर्ट करता है कि उसने शिनरा को पकड़ लिया है। वल्कन उनसे लड़ने के लिए आर्थर की मदद मांगता है पर आर्थर कहता है कि वो अपनी स्वॉर्ड लेकर नहीं आया है और जब तक वो एक नाइट जैसा फील नहीं करेगा उसकी फ्लेम स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगी। तो अगर वो चाहता है कि वो लड़े तो वो उसे नाइट जैसा फील करवाए। इसके कुछ देर बाद आर्थर उन सभी से लड़ने के लिए बाहर पहुंच जाता है और आर्थर खुद को बिल्कुल एक नाइट किंग जैसा समझ रहा था जिससे उसकी ताकत कई गुना बढ़ चुकी है और वो एक पावरफुल हमला करता है जिसके बाद उन्हें पता लगता है कि पीछे खड़े सभी लोग इल्यूजन थे। जिसके बाद एक व्हाइट क्लैड का मेंबर उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और पीछे से मिराज भी उसकी मदद कर रहा था पर आर्थर बड़ी ही आसानी से उन दोनों से लड़ रहा था। वहीं लड़ते लड़ते उन दोनों को पता लग जाता है कि आर्थर की कमजोरी है क्या, तो वो उसके सामने उसी का रूप खड़ा कर देते हैं और आर्थर देखता है कि वो असल में कितना घटिया दिख रहा था। तभी फ्लेल उसके ऊपर हमला कर देता है। वहीं बुरी तरह से पिटने के बावजूद भी आर्थर फिर से अपनी हिम्मत जुटाता है और उनके सामने खड़ा हो जाता है पर अब उसकी फ्लेम पहले से कहीं ज्यादा कमजोर हो चुकी है। वल्कन उन सभी से कहता है कि वो सिर्फ उसी के लिए आए हैं तो वो दोनों यहाँ से चले जाएं, पर लिज मना कर देती है और उससे पूछती है कि आखिर वो लोग उसके पीछे क्यों पड़े हैं। तो वल्कन बताता है कि उसके पेरेंट्स ने ही अमातेरासु बनाया था और वो उसी के सीक्रेट्स को जानने के लिए उसका पीछा कर रहे हैं। लेकिन तभी अचानक से लिज वल्कन के ऊपर हमला कर देती है जिसके बाद वो उसे बताती है कि वो इवेंजलिस्ट के लिए काम करती है और उसे यहाँ उसका भरोसा जीतने के लिए भेजा गया था ताकि वो उससे अमातेरासु की चाबियों को ले सके। लेकिन वल्कन कहता है कि उसे नहीं पता वो किस बारे में बात कर रही है। इसके बाद वहाँ जियोवानी पहुँच जाता है। अगर तुमने चाबियां नहीं दी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन वल्कन कहता है कि उसे नहीं पता कि वो किस बारे में बात कर रहा है। तभी जियोवानी उस बच्चे को पकड़कर उसे शूट कर देता है। वल्कन चिल्लाता है कि वो नहीं जानता कि वो किस बारे में बात कर रहा है। अगर उसके पास चाबियां होती तो उसने पहले ही दे दी होती। वो भला क्यों चाहेगा कि उसकी वजह से किसी को नुकसान हो। वहीं ये सुन के जियोवानी बड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाता है क्योंकि उसी ने हाजिमा को बोलकर उसे ब्लैकलिस्ट करवाया था और इवेंजलिस्ट को कहकर यहाँ एक जासूस भिजवाया था, पर अब उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो चुकी है और वो गुस्से में वल्कन को पीटने लगता है। लेकिन जब उसका मन इससे भी नहीं भरता वो वल्कन की इन्वेंशंस को तोड़ने लगता है। तभी जियोवानी देखता है कि उसके अंदर एक पेन ड्राइव है और यही वो की है जिसे कि वो ढूंढ रहा था। दूसरी तरफ हम शिनरा को देखते हैं जिसे कि हिबाना आकर बचा लेती है, जिसके बाद शिनरा वर्कशॉप की तरफ भागने लगता है। जब आर्थर शिनरा को उड़ता हुआ देखता है वो उसे बताता है कि जियोवानी वल्कन के पास है, तो वो और तेजी से आर्थर के पास आता है और सभी मिराज के क्लोन्स को हराता हुआ फ्लेल के अटैक से बच के वहाँ से निकल जाता है और वर्कशॉप में घुसकर सीधा जियोवानी के घुटना मारता है। वल्कन से दूर हटो, वो अब कंपनी 8 का मेंबर है। वहीं दूसरी तरफ बाहर हिबाना पहुंची हुई है जो अपने चेरी ब्लॉसम ट्री का यूज करके उन सभी पर हमला कर देती है। वहीं इवेंजलिस्ट के साथ साथ वो आर्थर को भी नहीं छोड़ती। आर्थर उससे पूछता है कि मैं तो तुम्हारी टीम में हूँ, तुम मुझे क्यों मार रही हो। हिबाना कहती है कि शिनरा को छोड़कर उसके लिए सभी इंसान कीड़े मकोड़ों जैसे हैं। वहीं दूसरी तरफ लीसा अपनी पावर्स का यूज करके शिनरा को पकड़ लेती है, पर क्योंकि उसकी पावर्स मैग्नेटिक फील्ड्स के ऊपर काम करती है तो जब वल्कन के कहने पर आयरिस टॉय एनिमल्स को रिलीज करती है शिनरा उसकी पकड़ से आजाद हो जाता है। वहीं बाहर आर्थर अपनी जान की भीख मांग रहा था। अब तो बस कर मेरी माँ। पर हिबाना कहती है कि सभी कीड़े मकोड़ों को तो मर ही जाना चाहिए। तभी एक पुतला उड़ता हुआ जाकर उसके सर से टकरा जाता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है और किसी तरह आर्थर की जान बच जाती है। वहीं क्योंकि अब लीसा
डायमंड्स की मैग्नेटिक फील्ड्स को डिटेक्ट नहीं कर पा रही थी, शिनरा जियोवानी को लात मारता है जिससे वो वर्कशॉप के बाहर आ जाता है। जब शिनरा उसके पीछे आता है, उसका सामना उसके भाई शो से होता है। अपने छोटे भाई को देखकर शिनरा बड़ा खुश होता है और उससे बातें करने लगता है। वो उससे कहता है कि अब वो कभी उससे दूर जाने नहीं देगा और उसे हर मुसीबत से बचाएगा। तभी अचानक से शो शिनरा के पीछे पहुंच जाता है और उसे देखकर वो पहचान जाता है कि वो उसका बड़ा भाई ही है, लेकिन उसके दिल में फैमिली जैसी कोई फीलिंग्स नहीं है। तभी वो शिनरा पर हमला करके उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है। तभी आर्थर वहाँ शिनरा की मदद करने आता है, लेकिन शो अपने एक ही हमले से उसे जमीन पर गिरा देता है। शिनरा उसकी मदद करने जाता है पर शो उसे भी नीचे गिरा देता है। वहीं शिनरा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उसके अटैक्स को देख क्यों नहीं पा रहा। शो बाकी सभी से कहता है कि वो सिर्फ अडोला लिंक वाले को छोड़कर बाकी सबको मार सकते हैं और जियोवानी उसे बताता है कि उसे अमातरासु की चाबी मिल चुकी है। लेकिन ऐन वक्त पर वहाँ विक्टर पहुंच जाता है और एक ट्रक की मदद से वो उन सभी को वहाँ से बचा लेता है। लेकिन तभी अचानक से शो उनके सामने पहुंच जाता है। वो उनके ऊपर हमला करने ही वाला था पर वहाँ जोकर आकर उससे लड़ने लगता है और उन दोनों की टक्कर लगभग बराबरी की थी। शो उससे कहता है कि वो उसके काम में दखल क्यों दे रहा है। जोकर कहता है कि वो शिनरा को ना ही इवेंजलिस्ट को देना चाहता है ना ही फायर फोर्स को, और जैसे ही उसे पता लगता है कि शिनरा सेफ जगह पर पहुंच चुके हैं, वो वहाँ से गायब हो जाता है। वहीं शो को समझ नहीं आ रहा था कि बिना डोला बर्स्ट के वो जोकर उससे कैसे लड़ पा रहा था। वहीं जोकर को भी यकीन नहीं होता कि शो आखिर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। इसके बाद वो सभी हॉस्पिटल में पहुंचे हुए हैं जहाँ शिनरा कैप्टन को बता रहा था कि उसने आर्थर और बच्चे को एडमिट करा दिया है, जिसके बाद वो बाकी की रिपोर्ट दे देता है। इसके बाद वो वल्कन के साथ फायर फोर्स कंपनी 8 में पहुंचता है जहाँ की वो पूरी कंपनी उसे एक फैमिली जैसी लग रही थी। कैप्टन उससे कहता है कि वो जब भी कंपनी 8 को ज्वाइन करना चाहे कर सकता है और अगर वो ज्वाइन नहीं भी करता तब भी वो उसे प्रोटेक्ट करेंगे। इसके बाद वो वापस से अपने वर्कशॉप में जाता है और अपने फादर और ग्रैंडफादर से माफी मांगता है क्योंकि उसने एक फायर फोर्स कंपनी को ज्वाइन कर लिया है। आगे करीम, हिबाना और कोनरो इवेंजलिस्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए कंपनी 8 में पहुंच जाते हैं जहां वो एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और उन्हें पता लगता है कि जनता और मीडिया को हाजिमा इंडस्ट्रीज ने कहा है कि जिस जियोवानी ने वल्कन पर हमला किया था वो नकली है, पर वल्कन कंफर्म करता है कि जिसने उन पर हमला किया था वो असली जियोवानी है। और साथ ही कंपनी 3 के काफी सारे सोल्जर्स गायब हो चुके हैं। आकिटारू कहता है कि उसने विक्टर को ऑर्डर दिया है कि वो इवेंजलिस्ट के बेस का पता लगाए और पता लगते ही वो वहाँ पर हमला कर देंगे। तो इस चीज की तैयारी करने के लिए जोकर विक्टर से कहता है कि वो किसी तरीके का पता लगाए जिससे वो शिनरा को स्ट्रॉन्ग बना सके। वहीं दूसरी तरफ वल्कन भी आकिटारू और माकी के लिए नए नए टूल्स बना रहा है। इसके बाद शिनरा और आर्थर ट्रेनिंग के लिए बेनीमारू के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ अचानक से बेनीमारू आ जाता है और वो कहता है अगर ये असली बैटल होती तो तुम मारे जा चुके होते। ये देख के आर्थर उसका मजाक उड़ाने लगता है तो बेनीमारू उसके ऊपर स्टिक फेंक कर मारता है और कहता है कि तुम्हें भी सावधान रहना चाहिए, और अब शिनरा उसका मजाक उड़ाने लगता है। इसके बाद बेनीमारू उन दोनों की ट्रेनिंग शुरू कर देता है और वो उनसे कहता है कि उनकी मूवमेंट्स बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल हैं। खुद को यूनिक बनाने के लिए उन्हें अपने फिनिशिंग मूव्स बनाने होंगे। इसके बाद वहाँ विक्टर पहुंच जाता है और कहता है कि वो शिनरा की फायर पावर को बढ़ाने आया है। वो बेनीमारू से कहता है कि वो अपने फायर को कंसंट्रेट करके एक जेट इंजन जैसा बनाए। जब बेनीमारू ऐसा करता है उसकी फायर पावर बहुत ज्यादा होती है। विक्टर बताता है कि जब शिनरा उड़ता है उसके पैरों से फायर चारों तरफ जाती है, लेकिन अगर वो उसे कंप्रेस कर सकता है तो वो बहुत तेजी से उड़ सकेगा। वहीं दूसरी तरफ वल्कन ने माकी के लिए 2 वेपन्स बनाए हैं जिनमें वो अपने स्प्लटर को डालकर उन एनिमीज से लड़ सकती है जिन पर फायर का असर नहीं होता। शिनरा जब अपने फायर को कंप्रेस करने की कोशिश करता है वो उड़ भी नहीं पा रहा था, तो वो बेनीमारू की तरफ देखकर अजीब सा हैंड साइन बनाकर उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी वो फेल हो जाता है। तो बेनीमारू उसे बताता है कि अगर वो अपने पैरों के चाकरा को कंट्रोल करना चाहता है तो उसे टाइगर क्रश नाम के हैंड साइन का यूज करना होगा। और जब शिनरा उस साइन का यूज करके उड़ना चाहता है वो बड़ी ही तेजी से हवा में पहुंच जाता है। आगे शिनरा इसी हैंड साइन का यूज करके बेनीमारू के साथ प्रैक्टिस करता है। आगे हम इवेंजलिस्ट के बेस में देखते हैं जहाँ की शो के सामने जियोवानी पहुंचा हुआ है और वो शो को वार्न करता है कि फायर फोर्स को जल्दी इस लोकेशन का पता लग जाएगा, पर शो कहता है कि नेदर में रहना उनके लिए फायदेमंद है। वैसे भी फायर फोर्स से सिर्फ एक ही बंदा उनके लिए खतरा साबित हो सकता है और वो है शिनरा, क्योंकि उसके पास अडोला बर्स्ट है। आगे हम शिनरा का बचपन देखते हैं जिसने पूरे रूम में अपने खिलौने बिखेर रखे थे। तो उसकी मॉम उससे कहती है कि जो बच्चे अपना कमरा साफ नहीं रखते उसे नेदर में भेज दिया जाता है। ये सुन के शिनरा डर जाता है और सभी खिलौनों को इकट्ठा करने लगता है। आगे जब वो अपने छोटे भाई के साथ खेल रहा था वो उसे हंसता हुआ देखकर कहता है कि उसे कभी भी नेदर से डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसका बड़ा भाई उसे हर मुसीबत से बचाएगा। वहीं प्रेजेंट में नेदर का नाम सुन के शिनरा थोड़ा घबरा जाता है। आकिटारू सभी को बताता है नेदर टोक्यो के पुराने टनल में है जिन्हें की बंद कर दिया गया है। आगे आकिटारू सभी को तैयार होने को कहते हैं क्योंकि कल वो उन पर हमला करने जाएंगे। रात को जब शिनरा सो रहा था उसे सपना आता है वो अजीब सी सफेद जगह में है जहाँ की उसे सिस्टर आइरिस दिखती है। तभी उसके पैरों में उसे कुछ फील होता है और उसी वक्त उसकी आंखें खुल जाती हैं। अगली सुबह कंपनी 8 नेदर के लिए निकल जाती है। कुछ देर बाद वो नेदर में पहुंच जाते हैं जो कि ट्रेन के पुराने ट्रैक्स हैं जिन्हें की बंद कर दिया गया है। सभी काफी डरे हुए थे तो सिस्टर आइरिस सभी की सेफ्टी के लिए प्रे करती है। उसकी प्रेयर के खत्म होते ही नेदर के दरवाजे अपने आप ही खुल जाते हैं। ये देखकर वो सभी डर जाते हैं, पर तभी उन्हें पता लगता है कि दरवाजा वल्कन ने ओपन किया था क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा था। तो माकी अपनी पावर्स का यूज करती है और 2 फायर स्पिरिट्स को बना देती है। वहीं मिराज और योना छुपकर
स्पेक्टर पर हमला करने के लिए खड़े हैं और वो पूरी कंपनी 8 को धुएं में घेर देते हैं। कैप्टन कहता है कि उनकी चाल है ताकि वो उन सबको अलग कर सके, तो संभल कर रहना। तभी शिनरा देखता है कि विक्टर को कोई लेकर जा रहा है, तो शिनरा उसे बचाने चला जाता है। आयरिस टमाकी का हाथ पकड़ लेती है और वो देखती है कि वहाँ एक नहीं बल्कि दो टमाकी है। ऐसे ही करते करते पूरी टीम बच जाती है और जब सारा धुआं हटता है वहाँ सिर्फ कैप्टन ही बचा था, तो वो अकेले ही आगे जाता है जहाँ सामने वल्कन बैठा था। पर दोनों को ही शक हो जाता है कि वो असली है या नकली। पर कुछ देर सवाल जवाब करने के बाद वो कंफर्म कर लेते हैं कि वो दोनों असली ही हैं। वहीं दूसरी तरफ शो अपने सभी मेंबर्स को कंपनी 8 को मारने का ऑर्डर दे देता है। वहीं सिस्टर कंफ्यूज हो रखी है कि असली टमाकी है कौन, जबकि एक टमाकी की आवाज लड़के जैसी है और असली टमाकी अपनी पावर्स और आवाज से उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है, लेकिन इस गधी का दिमाग जरा भी नहीं चलता। ये देखकर टमाकी का दिमाग खराब हो जाता है, पर कुछ ही देर में उसका लकी चार्म एक्टिवेट हो जाता है, जिससे एक एक करके उसके सारे कपड़े निकल जाते हैं। और ये देखकर आयरिस पहचान जाती है कि वही असली टमाकी है और इससे पहले कि वो नकली टमाकी को पीट सकती वो वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हम माकी को देखते हैं जो कि काफी डरी हुई है। तभी काफी सारे लोग उसकी तरफ आने लगते हैं, जिन्हें देखकर वो और ज्यादा डर जाती है। कांप काहे रही हो बे, तुम तो हमसे लड़ने आई थी ना। ये सुन के माकी चैन की सांस लेती है, क्योंकि उसे अभी तक लग रहा था कि वो सभी भूत हैं। जिसके बाद वो उन सभी से लड़ने के लिए अपने वेपन्स निकाल लेती है और जब इवेंजलिस्ट के मेंबर्स उसके ऊपर हमला करने जाते हैं वो बड़ी ही आसानी से उन सभी को हराती जाती है। जिसके बाद जब बच्चे कुछ मेंबर्स फायर से उसके ऊपर हमला करते हैं वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते और वो अपने वेपन का यूज करके बच्चे कुछ मेंबर्स को भी ठिकाने लगा देती है। और अब उसके सामने सिर्फ फ्लेल खड़ा था। फ्लेल अपनी पावर्स का यूज करके माकी को जमीन पर गिरा देता है, पर माकी उसके अटैक को ब्लॉक कर देती है और अपने टाकियों से उसके मुंह पर हमला करती है और उसे घूसा मारकर पीछे भेज देती है। फ्लेल कहने लगता है कि तुम लड़की हो या गोरिल्ला। ये सुन के माकी की सटक जाती है और वो अपने एक ही हमले से उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद हम असॉल्ट को देखते हैं जो कि आयरिस और टमाकी के सामने खड़ा था। टमाकी आयरिस को साइड में भेजकर खुद असॉल्ट से लड़ने लग जाती है, लेकिन लड़ाई के दौरान असॉल्ट उस पर भारी पड़ रहा था। वो किसी तरह उसके सभी हमलों को डॉज करती हुई उसके सामने जाती है, लेकिन वहाँ पहुँचते ही उसका लकी चार्म एक्टिवेट हो जाता है और असॉल्ट का हाथ उसके संतरे पर चला जाता है, जिसकी वजह से उसका ध्यान भटक जाता है। उसी वक्त आयरिस पीछे से उसके सर पर हमला करती है, लेकिन इससे उसका कुछ नहीं बिगड़ता, तो वो दोनों मिलकर उसके सर पर हमला करते रहते हैं। और थोड़ी देर बाद जब वो रुकते हैं वो देखते हैं कि उन्होंने उसका खोपड़ा ही खोल दिया था। इसके बाद हम हिनावा को देखते हैं जिसकी लड़ाई एरो से चल रही है। एरो जब उसके ऊपर हमला करती है वो शूट करके उसके अटैक को रोक देता है, पर इस दौरान वो उसके ऊपर भारी पड़ रही थी क्योंकि एरो काफी दूर है और उसके पास सिर्फ एक शॉटगन है, तो इतनी दूर से वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ऊपर से उसे एरो दिख भी नहीं रही थी, तो एरो के और पास जाने के लिए वो एक ट्रेन के डब्बे का यूज करता है, लेकिन जब वो उसके पास जा रहा था एरो को उसकी सारी लोकेशन का पता लगता रहता है और वो उसके ऊपर हमला कर देती है। ट्रेन में होने की वजह से वो उसके हमले को डॉज नहीं कर पाता। इसके बाद एरो उसके ऊपर फिर से हमला करती है जो कि सीधा उसके पैर में लगता है और अब वो इधर उधर भाग दौड़ कर लड़ाई नहीं कर सकता था, तो वो अपने शॉटगन के लिए बैरल निकालता है, जिसे लगाकर जब वो फायर करता है तो बुलेट साउंड की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से निकलती है और ये हमला इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि अगर उसने अपने अपोनेंट को हिट भी नहीं किया तब भी उसे काफी ज्यादा डैमेज होगा। ये देखकर योना और मिराज की फट जाती है क्योंकि वो छुपे हुए थे ताकि वो मौका देखकर हिनावा का काम तमाम कर सके। इसके बाद एरो और हिनावा की काफी देर तक लड़ाई चलती रहती है और हिनावा को हर बार एक बैरल चेंज करना पड़ता है जब भी वो शूट करता है, जिसके बाद दोनों ही थक हार कर नीचे गिर जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर में ही वो दोनों फिर से लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन इस बार हिनावा एरो की फ्लेम्स का यूज करके अपनी बुलेट को और ज्यादा पावरफुल बना देता है, जिसकी मदद से वो एरो को हराने में कामयाब होता है। पर इससे पहले कि वो चैन की सांस ले पाता वहाँ मिराज और योना पहुँच जाते हैं। हिनावा अपनी बची हुई बुलेट को फायर में फेंक कर मिराज को शूट कर देता है, पर असली मिराज तो उसके पीछे सही सलामत खड़ा था। योना कहता है कि अब क्या करेगा बच्चू, तेरी आखिरी गोली भी बर्बाद हो गई, अपने पीछे देख लपट झंडुस। और वो देखता है कि उसके पीछे आर्थर खड़ा है और हिनावा ने वहाँ शूट इसलिए किया था क्योंकि उसने पहले ही वहाँ आर्थर को देख लिया था। मिराज उसके चारों तरफ मिस्ट बना देता है और उसे थकाने के लिए अपने मिस्ट के क्लोन से उसके ऊपर हमला करता रहता है, लेकिन आर्थर अपनी जगह से टस से मस भी नहीं होता और वो बेनीमारू के साथ अपनी ट्रेनिंग को याद करता है कि जब भी कोई उसे मारने के लिए आएगा उसे उसकी प्रेजेंस और किलिंग ब्रेथ फील होगी। जैसे ही आर्थर उस ब्रेथ को फील करता है वो उसके ऊपर हमला कर देता है और हम देखते हैं कि मिराज पिलर के पीछे छुपकर आर्थर के हाथों हिनावा को मरवाना चाहता था और योना तो उससे भी बड़ा डरपोक था जो डर के पहले ही वहाँ से भाग चुका है। इसके बाद हम आयरिस और टमाकी को देखते हैं जो कि अपनी तरफ आग को आता हुआ देखकर डर जाते हैं, पर वो असल में माकी थी और उसे देखकर दोनों ही उससे लिपट जाती हैं। इसके बाद हम कैप्टन और वल्कन को देखते हैं जिनके सामने जियोवानी और लीसा हैं, जहां हमें पता चलता है कि जियोवानी ने बचपन से ही लीसा को अपने पास रखा है और उसे बुरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया है, जिसकी वजह से वो उसकी सारी बातें मानती है। लीसा अपनी पावर्स का यूज करके उन दोनों को ही अपने टेंटिकल्स में पकड़ लेती है। लीसा बताती है कि इन्फर्नल के फायर में उसके पेरेंट्स की मौत हो गई, तभी से वो फायर से हमेशा से डरती आई, पर एक बग की वजह से उसके अंदर की पावर्स जाग गई और अब वो फायर से नहीं डरती। आखिर टारो उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो सिर्फ उसका यूज कर रहा है और एक डिवाइस का यूज करके खुद को और वल्कन को फ्री कर देता है, जिसके बाद वो लगातार उससे पिटता रहता है और उन दोनों का ध्यान अपने ऊपर ही रखता है और आखिर में एक बटन दबाकर जो उसने अभी तक सभी फायर एक्सटिंग्विशर प्लेस किए थे उन्हें एक्टिवेट कर देता है, जिससे लीसा की पावर्स गायब हो जाती हैं और वो
जमीन पर गिरने लगती है। लिसा को लगने लगता है कि आज तो वो परलोक से धारी गई, लेकिन ऐन वक्त पर वल्कन आकर उसे बचा लेता है। इससे पहले कि वो वल्कन को अपनी फीलिंग्स बताती, जियोवानी उसे आवाज लगा देता है और उसकी आवाज सुनते ही वो डर के वापस से उसके पास चली जाती है। जिसके बाद जियोवानी उसे एक हॉस्टेज के तौर पर रख लेता है और वल्कन को गन देते हुए कहता है कि उसे आकिटारो को मारना होगा और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो लिसा यहीं मारी जाएगी। काफी ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी वो कैप्टन को शूट नहीं कर पाता, तो कैप्टन उससे कहते हैं कि अगर वो लिसा को बचाना चाहता है तो उसे शूट करना ही होगा। और जियोवानी कहता है कि अगर वो उसके गले के 2 टुकड़े नहीं देखना चाहता तो अभी शूट करे। प्रेशर में आकर वल्कन शूट कर ही देता है और आकिटारो जमीन पर गिर जाता है। जियोवानी लिसा को आजाद कर देता है। यहाँ सिर्फ कैप्टन ही था जो तुम दोनों को बचा सकता था, अब तुम्हें कौन बचाएगा। लेकिन लिसा के फ्री होते ही आकिटारो खड़ा हो जाता है और वहाँ की रेल की पटरियों को उठा देता है। और जियोवानी के पूछने पर वो बताते हैं कि वल्कन ने उनके सूट्स को बुलेट प्रूफ बना दिया है। जियोवानी अपने गैजेट्स का यूज करके उन्हें मारने ही वाला था, तभी वल्कन अपने पेंगुइन मास्क का यूज करता है और बड़ी ही तेजी से जाकर उसके सारे गैजेट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद कैप्टन पटरी से जियोवानी से लड़ने लगता है और उससे पूछता है कि फायर फोर्स में होने के बावजूद भी वो इवेंजलिस्ट की मदद क्यों कर रहा है और लोगों को इन्फर्नल में क्यों बदल रहा है। जियोवानी कहता है कि वो इस बात को नहीं समझेगा, पर शायद शिनरा इसे समझ सके क्योंकि उसके पास अडोला लिंक है। वहीं दूसरी तरफ शिनरा को कुछ अजीब सा फील होता है और उसके पैर अडोला लिंक से कनेक्ट हो जाते हैं। तभी उसके सामने एक डीमन इन्फर्नल आ जाता है। शिनरा उससे पूछता है कि वो है कौन। उसे देखकर शिनरा को अपनी माँ और अपने भाई की याद आती है और उसे इन्फर्नल की भी याद आती है जो कि बिल्कुल इसी के जैसा दिखता था। जिसके बाद उसे कैप्टन सोइचिरो भी दिखता है। तभी वो वापस से असली दुनिया में पहुंच जाता है जहाँ उसे अपने सामने डेविल फुटप्रिंट्स दिख रहे थे, लेकिन वो विक्टर को नहीं दिखाई दे रहे थे। जब शिनरा उन्हें फॉलो करता है वो अपने छोटे भाई शो तक पहुंच जाता है। विक्टर वहीं पीछे छुपा हुआ है और उन दोनों की लड़ाई देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। शिनरा उससे कहता है कि उससे मिलकर उसे बहुत खुशी हुई क्योंकि उसने मॉम से प्रॉमिस किया था कि वो उसे हमेशा सेफ रखेगा। शो कहता है कि वो सिर्फ एक ही मॉम को जानता है और वो है इवेंजलिस्ट, उसके अलावा वो किसी ह्यूमन को नहीं जानता। ये सुनते ही शिनरा बड़ी ही तेजी से उसके सामने पहुंच जाता है और उसे उनकी मॉम के बारे में ऐसा बोलने से मना करता है। जिसके बाद उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है, पर वो इतनी ज्यादा तेजी से लड़ रहे थे कि विक्टर को कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। उसे बस अपने आसपास फुटप्रिंट्स ही पता लग रहे थे। तभी शो उसके ऊपर हमला कर देता है, पर शिनरा किसी तरह उसे बचा लेता है। जिसके बाद शिनरा और शो आपस में फिर से लड़ने लगते हैं और इस बार देखने में लग रहा था कि जैसे उनकी टक्कर बराबरी की हो। जिसके बाद शिनरा उसे कपड़े में लपेट के दूर फेंक देता है। जिसके बाद जब शो अपनी स्पीड से उसके ऊपर हमला करता है, शिनरा इसे डॉज कर लेता है, जो देख के शो भी हैरान था। जिसके बाद शो अपनी तलवार को जमीन में गाड़ देता है, जिससे आसपास की सारी चीजें वहीं पर रुक जाती हैं और वो शिनरा के ऊपर हमला करके उसे दूर फेंक देता है। विक्टर सोच में पड़ जाता है कि ये स्पीड नहीं थी, ये तो ऐसा लग रहा था जैसे उसने समय को रोक दिया हो। भला कोई पायरोकिनेटिक ऐसा कैसे कर सकता है। और हम देखते हैं कि शो की बॉडी के ऊपर से जैसे धुआं निकल रहा हो और शिनरा के मुंह से खून निकल रहा था। वहीं दूसरी तरफ जियोवानी कहता है कि उसका काम सिर्फ शिनरा को शो तक पहुंचाना था और क्योंकि वो खत्म हो चुका है, लड़ने का कोई फायदा नहीं है और वो वहाँ से गायब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ शो कह रहा था, तुम चाहे कितने भी तेज हो जाओ, तुम कभी मुझ तक नहीं पहुंच पाओगे क्योंकि तुम और मैं दूसरे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन शिनरा फिर से उसके ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन शो फिर से समय को रोककर उसे दीवार में पटक देता है। विक्टर शो के शरीर से बाहर आती हुई स्टीम को देखता है। ये पॉसिबल कैसे है? क्या वो इतनी हीट जनरेट कर रहा है कि वो पूरे यूनिवर्स को एक्सपेंड कर रहा है? वो भले ही थर्ड जनरेशन हो, पर ऐसी चीज कोई इंसान भला कैसे कर सकता है? शिनरा, हमें यहाँ से चलना होगा, हम उसे नहीं हरा सकते। जिसके बाद शो शिनरा को अलग ही दुनिया में टेलीपोर्ट करता है। शो शिनरा को बताता है कि इसी जगह से उनकी अडोला की पावर्स आती हैं और ये ह्यूमन वर्ल्ड में नहीं बल्कि एक अलग ही डायमेंशन है और इसे ही ह्यूमंस हेल कहते हैं। और शो के पीछे यहाँ की गॉडेस खड़ी है जिसका नाम इवेंजलिस्ट है और ये सारी चीजें वो सब उसी के लिए कर रहे हैं। इसके बाद वो अपनी दुनिया में वापस आ जाते हैं। शिनरा लगातार उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन अपनी नई टेक्निक यूज करने के बावजूद भी वो हर बार फेल ही हो रहा था। वहीं शो को समझ नहीं आता कि वो जिस इंसान को इतना बुरा भला कह रहा है और जिसकी उसने कुटाई कर रखी है, वो भला अभी तक उसे बचाने की ही बातें क्यों कर रहा है। वो तो उसे जानता भी नहीं। भले ही तुम मुझे ना जानते हो, लेकिन मैं अपने छोटे भाई को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुश हूँ और जब तक तुम जिंदा हो मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इसके बाद शिनरा अपनी पूरी ताकत से शो की तरफ जाता है और इस बार उसने खुद को पार्टिकल में कन्वर्ट कर लिया था और टाइम को रोकने के बावजूद भी शो शिनरा को नहीं देख पाता। पर जैसे ही वो अपनी पावर को डीएक्टिवेट करता है, शिनरा उसके पीछे टकराता है। शो उससे पूछता है कि वो ऐसा कैसे कर पा रहा है। वहीं विक्टर अपना दिमाग दौड़ाता है और उसे पता लगता है कि शिनरा ऐसा इसलिए कर पा रहा था क्योंकि वो लाइट की स्पीड पर मूव कर रहा है। ऐसा करने पर उसकी बॉडी पार्टिकल्स में बट जाती है, जिसके बाद वो पार्टिकल्स जुड़कर फिर से उसकी बॉडी बन जाते हैं और विक्टर को लगता है कि ये सारी चीजें इवेंजलिस्ट की वजह से ही पॉसिबल है। इसके बाद शिनरा फिर से उसी टेक्निक का यूज करता है और जब विक्टर उसे देखता है वो समझ जाता है कि शिनरा स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज मूव कर रहा है, यानी उसकी बॉडी इसलिए वापस जुड़ रही है क्योंकि वो टाइम में पीछे जा रहा है। पर अगर वो ऐसा ही करता रहा तो यहाँ एक मिनी ब्लैक होल बन जाएगा। विक्टर उसे ये चीजें बताना चाहता है, पर वो ये भी देखना चाहता है कि आखिर वो क्या क्या कर सकता है। इसके बाद शो शिनरा के मूव करने से पहले ही टाइम को रोक देता है। जब
तक मैं अपनी पावर को पहले यूज करूँ तब तक तुम। ये देखकर शो कंफ्यूज हो जाता है कि शिनरा उसके फ्रोजन यूनिवर्स में आखिर मूव कैसे कर पा रहा है। वहीं ये पूरी लड़ाई हामिया और योना देख रहे हैं और हामिया कहती है कि शिनरा ने अडोला बर्स्ट की पावर यूज करना सीख लिया है, यानी अब वो 3rd जनरेशन से 4th जनरेशन का पायरोकिनेटिक बन चुका है। इसके बाद शिनरा और शो की भयंकर सी लड़ाई चलती है, लेकिन लड़ते लड़ते शिनरा ओवरहीट हो जाता है, जिसके बाद विक्टर उसे बताता है कि जब वो अपनी नई टेक्निक का यूज करता है उसकी बॉडी पार्टिकल्स में बदल जाती है और अगर वो इस दौरान ओवरहीट हुआ तो वो मर जाएगा। ये सुन के शिनरा स्माइल करता है, मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला, मुझे मेरा भाई अभी तो वापस मिला है, अगर मैं मर गया तो उसका ख्याल कौन रखेगा। फाइट के दौरान दोनों अडोला लिंक से कनेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से शो शिनरा की मेमोरीज को देख पा रहा था, लेकिन शो को ये पसंद नहीं आता और वो उसे ऐसा करने से मना करता है। पर शिनरा पीछे नहीं हटता और वो अपने छोटे भाई को दिखाता है कि उसकी फैमिली की मौत के बाद उसकी जिंदगी कैसी थी। शिनरा हमेशा अपने छोटे भाई से कहता था कि वो चाहे किसी भी मुसीबत में हो वो हमेशा उसे बचाएगा, और जब शो उसकी सारी मेमोरीज देखता है लेकिन वो कहता है कि ये मेमोरीज उसके किस काम की हैं और भला वो उसे अपना भाई क्यों बुला रहा है। जिसके बाद शिनरा उसे अपनी और मेमोरीज दिखाता है और शो को पता लगता है कि सभी लोग उसे डेविल इसलिए बुलाते थे क्योंकि सभी को लगता था कि उसे ने अपनी मॉम और छोटे भाई की जान ली है और उन्हें मारने के बावजूद भी वो स्माइल करता रहता है। शिनरा बताता है कि पहले वो नॉर्मल तरीके से स्माइल कर पाता था, लेकिन इस फायर के इंसिडेंट के बाद से उसकी स्माइल एक डेविल जैसी हो गई, जो देखकर लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद शो को भी अपनी बचपन की मेमोरी याद आती है, जब उसके घर में आग लगी थी उसके सामने इवेंजलिस्ट आती है और साथ ही वहाँ बेबी हामिया भी है। ये देखकर शो को उन पर शक हो जाता है, जिसके बाद शिनरा उसे उसकी पुरानी मेमोरीज दिखाता रहता है, जो देखकर शो रोने लगता है। शिनरा उससे कहता है कि अब उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसका बड़ा भाई यहाँ आ चुका है, और वो उसे गले लगा लेता है। लेकिन वो ये नहीं देखता कि शो की तलवार अभी भी बाहर निकली हुई थी, जो उसके सीने से आर पार हो जाती है। तभी वहाँ पर हामिया आ जाती है और वो कहती है कि वो अडोला बर्स्ट को नहीं मार सकते। शिनरा उससे पूछता है कि आखिर वो अडोला बर्स्ट को इकट्ठा क्यों कर रहे हैं। हामिया कहती है कि 250 साल पहले उनका एक रिचुअल फेल हो गया था और उसी को फिर से करने के लिए उन्हें अडोला बर्स्ट की जरूरत है। उस रिचुअल के जरिए वो इस पूरे अर्थ को इन्फर्नल से भर देंगे और एक नया सूरज बनाएंगे। योना उससे कहता है कि वो अपने सीक्रेट्स ऐसे लोगों को नहीं बता सकती, पर हामिया कहती है कि कोई बात नहीं, शो को कौन सा ये बातें याद रहने वाली हैं। वो शिनरा के पास जाने लगती है, पर शो उसके सामने आ जाता है और उससे पूछता है कि 12 साल पहले आखिर क्या हुआ था, लेकिन हामिया उसे जरा भी सीरियस नहीं लेती और आगे बढ़ जाती है। शो अपनी पावर्स यूज करने लगता है पर वो नहीं कर पाता। हामिया उसे बताती है कि उसकी पावर्स का कंट्रोल किसी और के पास है और वो उसके सर पर अपनी पावर्स का यूज करती है, जिसके बाद वो हामिया की सारी बातें मानने लगता है। वो शिनरा को टॉर्चर करने लगती है। तभी वहाँ पे कंपनी 8 पहुँच जाती है और वो मिलके शिनरा से हामिया को दूर कर देते हैं। उसे खस्ता हालत में देखकर आर्थर उससे कहता है तुम फिक्र मत करो, नाइट किंग यहाँ आ चुका है, अब मैं सब कुछ संभाल लूंगा। हामिया अपनी पावर्स को आर्थर पर यूज करती है और उससे कहती है कि वो शिनरा को खत्म कर दे, पर उसे सदमा तब लगता है जब वो देखती है कि उसकी पावर्स का आर्थर पर कोई असर नहीं हो रहा और वो इस कंक्लूजन पे पहुंचती है कि या तो आर्थर के पास दिमाग नहीं है या तो ये सारा किया धरा उसकी प्लाज्मा वाली फायर का है। इसके बाद वो सभी मिलकर हामिया के ऊपर हमला करने लगते हैं ताकि वो शिनरा को बचा सके, और जब वो अपनी पावर से उन्हें कंट्रोल करना चाहती है आर्थर आकर उन्हें बचा लेता है। तभी आकिटारो उसके ऊपर एक बड़ा सा पिलर गिराता है और उसे डॉज करने के बाद उसे पता लगता है कि पूरी कंपनी 8 वहाँ पहुंच चुकी है। तभी वहाँ भूकंप आने लगता है, जो देख के हामिया वहाँ से भाग जाती है। शिनरा अभी भी शो को बचाने की बात कर रहा था, पर वो सभी शिनरा का इलाज करने के लिए वहाँ से उसे बाहर ले आते हैं। जिसके बाद फायर फोर्स कंपनी 6 की कैप्टन अपनी पावर से उसका इलाज करती है, जिसके दौरान वो शिनरा और अपनी पूरी फ्लेम्स का यूज कर रही थी और वो उसे बचाने में सक्सेसफुल होती है। शिनरा को 3 दिन बाद होश आता है। उससे मिलने वहाँ बर्न पहुंचा हुआ था और वो उसके लिए लंच लाया था। खाने के बाद शिनरा उससे पूछता है कि क्या वो जानता था कि उसका छोटा भाई जिंदा है। बर्न कहता है कि उसे ये सब कुछ पहले से ही पता था। ये सुन के शिनरा को गुस्सा आ जाता है, लेकिन बर्न चाहता है कि वो अपनी काबिलियत को साबित करे, तभी वो उसे सच्चाई बताएगा। इसके बाद हम असाको को देखते हैं, जो कि शिनरा का हालचाल पूछने जा रही थी, पर वो देखती है कि वो तो कैप्टन बर्न से लड़ रहा है और लड़ाई के दौरान वो कह रहा था कि चाहे वजह कोई भी हो वो उसे जस्टिफाई नहीं कर सकता कि उसने उससे सच्चाई क्यों छुपाई और इसके लिए वो कभी उसे माफ नहीं कर सकता। कैप्टन कहता है कि कुछ चीजों पर हम सबका कंट्रोल नहीं होता और वो अपनी पावर्स को यूज करने लगता है, जिससे उसके आसपास ऐसी फोर्स फील्ड बन जाती है जिसे शिनरा पार नहीं कर पाता। बर्न कहता है कि उसने पहले उसे ये सारी चीजें इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो बच्चा था और वो इवेंजलिस्ट का सामना नहीं कर पाता, और अगर वो सच्चाई को जानना चाहता है तो इसी वक्त वो उसे हरा कर दिखाए। शिनरा अपनी पूरी ताकत से उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन वो उसके फोर्स फील्ड को पार नहीं कर पाता। जिसके बाद वो अपने टाइगर साइन का यूज करके फिर से हमला करने जाता है और इस बार वो उसकी फोर्स फील्ड को तोड़ देता है। जिसके बाद वो काफी देर तक एक दूसरे की ताकत से जूझते रहते हैं और अंत में कैप्टन अपनी पावर्स को डीएक्टिवेट कर देता है
है क्योंकि शिनरा ने खुद को साबित कर दिया था और काफी समय बाद उसे किसी ने दर्द महसूस कराया है और वो उसे 12 साल पहले हुई घटना के बारे में बताने लगता है। जिस दिन उसकी फैमिली की मौत हुई थी वहाँ इवेंजलिस्ट मौजूद थे। उसी दिन शो की पावर्स जागने वाली थी और ये चीज इवेंजलिस्ट को पहले से ही पता थी। वहीं हामिया शो को नंबर 3 बुला रही थी, यानी 2 अडोला बर्स्ट उनके पास पहले से ही थे। जैसे ही शो की पावर्स अवेकन होती है उसकी मॉम इन्फर्नल में बदलने लगती है। शिनरा की मॉम आग में जलने लगती है और वो उससे कहती है कि वो उसे ना देखे और यहाँ से भाग जाए। कुछ ही देर में शिनरा की मॉम डीमन इन्फर्नल में बदल जाती है और उसे देखकर शिनरा उसे मॉन्स्टर कह के बुलाता है। इसी दौरान शिनरा की पावर्स भी अवेकन हो जाती हैं और वो दरवाजे से टकराकर बेहोश हो जाता है। शिनरा की मॉम अपने बच्चे को ढूंढने लगती है पर जैसे ही उसके सामने इवेंजलिस्ट आती है उसकी आंखें जलने लगती हैं क्योंकि सिर्फ अडोला बर्स्ट वाले इंसान ही इवेंजलिस्ट को देख सकते हैं। अगर इसके अलावा उसे किसी और ने देखा तो उसकी आंखें जल जाएंगी। जिसके बाद मॉम अपनी सींग्स को उखाड़कर अपनी आंखों में डाल लेती है जिससे उसकी जलन कम हो जाती है। ये सुनकर शिनरा को धक्का लगता है क्योंकि जिस इन्फर्नल से वो 12 साल से बदला लेना चाहता था वो असल में उसकी माँ है। शिनरा उससे पूछता है कि इन्फर्नल बनने के बाद भी उसकी मॉम अगर जिंदा थी तो वो कहाँ चली गई। बर्न बताता है कि जब वो वहाँ पहुँचे सबसे पहले उन्होंने शिनरा को बचाया और बर्न जब अंदर गया उसकी आंखें अडोला लिंक से कनेक्ट हो गई और जलने लगी। उसने सामने देखा कि उसकी मॉम ने शो को अपनी गोद में पकड़ा हुआ था। तभी हामिया ने अपनी पावर्स को यूज करके उसकी मॉम को अपने पास बुला लिया पर बर्न उसके पीछे नहीं जा सका क्योंकि घर गिरने लगा था और उसे अपनी टीम को बचाना ज्यादा जरूरी लगा। इसके बाद बर्न्स देखता है कि शिनरा का अडोला बर्स्ट जाग चुका है और वो उसे इवेंजलिस्ट से बचाने के लिए झूठ कह देते हैं कि फायर में उसकी पूरी फैमिली मर चुकी है। जिसके बाद बर्न वहाँ से जाने लगते हैं और शिनरा उससे पूछता है कि क्या कभी उन्होंने अडोला लिंक को देखा है। बर्न कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, उसी की वजह से उनकी एक आंख चली गई। वहीं शिनरा सोचने लगता है जो अडोला की दुनिया में उसे दिखी थी वो उसकी मॉम थी और भला वो उससे दोबारा कैसे मिल सकता है। तभी उसे याद आता है कि उसे उस दुनिया में सोइचिरो भी दिखे थे। तभी असाको उसके पास आती है और उसकी शक्ल देखकर शिनरा पहचान जाता है कि वो सोइचिरो की ग्रैंड डॉटर है और वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे अपने ग्रैंडफादर से मिलाए। ये सारी चीजें शिनरा कैप्टन आकिटारो को बताता है तो कैप्टन उससे पूछता है कि जब उसे उसकी मदर और भाई मिलेंगे तो वो क्या करेगा। शिनरा कहता है कि वो कुछ भी करके अपने भाई और अपनी मॉम को। के बाद हम लड़कियों को देखते हैं जो कि शॉपिंग पर आई थी, जहाँ माकी आयरिस और टमाकी से कह रही थी कि वो काफी क्यूट दिख रही हैं। तो शिनरा उससे कहता है कि अगर वो कोशिश करे तो वो भी क्यूट दिखेगी। लेकिन जब माकी इस बारे में सोचती है वो खुद को इमेजिन भी हट्टे कट्टे मुस्टंडे जैसा करती है। इसके बाद वो सभी हिनावा के लिए कपड़े लेने पहुंच जाते हैं क्योंकि उसकी ड्रेसिंग सेंस कुछ ज्यादा ही खराब है। उनकी शॉपिंग चली रही थी तभी पास में एक धमाका होता है। शिनरा जब वहाँ जाता है उसके पीछे से इन्फर्नल उस पर हमला कर देता है जिसके अटैक से वो किसी तरह बच तो जाता है पर तभी वो अपने हाथ से उसे नीचे पटक देता है। आगे वो इन्फर्नल शिनरा के ऊपर एक बड़ा सा हमला करने लगता है जिससे बचने का उसके पास कोई चांस नहीं था। पर तभी वहाँ आर्थर आकर उसे बचा लेता है। आर्थर के साथ साथ पूरी कंपनी एक भी वहाँ पहुँच रखी है। जिसके बाद वो कार में बैठकर इन्फर्नल को सिटी से थोड़ा दूर ले जाने की कोशिश करते हैं और जब वो एक बड़े से फायरबॉल से उनके ऊपर हमला करने जाता है शिनरा और आर्थर मिलकर उसके अटैक को उसके ऊपर ही डिफ्लेक्ट कर देते हैं। विक्टर उन सभी को बताता है कि ये नॉर्मल इन्फर्नल नहीं है क्योंकि इसके पास एक नहीं बल्कि 5 कोर हैं और उसे हराने के लिए उन्हें उन 5 कोर्स को डिस्ट्रॉय करना होगा। जिसके बाद वो एक एक करके इन्फर्नल के कोर्स को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। तीसरे कोर को आर्थर डिस्ट्रॉय करता है और कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड से उसके चौथे कोर को डिस्ट्रॉय करता है और अब उस इन्फर्नल का सिर्फ मेन कोर बचा था जिसे शिनरा एक किक मारकर डिस्ट्रॉय कर देता है। आगे हम देखते हैं कि आकिटारो हिनावा पर चिल्ला रहा था क्योंकि उसने बड़े ही अजीबोगरीब कपड़े पहने थे। ये सब सुनकर सारी लड़कियां डर जाती हैं पर जब कैप्टन हिनावा से पूछता है कि उसे ये कपड़े किसने लाकर दिए थे तो वो सारा ब्लेम खुद पर ले लेता है। पर हिनावा को पता था कि इसके पीछे किसका हाथ है तो वो उन सभी लड़कियों को आगे बुलाकर उनसे पूछता है कि ये कपड़े उसे किसने लाकर दिए थे। शिनरा सोच रहा था कि वो सारा ब्लेम अपने आप पर ले लेगा पर इससे पहले कि वो कुछ कहता लड़कियां खुद ही उसके ऊपर सारा ब्लेम डाल देती हैं। अगले दिन कैप्टन शिनरा को बताता है कि असाको की मदद से उन्होंने सोइचिरो को शिनरा से मिलने के लिए तैयार कर लिया है और क्योंकि कंपनी 4 में ही शिनरा की ट्रेनिंग हुई थी उसे वहाँ अकेले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद शिनरा कंपनी 4 में पहुंच जाता है जहाँ की वो लेफ्टिनेंट 5 से मिलता है जिसने उसकी ट्रेनिंग कराई थी। आगे हमें पता चलता है कि सभी रुकीज की ट्रेनिंग कंपनी 4 ही कराती है। तभी एक स्टूडेंट खड़ा होकर शिनरा का कॉलर पकड़ लेता है और उसे मदर किलर कह के बुलाने लगता है। शिनरा उसे उठा के नीचे पटक देता है। ये देख के बाकी के स्टूडेंट्स भी उससे लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं पर तभी वहाँ ओगुन आ जाता है और उन सभी नादान बालकों को शिनरा से बचा लेता है। और यहाँ हमें पता लगता है कि ओगुन शिनरा और आर्थर पहले से ही दोस्त हैं। तभी 5 सीटी बजा कर सभी स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शंस देने लगते हैं पर किसी को कुछ समझ आ ही नहीं रहा था पर शिनरा उनकी सारी बातें समझ जाता है। इसके बाद वो अपने कैप्टन से मिलवाने उसे ले जाने लगता है और वो उससे पूछता है कि आखिर वो उससे क्यों मिलना चाहता है। सोइचिरो की ग्रैंड डॉटर बताती है कि वो अपने ग्रैंडफादर के चेहरे पर लगे हुए स्कार के बारे में जानना चाहती है और शिनरा अडोला बर्स्ट के बारे में उनसे सवाल पूछना चाहता है। पान उन्हें बताता है कि कैप्टन सिर्फ शिनरा से ही अकेले में मिलना चाहते हैं। शिनरा जब अंदर जाता है वो देखता है कि कैप्टन अजीब तरीके से बातें कर रहा था। वो खुद में ही बड़बड़ाता रहता है और उससे कहता है कि वो अपने डेविल फीट से उसको जला दे। ये देख के शिनरा घबरा जाता है और अचानक से ही वो अडोला की दुनिया से कनेक्ट हो जाता है जहाँ एक लड़की उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है और वो अपनी बातों से उसके अंदर का दबा हुआ गुस्सा सारा बाहर लाने की
कोशिश करती है, लेकिन किसी तरह शिनरा उसको एडोला लिंक से अलग होकर खुद को वहाँ से बाहर ले आता है और कैप्टन से उसके चेहरे के स्कार के बारे में पूछता है। कैप्टन बताते हैं कि कुछ साल पहले शहर में बहुत भयंकर आग लगी थी और जब वो उस आग को बुझाने गया तभी वो एडोला लिंक से कनेक्ट हो गया। तभी एक क्रीचर ने उसके ऊपर हमला कर दिया और ये स्कार उसी का दिया हुआ है और वो एडोला को काफी अच्छे से जानता है। बेटा बेटा तुम अपने एडोला बर्स्ट से मुझे जला दो ना बेटा, बेटा मुझे एडोला लिंक से कनेक्ट करवा दो बेटा। भले ही मेरे पास एडोला बर्स्ट हो पर मुझे नहीं पता कि एडोला लिंक से कैसे कनेक्ट करते हैं। तभी वहाँ पर 3 पुतले आते हैं जिनमें से एक शिनरा के ऊपर हमला करने जाता है जिसे कि कैप्टन रोक देते हैं और हम देखते हैं कि वो 3 स्टूडेंट्स किसी के कंट्रोल में है। तभी शिनरा फिर से एडोला में पहुंच जाता है जहाँ वो लड़की उसे कंट्रोल करने लगती है और वो उसे सभी चीजों को जलाने का ऑर्डर दे देती है। शिनरा उस स्टूडेंट पर हमला करने जाता है पर कैप्टन बीच में आकर उस एडोला के हमले को अपने मुंह पर खाता है। तभी हम हामिया को देखते हैं जो कहती है कि फर्स्ट पिलर ने अपना काम कर दिया है और शिनरा अब उसके कंट्रोल में है। और यहाँ वो फर्स्ट पिलर उस लड़की को कह रही थी क्योंकि एडोला की पावर सबसे पहले उसी को मिली थी। दूसरी पिलर हामिया है, तीसरी शो और चौथा शिनरा। इसके बाद कैप्टन उन तीनों स्टूडेंट्स को बचाने के लिए उन्हें बांध के साइड में रख देते हैं, जिसके बाद पान कैप्टन को हीट रेजिस्टेंस बफ दे देता है और वो शिनरा को पकड़कर अपने ऑफिस से बाहर ले आते हैं ताकि लड़ाई के दौरान उनका ऑफिस तबाह न हो जाए। बाहर आते ही शिनरा कैप्टन के ऊपर हमला कर देता है पर पान की बफ की वजह से उनकी जान बच जाती है। वहाँ पर ओगन और आर्थर भी पहुंच जाते हैं और वो उसकी बुद्धि वापस लाने के लिए उससे लड़ने लगते हैं पर उसके अटैक्स बहुत ज्यादा ताकतवर थे। तो पान उन सभी के ऊपर हीट रेजिस्टेंस अप्लाई करता है और साथ ही उनके मसल्स को और ज्यादा टाइट कर देता है ताकि वो शिनरा के अटैक्स को सह सके। वहीं ये सब देख के आर्थर एक गेम की दुनिया में पहुंच जाता है जहाँ बाकी के लोग उसके पार्टी के मेंबर्स हैं और कैप्टन सोइचिरो उसकी शील्ड। शिनरा जब उसके ऊपर हमला करता है आर्थर अपने एक ही हाथ से उसे रोक देता है, जिसके बाद वो कैप्टन को शील्ड की तरह यूज करके शिनरा के सभी अटैक्स को ब्लॉक करने लगता है। मैं तुम्हें सिर्फ 4 मौके दूंगा, अगर तुम अपने होश में नहीं आए तो मजबूरन मुझे तुम्हें मारना ही होगा। वहीं ओगुन कह रहा था कि आर्थर जितना ज्यादा डम होता जाता है उसकी ताकत उतनी ही ज्यादा बढ़ती रहती है, पर वो इतना बेवकूफ बन कैसे जाता है। तभी हम आर्थर की बैक स्टोरी देखते हैं। आर्थर एक बहुत ही गरीब परिवार से था तो उसके फादर अलग अलग चीजों को सिर्फ इमेजिन करते रहते थे और इसी चीज को उन्होंने आर्थर को भी सिखाया। आर्थर इमेजिन करता है कि उसके माता पिता राजा और रानी हैं और वो एक बड़े से कासल में रहते हैं। एक दिन अचानक ही उसके मम्मी पापा उसे छोड़कर चले जाते हैं और उन्होंने नोट में लिखा था कि उसके माता पिता दुनिया को बचाने के लिए जा रहे हैं और इस कासल की जिम्मेदारी यहाँ के राजा पर है, यानी आर्थर पर। पहले तो नशेड़ियों को बच्चे पैदा करना अलाउड ही नहीं होना चाहिए था, क्या हालत कर दी है बच्चे की। और इसी वजह से आर्थर अभी तक खुद को नाइट किंग समझता है। आर्थर शिनरा की कुटाई करते हुए कहता है तुम तो हीरो बनना चाहते थे तो आखिर एक डेविल जैसे अपने ही लोगों को क्यों नुकसान पहुंचाना चाहते हो। ये सारी चीजें शिनरा एडोला लिंक के अंदर सुन रहा था और वो खुद को ही लात मारता है जिसकी मदद से वो खुद को वापस से होश में ले आता है। वहीं एडोला में वो लड़की जाते जाते उससे कहती है कि 5th पिलर का जन्म हो रहा है। देखते हैं उसके पास पहले कौन पहुंचता है, इवेंजलिस्ट या फिर फायर फोर्स। वहीं शिनरा अब हॉस्पिटल में है और हामिया खुश है क्योंकि यहाँ आने की वजह से उसे पता लग गया कि 5th पिलर का जन्म होने वाला है। ये सुन के वो बंदा एक्साइटेड हो जाता है पर हामिया उसके मुंह पर लात मारती है और उससे कहती है कि वो बस फाइट के लिए तैयार रहे। इसके बाद शिनरा कैप्टन को बता रहा था कि 5th पिलर का जन्म होने वाला है और अपनी हरकतों के लिए माफी मांगने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है। रास्ते में शिनरा आर्थर का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसने ही उसे होश में लाने में मदद की थी, पर ये सुनते ही वो उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है क्योंकि असली शिनरा कभी उसे थैंक यू नहीं कहता। तो शिनरा उससे बहस करने लगता है। वहीं कैप्टन आकिटारो भी अपने सीनियर्स को 5th पिलर के बारे में बताता है जिसे पाने के लिए इवेंजलिस्ट जरूर आएंगे और उन्हें रोकने के लिए उन्हें बैकअप की जरूरत होगी। लेकिन उसका सीनियर कहता है कि वो चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि कंपनी 8 बाकी कंपनीज को एक्सपोज करने के लिए बनी है। तो काफी सारे सीनियर्स इससे खुश नहीं है, यानी कंपनी 8 को इस सिचुएशन को अकेले ही हैंडल करना होगा। इसके बाद हम स्कूल की कुछ लड़कियों को देखते हैं। तभी इनका नाम की लड़की को किसी चीज की स्मेल आती है और वो उन सभी को छोड़कर कहीं जाने लगती है। आगे जाकर उसे 2 बंदे मिलते हैं। वो उन्हें बताती है कि जल्दी वहाँ आग लगने वाली है और अगर वहाँ का क्लाइंट अमीर हुआ तो उनके काफी सारे पैसे बन जाएंगे। इसके बाद वो सभी उस जगह पर पहुँच जाते हैं। तभी एक घर में प्लग की वजह से आग शुरू हो जाती है जहाँ की एक बूढ़ा आदमी रहता था। इनका अंदर जाकर उससे कहती है कि यहाँ जल्द ही आग लग जाएगी और अगर वो अपनी जान बचाना चाहता है तो सारे पैसे उसके हवाले कर दे, तभी वो उसकी जान बचाएगी। वो बूढ़ा उसे पैसे दे देता है और वो सभी उसकी जान बचा लेते हैं। जिसके बाद इनका 60% खुद रखती है और उन दोनों को 20-20% देती है। लेकिन ये चीज उन्हें पसंद नहीं आती, पर इनका कहती है कि सारी मेहनत तो वही करती है क्योंकि उसे पहले ही पता लग जाता है कि आग कहाँ लगने वाली है, जिससे उसे लगता है कि वो शायद 4th जनरेशन की फायर फाइटर है। 2 साल पहले एक भयानक सी आग लग गई थी, पर इनका सूंघ कर पहले ही पता लगा लेती थी कि कहाँ आग लगने वाली है और कहाँ नहीं। तो जहाँ लोग जल कर मर रहे थे वो आसानी से उनके बीचों बीच से निकल कर बच जाती है। तभी इनका एडोला से कनेक्ट हो जाती है और फर्स्ट पिलर उससे बात करने लगती है। तभी शिनरा भी एडोला से कनेक्ट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ इनका को लगता है कि पूरे शहर में कई जगह पर आग लगने वाली है और उसे पता है कि अगली आग कहाँ लगेगी। वहीं कंपनी 8 आग वाली जगह के लिए निकल जाती है और उन्हें पहले से ही इनका के बारे में पता है, पर वो हमेशा से ही फायर फोर्स से बचती हुई आ रही है। इसके बाद हम हामिया को देखते हैं जो कि अपनी पावर से इनका की लोकेशन का पता लगा लेती है। चैरन को जैसे ही इसके बारे में पता लगता है वो पलक झपकते ही उसके सामने आ जाता है। वो इनका को अपने साथ चलने को कहता है। एक बंदा उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो उसे मार डालता है। ये देखकर इनका डर जाती है, पर तभी उसके
उसकी पावर्स अवेकन हो जाती है और उसे स्टार्ट से लेकर गोल तक का कुछ बटन दिखता है और जैसे ही वो उसे ट्रेस करती है चैरन के ऊपर अटैक हो जाता है और चैरन समझ जाता है कि उसने पावर्स को अवेकन कर लिया है, जिसके बाद इनका उसके ऊपर हमला करके वहाँ से भागने लगती है। चैरन उसे रोकने की कोशिश करता है पर इनका उसके हर अटैक को पहले ही देख लेती थी और वो उसके ऊपर फिर से हमला करती है। तभी वो चैरन के ऊपर एक और फायर देखती है और ये अटैक शिनरा करता है। शिनरा उससे कहता है कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो उसे यहाँ बचाने आया है। तभी चैरन के पंटर अजीब से नारे लगाने लगते हैं जिससे उसकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तभी शिनरा उसके ऊपर एक हमला करता है पर इस हमले का उसके ऊपर जरा भी असर नहीं होता और शैरन उसकी धुलाई करने लगता है। इसके बाद जब शैरन उसके पास जा रहा था उसके हर कदम पर वहाँ धमाके हो रहे थे। तुम्हें अपनी पावर्स का यूज करके यहाँ से भाग जाना चाहिए वरना तुम्हारी कब्र यहीं खुद जाएगी। चुप कर बे गेंडू, मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काफी सारे सिविलियंस इन्फर्नल्स में बदलने लगे हैं। ये देख के आयरिस प्रेयर शुरू कर देती है और कैप्टन खुद ही इन्फर्नल्स को मारने लगते हैं। वहीं माकी और वल्कन टैक्यो की मदद से इन्फर्नल्स की लोकेशन देखते हैं और उस लोकेशन पर जा जाकर उन्हें खत्म कर रहे थे। ये सब देखकर आकिटारो समझ जाता है कि इसके पीछे जरूर इवेंजलिस्ट का हाथ है। वहीं वो लोग इन्फर्नल से लड़ते लड़ते परेशान हो जाते हैं तो आकिटारो माकी से कहती है कि वो अपने टाकियों की मदद से हामिया को ढूंढे। माकी जब सर्च करना शुरू करती है थोड़ी देर में ही उसे हामिया मिल जाती है और वो आर्थर को उसकी लोकेशन बता देती है। वहीं शिनरा की बातें सुनकर इनका कहती है कि वो फ्रीडम से जीती हुई आई है तो ना ही किसी को उसे बचाने की जरूरत है ना ही वो किसी के लिए काम करेगी। पर ये सुन के शैरोन भड़क जाता है और वो उससे कहता है कि वो फिफ्थ पिलर है और वो इवेंजलिस्ट के काम आएगी तो फ्रीडम जैसा उसके पास कुछ भी नहीं है। ये सुन के इनका को डर लगने लगता है पर वो डर में खुद को एंजॉय कर रही थी। तभी शिनरा आकर उसे लात मारता है पर उसे देखकर इनका कहती है कि उसे बचने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि जीने का मजा तो खतरों से ही खेलने में आता है। इसे माउंटेन ड्यू को भी लाके वो आगे कहती है कि फायर फाइटर्स लोगों को कमजोर बना रहे हैं और वो हमेशा अपनी जान बचाने के लिए उन पर निर्भर होते हैं। शिनरा कहता है कि सबके पास उसके जैसी पावर्स नहीं होती तो उन्हें लोगों की जान बचानी ही पड़ती है, लेकिन इनका अभी भी उसके खिलाफ है और कहती है कि उसे उनकी सेफ्टी की जरूरत नहीं है, जो कि शिनरा को बड़ा अजीब लगता है। तब इनका को सामने एक अजीबोगरीब सा रास्ता दिख रहा था पर इतना कॉम्प्लिकेटेड होने के बावजूद भी वो स्टार्ट से लेकर गोल तक पहुंच जाती है। इससे शिनरा के ऊपर ब्लास्ट होता है जिसका फायदा उठाकर इनका वहाँ से भाग जाती है। शिनरा उसके पीछे जाना चाहता है पर शैरोन आकर उसे रोक लेता है। इसके बाद हम हिनावा और वल्कन को देखते हैं जिनके सामने बहुत सारे इन्फर्नल्स हैं। वो अकेले उन सब का सामना नहीं कर सकते थे, ऊपर से आयरिस भी वहाँ नहीं थी जो कि उनके लिए प्रे करती। पर तभी उनकी मुसीबत और ज्यादा बढ़ जाती है और वहाँ एक सिंग वाला इन्फर्नल आ जाता है। वहीं हामिया कह रही थी कि जब भी एक एडोला बर्स्ट का जन्म होता है उसके साथ एक या दो डीमन इन्फर्नल्स का भी जन्म होता है क्योंकि वो भी एडोला लिंक से जुड़े होते हैं। तभी हिनावा के पास टमाकी आ जाती है क्योंकि उसने नन की ट्रेनिंग ली थी तो वो उनके लिए प्रे कर सकती है, लेकिन इससे पहले कि वो प्रेयर करना शुरू करती उसका लकी चार्म एक्टिवेट हो जाता है। तभी सभी इन्फर्नल्स उनके ऊपर हमला शुरू कर देते हैं। वल्कन टपकने ही वाला था पर तभी सभी इन्फर्नल्स जम जाते हैं क्योंकि वहाँ करीम पहुंच चुका था, जिसके बाद वो सभी फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये चीज माकी और आकिटारो को भी पता लगती है। माकी पूछती है कि कोई भी टीम ऑफिशियली उनकी मदद नहीं करना चाहती थी तो ये आखिर कैसे आ गया। आकिटारो बताता है ऑफिशियली नहीं, उसने अनऑफिशियली अपने दोस्तों से मदद मांगी थी। वहीं दूसरी तरफ शिनरा शैरोन के पंटरों से घिरा हुआ है। वो फिर से इनका की तरफ जाने की कोशिश करता है पर वो सभी उसे पकड़कर नीचे दबा देते हैं। तभी वहाँ टोरू पहुंच जाता है जो अपनी पावर से शिनरा को फ्री कर देता है और जब उसकी जान खतरे में होती है वहाँ जगरनॉट आ जाता है और वो हमला करके उसे बचा लेता है, जिसके बाद वो दोनों ही साथ मिलकर उन सभी के ऊपर हमला करने लगते हैं। इससे शिनरा को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो इनका तक पहुँच पाता शैरन ऊंची छलांग लगाकर उसे हवा में ही पकड़ लेता है और वो दोनों बिल्डिंग को तोड़ते हुए लड़ने लगते हैं। जिसके बाद शिनरा देखता है कि शैरन के बंदों ने इनका को पकड़ रखा था पर इनका अभी भी कहती है कि उसे उसकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ प्रेयर करते करते आजिस काफी थक चुकी है और उनके पास कोई और प्रेयर करने वाला है भी नहीं। लेकिन तभी वहाँ काफी सारी नन्स आ जाती हैं जो कि लेफ्टिनेंट करीम के कहने पर आई थी। साथ ही वहाँ फायर फोर्स कंपनी 5 और 2 के भी काफी सोल्जर्स आ जाते हैं और वो सभी आकिटारो के कहने पर ही आए थे। दूसरी तरफ आर्थर हामिया पर हमला कर देता है। वहीं उससे लड़ते हुए हामिया समझ जाती है कि वो उसके होते हुए लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाएगी तो वो वहाँ से निकलने का सोचती है क्योंकि उन्हें फिफ्थ पिलर पहले ही मिल चुका है। वहीं इतने सारे सोल्जर्स और नन्स के आने की मदद से वो इन्फर्नल्स को बड़ी ही जल्दी ठिकाने लगा रहे थे। शिनरा इनका को बचाने जाने लगता है पर फिर से उसके सामने शैरोन आ जाता है और शिनरा चाहे जितने मर्जी हमले कर ले उसके हमलों से शैरन को खरोंच भी नहीं आती। और शिनरा देखता है कि पहले की ही तरह जब शैरन चल रहा है उसके पैरों से धमाके हो रहे हैं और वो याद करता है कि जब उसने रॉक साइन का यूज किया था तो उसकी पावर ने अजीब सा रिएक्ट किया था और जब उसने इसके बारे में आकिटारो से पूछा था उसने बताया था कि टाइगर साइन की तरह ये भी उसकी पावर्स को अलग तरीके से कंसंट्रेट करते हैं। पिटाई खाने के बाद शिनरा याद करता है कि जब जब वो चल रहा था उसके पैरों से धमाके हो रहे थे तो उसे लगता है कि शायद वो थर्ड जनरेशन का फायर फाइटर नहीं है, यानी वो सेकंड जनरेशन का फायर फाइटर है और इसलिए उसके अटैक्स उस पर काम नहीं कर रहे थे क्योंकि जब जब वो उस पर हमला करता था शैरन उसी के हमले को रिफ्लेक्ट कर देता था। शैरन उसे शाबाशी देता है कि उसने इस बात का पता लगा लिया पर इसके बाद भी उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। ये चीज शिनरा को भी समझ आ जाती है क्योंकि जब जब वो अपने पावर का यूज करके उस पर हमला करेगा शैरन उसी को उस पर रिफ्लेक्ट कर देगा तो शिनरा बिना अपनी फायर का यूज करे उससे लड़ने लगता है। तो शैरन अपने पंटरों से कहता है कि वो उस पर हमला करें। कुछ देर ऐसा करने के बाद शैरन अपना कामेहामे फायर बॉल क्रिएट कर लेता है और उसके अटैक से शिनरा को काफी
नुकसान पहुंचता है, जिसके बाद शिनरा दिमाग लगाने लगता है कि शैरन पहले तो उसकी एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है, जिसके बाद वो उसी को बाहर निकालकर उस पर हमला करता है। यानी जब शैरन अटैक करता है वो उसके फायर पावर को अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा। यानी ये सारा खेल टाइमिंग का है। इसके बाद शिनरा उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार उसकी टाइमिंग ही खराब हो रही थी। और पिटाई खाने के बाद वो आकिटारू की बात याद करता है। आकिटारू ने कहा था कि इस हैंड साइन को डेविल की सिंग को दिखाने के लिए यूज किया जाता है, और पुराने जमाने में जब रॉक म्यूजिशियंस इसे यूज करते थे उनकी एनर्जी बढ़ जाती थी। और क्योंकि शिनरा भी एक डेविल है, ये साइन उसके शायद बहुत काम आएगा। तो शिनरा सोचता है कि सभी लोग उसे अभी तक डेविल ही बुलाते आए हैं, तो इस बार वो खुद को डेविल मानकर इस पावर का यूज करेगा। जिसके बाद वो दोनों हाथों में अलग अलग साइन बनाकर शैरन पर हमला कर देता है। जिसके बाद जब शैरन उसके ऊपर हमला करने वाला था, वो अपनी परफेक्ट टाइमिंग से उसके ऊपर अटैक कर देता है, और उसने अपने एक ही हमले से शैरन को हरा दिया था। इसके बाद वो इनका को बचाने के लिए जाने लगता है, पर शैरन अभी हारा नहीं था और वो उसके पीछे खड़ा हो जाता है और वो खींच के उसके मुक्का मारता है। दूसरी तरफ हम डीमन इन्फर्नल को देखते हैं, जो कि अपना एक बहुत ही पावरफुल हमला सभी फायर सोल्जर्स पर करता है, लेकिन करीम उसकी पावर्स को यूज करके उसी को फ्रीज कर देता है। लेकिन वो ज्यादा देर तक खुशी नहीं मना पाते, क्योंकि वो डीमन इन्फर्नल उसके बर्फ से बाहर आ जाता है, जिससे लड़ने में वहाँ के सभी सोल्जर्स को काफी मुश्किल हो रही थी और उन्हें समझ नहीं आता कि भला वो उसे कैसे हरा सकते हैं। तो विक्टर अपना दिमाग लगाता है कि कंपनी 7 ने 2 डीमन इन्फर्नल्स को हराया है और दोनों बार ही उन्हें बहुत ज्यादा फायर पावर की जरूरत पड़ी थी। तो वो बगल की बिल्डिंग में देखता है कि वहाँ काफी ज्यादा आग लगी हुई है। तो विक्टर प्लान बनाता है कि सभी सोल्जर्स उस डीमन इन्फर्नल को एक बड़े से ग्राउंड में लेकर जाएंगे, जहाँ माकी उसका इंतजार कर रही होगी, जिसे सेकंड जनरेशन के सारे फायर सोल्जर्स आग प्रोवाइड करेंगे। माकी सारे फायर्स को इकट्ठा करके वहाँ फायर स्टॉर्म बना देती है। वो सभी डीमन इन्फर्नल को वहाँ तक ले जा चुके हैं और अब उन्हें फायर स्टॉर्म में उसे धक्का देना है। तो वल्कन और आकिटारू वाटर कैनन का यूज करके उसे फायर में भेज देते हैं। इसके बाद इन्फर्नल जब काफी ऊंची जगह पर चला जाता है, हिनावा अपनी बजूका का यूज करके उसे शूट करता है, जिसकी स्पीड और पावर वो उस फायर से और ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे वो इन्फर्नल को हराने में कामयाब होते हैं। पर वो फायर स्टॉर्म माकी के कंट्रोल से बाहर चला जाता है। तो करीम अपनी पावर्स का यूज करके उस पूरे फायर स्टॉर्म को एक ही झटके में जमा देता है। वहीं दूसरी तरफ हम इनका को देखते हैं, जो कि तबाही को देखकर खुश हो रही थी और शैरन शिनरा से कहता है कि वो पहला इंसान है जिसने उसे हिट किया है। मैंने अगर तुम्हें एक बार हिट किया है तो मैं फिर से करूंगा। वहीं हामिया, जो कि आर्थर से लड़ रही थी, कहती है कि उनके जाने का समय हो चुका है और आर्थर ये देख के हैरान हो जाता है कि हामिया अपनी पावर्स को मैग्नेट की तरह भी यूज कर सकती है। शैरन अपने पंटरों से कहता है कि वो इनका को लेकर यहाँ से चले जाएं। तो शिनरा इनका से कहता है कि वो अपनी पावर्स का यूज करके उनसे दूर हट जाए और वो अपने भाई के बारे में भी बताता है, जिन्हें इवेंजलिस्ट ने ब्रेन वॉश करा हुआ है। शैरन उससे कहता है कि उसे अपनी फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि उसे पता लग चुका है कि वो उस पर कैसे अटैक कर रहा है और अब वो चीज दोबारा उस पर काम नहीं करने वाली। वही इनका सोच रही थी कि अगर वो फायर फोर्स के साथ गई तो वो उसे पहले तो जेल भेज देंगे, पर उसके बाद उसकी जिंदगी आराम से बीतेगी। पर अगर वो इवेंजलिस्ट के साथ गई तो वहाँ बहुत खतरा होगा। पर क्योंकि इस सन की औरत को खतरा पसंद है तो वो इवेंजलिस्ट के साथ जाना चाहती है। साली चादर मोड़ औरत, इन इवेंजलिस्ट ने सिर्फ तुझे उठाने के लिए देख कितनी सारी तबाही मचाई है और तू इसके साथ जाना चाहती है। हम यहाँ लोगों को बचाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इस सन की औरत के सर में कुछ नहीं जाता और वो कहती है कि इवेंजलिस्ट चाहे जिसको मर्जी मारे, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है और उसने अपना डिसीजन बना लिया है। ये सुन के मेरी तरह ही शिनरा को बड़ा गुस्सा आ जाता है और वो जाके एक इवेंजलिस्ट को मुक्का मारता है। वैसे अगर मैं उसकी जगह होता तो इस लड़की को पहले मारता। तभी शैरन खींच के उसके मुक्का मारता है, जिससे वो दीवार में टकरा जाता है। शिनरा इनका से कहता है कि अगर वो इवेंजलिस्ट के साथ गई और अगर उसकी वजह से किसी की भी जान गई तो वो अपने हाथों से उसे मार डालेगा। लेकिन इनका स्माइल करती हुई शैरन के साथ चली जाती है। जब इनका हामिया को देखती है वो हैरान हो जाती है, क्योंकि वो चारों तरफ से बिजली से घिरी हुई है और उसे लगता है कि अगर कोई भी उससे लड़ा तो वो उसकी खटिया खड़ी कर देगी। तब इनका का वही चोर वाला दोस्त पहुंच जाता है और वो शैरन को शूट करना चाहता था, क्योंकि उसने उसकी दोस्त की जान ली थी। शैरन उसे मारने जा ही रहा था, तब इनका अपनी उंगली दिखाती है। वो सोचती है कि वो ऐसा करना तो नहीं चाहती, पर यही फेट है और वो गोल तक अपनी उंगली ले जाकर अपने दोस्त की ही जान ले लेती है। इसके बाद शिनरा बाकियों के पास पहुंच जाता है और वो माफी मांगता है, क्योंकि वो अपने मिशन में फेल हो गया था। पर आर्थर कहता है कि उसे निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हामिया के मुंह से उसने सुना था कि टोटल 8 पिलर्स हैं, तो आगे जाकर भी उन्हें पिलर्स मिलने वाले हैं। लेकिन शिनरा अभी भी काफी उदास था। तभी वहाँ काफी सारे लोग आ जाते हैं और वो उनका शुक्रिया अदा कर रहे थे उनकी जान बचाने के लिए। इसके बाद हम कंपनी 4 और कंपनी 1 को देखते हैं, जो कि किसी तरह से कंपनी 1 की मदद करने के बारे में सोच रहे थे, पर करीम और टोमी तो पहले से ही उनकी मदद कर रहे हैं। इसके बाद हम कंपनी 2 के बेस में जाते हैं, जो कि टाकेरू यानी जगरनॉट की मदद लेकर कुछ प्लान कर रहे हैं। वहीं जोकर के पूछने पर विक्टर फाइट की सारी डिटेल्स उसे दे देता है और वो कहता है कि उसको रिसर्च के लिए जोकर की जरूरत होगी, तो वो क्यों ना न्यू आइडेंटिटी बनाकर फायर फोर्स को ज्वाइन कर ले। आगे हम कंपनी 8 को देखते हैं, जहाँ कैप्टन सभी को बता रहे थे कि उन्हें बाकी कंपनीज के साथ ज्वाइंट मिशन में जाना होगा, क्योंकि इवेंजलिस्ट का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। इन्होंने पहले ही एक रिचुअल कर अर्थ के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और अब सभी को समझ आ चुका है कि वो ये चीज दोबारा भी कर सकते हैं। इसलिए वो चाइनीज बॉर्डर पर जाकर रिसर्च करना चाहते हैं, क्योंकि वहीं से उन्हें इवेंजलिस्ट के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसके बाद वो सभी अपने नए मिशन
के लिए वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ की उनके लीडर लेफ्टिनेंट पान है। इसके बाद वो सभी शिप में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ जगरनॉट शिनरा को बताता है कि वो पहले चाइनीज बॉर्डर पर ही रहा करता था, इसलिए उसे इस मिशन पर गाइड की तरह भेजा गया है। कुछ दिनों के सफर के बाद अपनी सारी टोली चाइनीज बॉर्डर पर पहुंच जाती है। इतने दिनों बाद जमीन को देखकर ये तीनों बड़े खुश हो जाते हैं और नीचे उतरते ही वो मिट्टी खाने लगते हैं। तमाकी इसकी कंप्लेंट लेफ्टिनेंट से करती है, पर वो तो खुद ही मिट्टी खा रहा था और ये वही प्राणी है जिसने उन्हें मिट्टी खाना सिखाया था। आगे पान सभी से कह रहा था कि अभी तक वो अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचे हैं, पर जाने से पहले उन्हें यहाँ से सप्लाईज इकट्ठा करनी है। तभी वहाँ पर जगरनॉट की मॉम आ जाती है, तो पान कहता है कि माँ बेटा थोड़ी बातें कर ले, तब तक वो लोग सप्लाईज इकट्ठा कर लेंगे। जगरनॉट की मॉम उसे बताती है कि उनकी आलुओं की खेती को कोई नुकसान पहुंचा रहा है, जो सुन के उसे गुस्सा आ जाता है। इसके कुछ समय बाद वो सभी वहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहाँ एक बंदा उन्हें वार्न करता है कि रास्ते में जमीन से कुछ जहरीली गैसें निकलती हैं और साथ ही वहाँ उन्हें डाकुओं से भी बचकर रहना होगा। इसके बाद वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं, पर क्योंकि सिर्फ विक्टर ने ही मास्क पहना था, बाकी सभी उस गैस को सूंघ लेते हैं, जिसकी वजह से वो सभी नशे में धुत थे और अजीब अजीब सी हरकतें करने लगते हैं। जहाँ शिनरा जगरनॉट पर बैठकर उसे किसी रोबोट की तरह ऑपरेट करता है और वो साथ में मिलकर आसपास के पहाड़ों को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। लेकिन नशे में होने पर भी पान सभी को डांट के वापस से अंदर बुलाता है। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक बड़ा सा सांप दिखता है, पर शिनरा को लगता है कि ये शायद उसकी हेलुसिनेशन है, पर विक्टर बताता है कि वो सच में वहाँ है। पर ये सुन के शिनरा का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि वो स्नेक उससे मदद मांग रहा था। तभी वहाँ एक मोल आ जाता है और वो कहता है कि वो उससे मदद मांग रहा था, जिसके बाद वो उनकी गाड़ी में आकर बैठ जाता है। वो सभी उसे गाड़ी से नीचे उतरने को कहने लगते हैं, पर तभी वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर मोल उनसे बात कैसे कर पा रहा है। आखिर उसे उठाकर उसकी कुटाई करने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये शायद किसी तरह का इन्फर्नल है। पर तभी उसके बैग से एक आलू गिर जाता है और जगरनॉट समझ जाता है कि ये वही मोल है जिसने उसकी माँ की खेती की ऐसी की तैसी कर रखी है। जगरनॉट उसका कीमा बनाने ही वाला था, पर मोल उससे कहता है कि वो उनकी काफी मदद कर सकता है, क्योंकि वो इसी एरिया में रहता है, तो वो उन्हें सारी जानकारी दे सकता है। वहीं पीछे से स्नेक अभी भी उनके ऊपर हमला कर रहा था, तो पांच शिनरा और ओगुन से कहते हैं कि वो उसे ठिकाने लगा दें, जिसके बाद शिनरा और ओगुन दोनों ही वहाँ से बाहर आ जाते हैं। ओगुन सबसे पहले अपने फायर स्पेयर का यूज करके उसके ऊपर हमला करता है और शिनरा भी उसकी इसमें मदद कर रहा था। मोल के पूछने पर वो बताते हैं कि वो ओएसिस जा रहे हैं। ये सुन के मोल खुश हो जाता है, क्योंकि वो पहले ओएसिस में ही रहा करते थे, पर एक इन्फर्नल की वजह से उन्हें वहाँ से भागना पड़ा। इसके बाद हम बाहर उन दोनों को उस स्नेक से लड़ता हुआ देखते हैं और उन दोनों से पिटाई खाते खाते स्नेक परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो सभी मोल की गर्दन पर चाकू रखकर उससे सारी सच्चाई उगलने को कहते हैं। मोल उनसे कहता है कि जिस जगह पर वो रहते थे वो बड़ी हरी भरी थी, वो इस तरह बंजर बिल्कुल भी नहीं थी और वहाँ सारे जानवर घुल मिल के रहा करते थे। पर एक दिन उनके ऊपर हमला हो गया, जिसकी वजह से अपनी जान बचाने के लिए उन्हें वहाँ से भागना पड़ा और वो अपने दोस्तों से भी बिछड़ गया। तभी वहाँ एक कौओं का झुंड आता है, जिसमें से एक कौआ उसका दोस्त था और वो उससे बात करने चला जाता है। वहीं ये देख के वो सभी हैरान हो जाते हैं कि यहाँ के सभी जानवर बात कैसे कर सकते हैं, यहाँ चल क्या रहा है। इसके बाद वो रात को रुकने का वहीं डिसाइड करते हैं और उन्हीं जानवरों से बात कर रहे थे। मोल बताता है कि वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे, पर तभी इन्फर्नल्स ने उनके ऊपर हमला कर दिया। उन्होंने उनसे लड़ने की कोशिश की, पर वो उनके सामने नहीं टिक सके और उन्हें वहाँ से बाहर आना पड़ा। और क्योंकि उनके पास खाने पीने का सामान नहीं था, तो वो इंसानों का सामान चुराते थे। इसके बाद हम शिनरा और ओगुन को देखते हैं, जिनके सामने ऐसा लग रहा था जैसे जमीन पर तारे उगे हों, पर गौर से देखने पर शिनरा को पता लगता है कि वो सारे के सारे इन्फर्नल्स हैं। तभी वहाँ पर क्रो पहुँच जाता है और वो उन्हें बताता है कि इन्फर्नल्स तब से यहाँ मौजूद हैं जब कुछ लोगों ने रिचुअल का यूज करके अर्थ के टुकड़े टुकड़े कर दिए और यहाँ पर लावा आ गया, जिससे काफी सारे इन्फर्नल्स का जन्म हुआ। पर क्योंकि इन्फर्नल्स अपने आप नहीं मरते, तो ये अभी तक ऐसे ही भटकते रहते हैं। शिनरा उन सभी को मारकर उनकी तकलीफ से फ्री करना चाहता है, पर ओगुन कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, उन्हें अपने काम पर ही फोकस करना होगा। अगले दिन वो सभी ओएसिस तक पहुंच जाते हैं। शिनरा जब वहाँ जाता है, वो हैरान हो जाता है कि इस बंजर जगह की बीचों बीच ऐसा हरा भरा जंगल भी है। क्रो बताता है कि ये सब कुछ टैबरनैकल की बदौलत ही है और शिनरा देखता है कि वो टैबरनैकल बिल्कुल टोक्यो एम्पायर के अमातेरासु जैसा दिखता है। विक्टर समझ जाता है कि ये अमातेरासु का छोटा वर्जन है, जिसे कि शायद वल्कन के एंसेस्टर्स ने बनाया होगा। इसके बाद वो उस टैबरनैकल को देखने के लिए जंगल के और अंदर चले जाते हैं। तभी मोल उन्हें रोकते हुए कहता है कि अगर वो इसके और अंदर गए तो उन्हें इन्फर्नल से लड़ना होगा। तभी वहाँ पर कुछ इन्फर्नल डॉग्स पहुंच जाते हैं और उनके ऊपर हमला करने लगते हैं। मोल बताता है कि उन लोगों की बातें नहीं समझ सकते, तो टमाकी उनके लिए प्रे करना शुरू कर देती है और आर्थर उन्हें मारने लगता है। वहीं शिनरा जब थोड़ा आगे जाता है, वो डोला लिंक से कनेक्ट हो जाता है और एक आवाज उससे कह रही थी कि उसे इस जंगल को बचाना होगा। ये चीज शिनरा विक्टर को बताता है और कहता है कि उसे ये आवाज टैबरनैकल के अंदर से आ रही है, पर टैबरनैकल कोई जिंदा चीज तो है नहीं, तो वो शिनरा से भला बात कैसे कर सकती है। इस बारे में वो जाकर मोल से पूछते हैं। मोल बताता है कि काफी साल पहले जब लोगों ने रिचुअल करके अर्थ के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, तो वो इस जगह पर पहुंचे। उस वक्त यहाँ की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी और टैबरनैकल भी किसी काम का नहीं था। तभी काले कपड़ों में एक औरत आई और उसी ने वहाँ के सभी जानवरों को बोलना सिखाया और जब वो लोग भूख से मरने वाले थे, तब उसने अपनी फायर पावर का यूज किया और देखते ही देखते उनकी भूख खत्म हो गई। पर एक दिन उसने अपनी पावर्स का यूज करके टैबरनैकल को एक्टिवेट कर दिया और उसी दिन से वो औरत दोबारा उन्हें नहीं दिखी। ये ओएसिस उस टैबरनैकल की वजह से ही एग्जिस्ट करता है
और हम जिंदा हैं। वो एक दिन शायद यहाँ वापस आएगी और तब तक हम इसे कुछ भी नहीं होने देंगे। शिनरा समझ जाता है कि ये वही लेडी है जिसने उसे जंगल को बचाने कहा था। तभी वहाँ एक इन्फर्नल आ जाता है जिसे देखकर विक्टर डर जाता है और एक ट्रैप में फंस जाता है। वो ट्रैप उसे उछालकर लकड़ी की कीलों पर फेंकने ही वाला था, पर ऐन वक्त पर पान उसकी मदद कर देता है। उसी वक्त इन्फर्नल भी उस पर फायर से हमला कर देता है। तभी शिनरा आकर उस इन्फर्नल को हरा देता है और विक्टर ये देखकर हैरान था कि पान की पावर्स ने उसे दोनों अटैक से बचा लिया था। तभी वहाँ काफी सारे इन्फर्नल्स आ जाते हैं। ये देखकर टमाकी प्रेयर स्टार्ट करती है और ओगुन अपने अटैक से एक एक करके इन्फर्नल्स को मारने लगता है, जिसमें कि आर्थर भी उनकी मदद कर रहा था। वहीं कुछ इन्फर्नल्स ने शिनरा और विक्टर को घेर लिया है और ओगुन अपने एक ही हमले से कई सारे इन्फर्नल्स को मार गिराता है। तभी एक इन्फर्नल बोलने लगता है कि वो लोग कौन है और यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इन्फर्नल को बोलता हुआ देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं, पर शिनरा कहता है कि ये पहला इन्फर्नल नहीं है जो कि बात कर सकता है। तभी इन्फर्नल्स उनके ऊपर हमला शुरू कर देते हैं, तो वो पूरी टीम मिलकर उन्हें मारने लगती है। एक इन्फर्नल जब पान पर हमला करने जाता है, वो उससे कहता है कि अगर उन्हें टैबरनैकल चाहिए तो उसे रख सकते हैं, पर वो यहाँ के जानवरों को चैन से रहने दें। पर इन्फर्नल कहता है कि टैबरनैकल किसी को जिंदगी देने के लिए नहीं बल्कि दुनिया को तबाह करने के लिए बना है। ये सुन के शिनरा सभी को बताता है कि जब वो वल्कन से मिलने गया था, जियोवानी अमातेरासु की चाबी ढूंढ रहा था। शायद इसकी मदद से वो कुछ ऐसा कर दें जिससे अमातेरासु दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के काम आए। तभी मोल आर्थर के ऊपर हमला कर देता है और कहता है कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, और उसे याद दिलाता है कि यही वो टैबरनैकल है जो कि उन सभी जानवरों को जिंदगी दे रही है। इसके बाद हम एक डीमन इन्फर्नल को देखते हैं जिसके सामने छोटे इन्फर्नल्स कुछ स्टोन टैबलेट्स लेकर आए थे। ये देखकर वो बड़ा खुश हो जाता है क्योंकि वो इन टैबलेट्स की मदद से वो आखिरकार टैबरनैकल को शुरू कर सकता है। तभी वहाँ पर एक इन्फर्नल आकर उसे बताता है कि यहाँ पर काफी सारे फायर सोल्जर्स आ चुके हैं जो उनके प्लान को बर्बाद कर सकते हैं। तो डीमन इन्फर्नल सभी को ऑर्डर दे देता है कि वो उन इंसानों को ठिकाने लगा दें। वहीं दूसरी तरफ अपनी टीम ने सभी इन्फर्नल्स को हरा दिया था। इसके बाद मोल उन्हें बताता है कि काफी सारे इन्फर्नल स्टोन टैबलेट को इकट्ठा कर रहे हैं और वो ये सारी चीजें दो सींग वाले इन्फर्नल को ला कर देते हैं। ये सुन के वो सभी घबरा जाते हैं क्योंकि एक डीमन इन्फर्नल का सामना उनकी टीम नहीं कर पाएगी। पान सभी से कहता है कि वो सबसे पहले टैबरनैकल में जाकर इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो इससे पहले उन्हें सभी फाइट्स को अवॉइड करना होगा। ये सुन के मोल उदास हो जाता है क्योंकि वो चाहता है कि सभी इन्फर्नल्स खत्म हो जाएं। तो शिनरा उससे कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारा जंगल वापस जरूर दिलाऊंगा क्योंकि मैं एक हीरो हूँ, और बोनस के तौर पर उन इन्फर्नल्स को भी परलोक भेज दूंगा। इसके बाद वो सभी टैबरनैकल तक पहुँच जाते हैं। पान आधी टीम को बाहर रखवाली करने को कहते हैं और आधी टीम अंदर रिसर्च करने जाएगी। अंदर जाने पर उन्हें काफी सारे स्टोन टैबलेट्स दिखते हैं, पर उन्हें समझ नहीं आता कि इन सारे नंबर्स का मतलब क्या है। वहीं बाहर की तरफ वो दोनों चारों तरफ से इन्फर्नल से घिर जाते हैं और वहाँ डीमन इन्फर्नल भी पहुंचा हुआ है। उसके ऑर्डर पर सभी इन्फर्नल्स उनके ऊपर हमला कर देते हैं और उसकी लड़ाई शिनरा से शुरू हो जाती है। शिनरा उसके सभी अटैक्स को डॉज करता हुआ उसकी छाती पर किक लैंड करता है, पर शिनरा के हमले से उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। पर वो इन्फर्नल उसके काफी पास से उसके ऊपर हमला करता है, पर शिनरा अपनी यूनिफॉर्म की वजह से ज्यादा डैमेज नहीं होता। वो लोग चाहकर भी यहाँ से नहीं भाग सकते थे क्योंकि उनकी आधी टीम टैबरनैकल के अंदर है। तभी शिनरा अडोला लिंक से कनेक्ट हो जाता है और उसे वही औरत दिखती है। वहीं टैबरनैकल के अंदर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब लिखा क्या है। तभी आर्थर कहता है कि ये तो पाई है। ये सुनकर वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं कि इस मंदबुद्धि को पाई के बारे में पता कैसे है। आर्थर कहता है कि वो एक नाइट किंग है, इसलिए उसे इस बारे में पता है। कितना लॉजिकल आंसर दिया है बंदे ने, शाबाश। वहीं इतने सारे नंबर्स को कैलकुलेट करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो विक्टर उनकी फोटो खींचने लगता है ताकि वो टोक्यो में वापस जाकर इन्हें एनालाइज कर सके। वहीं शिनरा अभी भी अटोला की दुनिया में है। तभी इन्फर्नल्स उसके ऊपर हमला कर देते हैं, पर ओगुन आकर उसे बचा लेता है और उसे डांट लगाता है कि फाइट के दौरान वो कहाँ गायब हो गया था। इसके बाद तमाकी भी प्रेयर करते हुए कुछ इन्फर्नल्स को मार गिराती है और ओगुन भी अपनी फायर पावर का यूज करके काफी सारे इन्फर्नल्स को एक ही झटके में मार गिराता है। अपने सभी पंचरों को मारा जाता हुआ देखकर डीमन इन्फर्नल को गुस्सा आ जाता है, और क्योंकि उन्होंने लड़ाई तमाकी की प्रेयर करने के बाद ही शुरू की थी, तो उसे लगता है कि इसके पीछे उसी का हाथ है। तो वो सबसे पहले उसी को मारने पहुंच जाता है, पर ऐन वक्त पर जगरनॉट बीच में आ जाता है और इन्फर्नल का हाथ उसके शरीर के आर पार हो जाता है। तभी शिनरा आकर उस इन्फर्नल को जोर की किक मारता है। वहीं सभी लोगों को लग रहा था कि जगरनॉट मर चुका है, पर तभी वो कहता है अपन बिल्कुल ठीक है भाई लोग, क्योंकि अपन थोड़ा सा डरपोक है, तो मैं आउटफिट के अंदर आउटफिट पहन के रखता है और इधर उधर मटकता रहता है ताकि सेंटर में कोई हमला करे तो मेरे को कुछ ना हो। तभी कुछ इन्फर्नल डॉग्स उसके ऊपर हमला कर देते हैं और उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अब तो जगरनॉट मर ही गया होगा, पर तभी वो एक और आउटफिट निकालता है और फिर से पहले जैसा हो जाता है। ये सब देखकर इन्फर्नल का भी दिमाग खराब हो जाता है, तो वो उनसे लड़ने के लिए अपना वेपन निकाल लेता है। वो जब अपने स्काइथ को जमीन पर मारता है, जमीन से बहुत ज्यादा आग बाहर आती है और जब वो उसे स्विंग करता है, वहाँ बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं। शिनरा अपने डेविल साइन का यूज करके उसके ऊपर हमला करता है, पर इससे इन्फर्नल का कुछ भी नहीं बिगड़ता और शिनरा को नहीं लगता कि उसके पास इतनी ताकत है कि वो उस इन्फर्नल को हरा सके। तभी इन्फर्नल उनके ऊपर हमला कर देता है। वहीं फाइट के दौरान वो औरत शिनरा से बार बार कहने लगती है कि फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करो। शिनरा कहता है कि वो पूरी कोशिश कर
रहा है। इसके बाद हम अंदर वाली टीम को देखते हैं जो कि टैबरनैकल के कोर तक पहुंच गए हैं और वो फिलहाल शॉक में हैं क्योंकि उन्हें अंदर से इंसान के हार्ट बीट जैसी आवाज आ रही है और वो अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी फील कर पा रहे थे। तभी वो देखते हैं कि एक की होल के अंदर एरो घुसा हुआ है और साथ ही साइड में 7 एरोज पड़े हुए हैं, यानी वहाँ टोटल 8 एरोज हैं। ये सुन के विक्टर का दिमाग फटने लगता है क्योंकि उसने सारी चीजें कनेक्ट कर ली थी। ये 8 एरोज 8 पिलर्स के लिए हैं जो कि सैक्रिफाइस प्रेजेंट करते हैं और अगर टैबरनैकल और अमातेरासु दोनों की ही पावर का सोर्स अडोला बर्स्ट है तो जैसा कि जोकर की इन्वेस्टिगेशन में पता लगा था ये दोनों ही किसी अडोला बर्स्ट पोजेस करने वाले इंसान के जरिए ही चलती हैं, यानी जरूर इसके अंदर वही काले कपड़ों वाली औरत होगी। वहीं बाहर शिनरा दोबारा से अडोला लिंक से कनेक्ट हो जाता है तो ओगुन को अकेले ही उस इन्फर्नल से लड़ना पड़ता है। वो उसकी मदद मांगता है पर शिनरा कहता है कि उसे कुछ समय चाहिए और वो खुद उससे बात करने लगता है। अगर तुम वही हो जिसने इन जानवरों को बचाया है तो क्या तुम मुझे वो ग्रेस दे सकती हो जैसे कि इवेंजलिस्ट ऑफर करती है। ये सुन के ओगुन स्माइल करता है और कहता है कि पता नहीं ये सब क्या चल रहा है पर मैं तुम्हें थोड़ा समय तो दे ही सकता हूँ। तमाकी उससे पूछती है कि क्या तुम्हें मदद चाहिए पर ओगुन कहता है कि नहीं, इतना तो मैं अकेला ही संभाल लूंगा और वो अपनी टेक्निक फ्लेमिंग इंक का यूज करता है जिससे उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो इन्फर्नल पर अटैक करने लगता है। सबसे पहले तो वो उसे उठाकर दूर फेंक देता है और उसे जरा भी मूव करने का मौका नहीं देता और लगातार उसके ऊपर हमला करता रहता है। वहीं उसे लड़ता हुआ देखकर तमाकी समझ जाती है कि जो रूमर्स वो सुन रही थी कि फोर्थ के पास कोई ऐसा बंदा है जो कि कैप्टन बर्न्स जितनी हीट जनरेट कर सकता है वो ओगुन ही है। वहीं लगातार इतनी सारी पिटाई खाने के बावजूद भी उस इन्फर्नल का कुछ भी नहीं बिगड़ता। वहीं इतना मारने की वजह से ओगुन ओवरहीट हो जाता है पर इससे पहले कि इन्फर्नल ओगुन पर हमला करता तमाकी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और वो जगरनॉट की भी मदद मांगती है पर उसकी फटी पड़ी थी तो वो अकेले ही उसके पास चली जाती है और उसे उठा के जगरनॉट की तरफ फेंक देती है। डर के मारे जगरनॉट उसके ऊपर लगातार हमला करता रहता है पर उसका एक अटैक जंगल के अंदर चला जाता है जो देख के मोल उस पर गुस्सा करने लगता है। वहीं ओगुन फिर से उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तमाकी उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि ओवरहीटिंग की वजह से उसकी बॉडी राख में बदल सकती है। नेगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे लड़ना ही पड़ेगा। अगर मैंने उसे मौका दे दिया तो पता नहीं क्या क्या तबाही मचाएगा। जिसके बाद ओगुन अपनी स्पीड का यूज करके उस इन्फर्नल से लड़ने लगता है और उसे हवा में उछाल कर जमीन पे पटक देता है पर अभी भी वो शांत नहीं होता और उसके ऊपर मुक्कों की बरसात करने लगता है। पर अब वो काफी ज्यादा थक चुका था और वो शिनरा से कहता है कि जो भी प्लान कर रहा है जल्दी कर दे, मैं ज्यादा देर तक ये नहीं संभाल पाऊंगा। इसके बाद ओगुन फायर को बॉल की तरह बना लेता है और जब वो उसे थ्रो करता है इन्फर्नल उसे ब्लॉक नहीं कर पाता और उड़ता हुआ पीछे जाने लगता है। वहीं शिनरा उस औरत से कह रहा था कि अगर वो चाहती है कि वो इस जंगल को बचाए तो उसे उसके साथ अपनी पावर्स को शेयर करना होगा। वो कहती है कि अगर वो मदद कर सकती तो जरूर करती, लेकिन अब उसके पास ज्यादा पावर नहीं है। अगर वो अपनी ग्रेस देती भी है तो वो सिर्फ 1 सेकंड तक ही रहेगा, इतनी देर में वो भला क्या ही कर लेगा। लेकिन ये सुन के शिनरा बस स्माइल करता है। मैं इस फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ पर पहले मुझे ये बताओ कि मैं तुमसे वही अडोला स्मेल कर पा रहा हूँ जैसा कि उस इवेंजलिस्ट का है। आखिर तुम हो क्या? वो कहती है कि वो भी एक इंसान ही है। तुमने कहा था कि तुम दुनिया को रिवाइव करने आई हो तो वो इवेंजलिस्ट क्या करना चाहती है? लेडी कहती है कि उसका गोल मिस्टीरियस और बहुत खतरनाक है। वो इस पूरी दुनिया को आग से भर देना चाहती है। जिसके बाद वो शिनरा को अपना ग्रेस दे देती है। जिसके बाद शिनरा उसके ऊपर हमला करने जाता है और इस दौरान ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरा समय रुका हुआ हो। वो पार्टिकल में बट के उस इन्फर्नल पर हमला करता रहता है और उसे भी अपनी पावर समझ आ जाती है कि वो इतनी तेजी से जाता है कि वो टाइम को रिवर्स करता है जिसकी वजह से उसकी बॉडी पार्टिकल से फिर से इंसान में बदलती है। फाइट के दौरान वो डीमन इन्फर्नल का पास्ट देखने लगता है। रिचुअल के बाद जब अर्थ के टुकड़े टुकड़े हो गए थे तब इसकी सारी फैमिली, धन दौलत सब कुछ तबाह हो गया और ये सिर्फ अकेला ही बचा था। आगे जाकर उसे एक स्पेशल रिफ्ट दिखती है पर वो उसके दूसरी तरफ नहीं जा पाता। तभी दूसरी तरफ से इवेंजलिस्ट बाहर आ जाती है। इवेंजलिस्ट को देखकर उसे लगता है कि वो भगवान है और वो फिर से उसकी फैमिली और शोहरत वापस देने आई है। लेकिन इवेंजलिस्ट उसके शरीर में वही बग दे देती है जिससे वो इन्फर्नल में बदलने लगता है और ट्रांसफॉर्मेशन के कंप्लीट होते ही उसका दिमाग सठिया जाता है और उसे लगता है कि वो इस ताकत से नया भगवान बन सकता है। वहीं प्रेजेंट में शिनरा उसे किक करके उसे खत्म कर देता है। ओगुन के साथ साथ बाकी सभी हैरान थे क्योंकि एक इंस्टेंट में ही उनके सामने से इन्फर्नल और शिनरा दोनों ही गायब हो चुके हैं और वो समझ जाते हैं कि पलक झपकते ही शिनरा ने उसे हरा दिया है। वहीं शिनरा जब वापस आ रहा था वो फिर से अडोला लिंक से कनेक्ट हो जाता है और वो औरत उसे बताती है कि उसको भी अपनी ताकत एक इवेंजलिस्ट के बग से ही मिली है और जब वो 250 साल पहले यहाँ पर आई, ये टैबरनैकल यहाँ पर पहले से ही मौजूद था तो उसने अपने अडोला बर्स्ट का यूज करके इस जगह को जानवरों के लिए ओएसिस में बदल दिया। शिनरा समझ जाता है कि टैबरनैकल या अमातेरासु का यूज अच्छाई और बुराई दोनों के लिए ही किया जा सकता है। आगे वो लेडी उसे बताती है कि जितने भी गॉड्स या रिलीजन इस दुनिया में आए हैं वो सारे विजन्स इवेंजलिस्ट की ही देन है। यहाँ तक कि जो हेल और डेविल की बातें होती हैं ये सारी चीजें अडोला के विजन्स पर ही बेस्ड हैं जिसे उस इवेंजलिस्ट ने सबको दिखाया है। यानी एशियंट समय से ही इवेंजलिस्ट पूरी ह्यूमन काइंड को मैनिपुलेट करती आई है और जिस भगवान को लोग पूजा
पूजा करते हैं वो सब कुछ उसी इवेंजलिस्ट ने बनाया है। भाई साहब कितना ज्यादा डीप हो गया ये। इसके बाद जब शिनरा वहाँ अंदर जाता है उसे उस लेडी की आवाज नहीं आती, तो उसे लगता है कि ग्रेस शेयर करने की वजह से अब वो सो रही है। तो शिनरा उसकी मदद के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद विक्टर उसे सारी चीजें बता देता है कि वो 8 पिलर सैक्रिफाइसेस हैं। तो शिनरा को लगता है कि शायद जिस फर्स्ट पिलर की वो बातें कर रहे थे वो लड़की अमातेरासु में है। इसके बाद वो सभी वापस जाने लगते हैं, जहाँ की शिनरा सपने में फर्स्ट पिलर को देखता है और वो उससे पूछता है कि क्या वो सच में अमातेरासु में है। लेकिन तभी लिeutenant पान उसे जगा देते हैं क्योंकि वो टोक्यो में वापस पहुंच चुके हैं। वहीं वो सारी चीजें अभी भी शिनरा को परेशान कर रही थी। तो विक्टर कहता है कि अगर वो सच है इसका मतलब ये है कि होली सोल टेम्पल के सारे स्क्रिप्चर्स झूठ कहते हैं। कई साल पहले ह्यूमन रेस आग की वजह से पूरी तरह से खत्म हो गई। वो भयानक आग सब चीजों को चलाती गई और इतने सालों से बने सभी कल्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया। पर उस राख में से एक इंसान आया जिसे आगे जाकर रैफल्स नाम से जाना गया। रैफल अपने डिसाइपल्स के साथ नई लाइट को ढूंढने निकला और उसने आखिरकार उस चीज को ढूंढ लिया। उन्हें बिना किसी इम्प्योरिटी वाला फ्लेम मिला, जिसके बाद उन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज करके अमातेरासु को बनाया। उसी सीक्रेट फ्लेम ने यहाँ के सभी लोगों को लाइट प्रोवाइड की और इस कंट्री की फाउंडेशन बनी। वहीं शिनरा सोचने लगता है कि ये पूरी कंट्री अडोला बर्स्ट की वजह से ही चल रही है और अगर अडोला बर्स्ट इवेंजलिस्ट ने दिया है तो यानी इस कंट्री को उसी ने बनाया है, पर अब वो इसे डिस्ट्रॉय क्यों करना चाहती। इसके बाद वो सभी कैप्टन आर्किटारो को जाकर सारी बातें बता देते हैं। ये सुन के उन सभी को झटका लगता है क्योंकि अभी तक जिस भगवान को वो पूज रहे थे वो सब कुछ झूठ था और इसमें शायद हाजिमा इंडस्ट्रीज भी मिले हुए हैं। कैप्टन कहता है कि वो पहले अपने हायर अप से बात करेगा, उसके बाद ही वो डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। वहीं विक्टर उन्हीं नंबर्स पर रिसर्च कर रहा था और ये बात कंफर्म हो जाती है कि वो पाई के ही नंबर्स हैं, पर उसे ये नहीं पता कि इसका अमातेरासु से क्या लेना देना है और उसे लगता है कि अगर उसे अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाना है तो थोड़े इलीगल रास्ते लेने होंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोकर बेनी मारू के पास पहुंचा है, जो कहता है कि वो उसके साथ मिलकर होली सोल टेंपल में घुसना चाहता है ताकि वो उनके सीक्रेट्स का पता लगा सके। बेनी मारू कहता है कि भला वो उसका साथ क्यों देगा, वो तो उसे जानता भी नहीं। तो जोकर कहता है मुझे पता है कि तुम मजबूरी में फायर फोर्स के साथ काम कर रहे हो और ये मत कहना कि तुम्हें उन पर शक नहीं होता। मुझे उन पर उतना ही शक है जितना मेरा तुम पर शक है, पर चलो चलते हैं। अगले दिन कैप्टन सभी को बता रहे थे कि उन्होंने जब हायर अप से बात की उन्होंने 3 साल का समय मांगा है। तब तक होली सोल टेंपल खुद ही धीरे धीरे लोगों को सच्चाई बता देगा ताकि किसी तरह की अशांति ना फैले। लेकिन शिनरा ये सुनकर भड़क जाता है। भला वो लोगों से सच्चाई कैसे छुपा सकते हैं जब उनके ऊपर इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वहीं विक्टर को पहले से ही पता था कि जो लोग होली सोल टेंपल के अंडर काम करते हैं वो उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे काम के लिए पालतू कुत्ते नहीं स्ट्रे डॉग्स चाहिए। दूसरी तरफ होली सोल टेंपल के बाहर जोकर और बेनी मारू पहुंच चुके हैं क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है। वो चाहकर भी छुप कर अंदर नहीं जा सकते। वहीं जोकर को यकीन नहीं हो रहा था कि बेनी मारू उस पर भरोसा करके यहाँ कैसे आ गया। बेनी मारू कहता है कि उसे उस पर जरा भी भरोसा नहीं है, वो तो बस होली सोल टेंपल की सच्चाई जानना चाहता है। बेनी मारू उससे पूछता है तुम तो मोस्ट वांटेड की लिस्ट में हो ना, तो भला तुम होली सोल टेंपल की सच्चाई के बाहर लाना चाहते हो। जोकर बताता है कि पहले वो होली सोल टेंपल में ही काम करता था जहाँ उसे पता चला कि लोगों से बहुत सारी चीजों को छुपा कर रखा जाता है, पर उसे भी सारी चीजें पता नहीं है। पर अब क्योंकि वो पावरफुल हो चुका है तो वो होली सोल टेंपल के राज को बाहर निकालना चाहता है। इसके बाद हम होली सोल टेंपल के हेड को देखते हैं जो कि बाकी सभी से कह रहा था कि रिचुअल की वजह से जब दुनिया के टुकड़े हो गए उससे पहले सिविलाइजेशन बहुत आगे बढ़ चुकी थी और लोगों ने भगवान में मानना बंद कर दिया था। पर सब कुछ बर्बाद होने के बाद जब होली सोल टेंपल ने एक कंट्री को खड़ा कर दिया सभी लोग फिर से भगवान में मानने लगे और वो अब होली सोल टेंपल की सारी बातें मानते हैं। पर अभी भी बेनी मारू जैसे लोग हैं जो कि सच को बाहर निकालने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और वो अपने पंटरों को कहता है कि वो जल्दी से उन जैसे लोगों को ठिकाने लगा दें। तभी एक बंदा आकर उन्हें बताता है कि बेनी मारू ने वहाँ पर हमला कर दिया है। वहीं बाहर सभी गार्ड्स उन दोनों के ऊपर हमला कर देते हैं, जहाँ सबसे पहले जोकर अपनी पावर से उन लोगों को बेहोश करता जाता है। पर बेनी मारू उतने आराम से उन पर हमला नहीं करता और वो जोकर के पूछने पर बताता है कि अगर वो सच्चाई जानना चाहते हैं तो उन्हें थोड़ा रफ होना ही होगा। तभी एक बंदा छुपकर बेनी मारू के ऊपर हमला कर देता है और क्योंकि उसका डार्ट पॉइजनस था बेनी मारू वहीं पर गिर जाता है। ये देखकर जोकर उसे लूजर कह रहा था क्योंकि उसे नहीं लगा था कि बेनी मारू इतनी जल्दी ढेर हो जाएगा। वो बंदा टेंपल से बाहर निकलता है और जोकर उससे पूछता है कि उसने बेनी मारू के साथ क्या किया, पर वो कोई जवाब नहीं देता। तभी बेनी मारू फिर से खड़ा होने लगता है और उसकी बॉडी से स्टीम निकल रही थी। ये तो इम्पॉसिबल है, उस पॉइजन से कोई नहीं बच सकता। तभी बेनी मारू उसके घूसा मार देता है जिससे वो भी वहीं ढेर हो जाता है। जोकर जब उस वेपन को उठाता है वो देखता है कि उसने सबसे खतरनाक जहर से बेनी मारू पर हमला किया था और उसे भी नहीं पता कि वो अभी भी खड़ा कैसे है। तभी उनके सामने बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं। बेनी मारू उनसे बड़े ही प्यार से साइड हटने को कहता है, पर जब वहाँ पर कोई भी नहीं हटता बेनी मारू अपने एक ही हमले से उन सभी को हवा में उड़ा देता है और जोकर गाना गाते हुए उनकी बॉडी से बचता हुआ आगे जा रहा था। वो थोड़े ढेंटनैन वाले म्यूजिक के साथ होली सोल टेंपल में एंट्री लेते हैं, पर वहाँ अंदर कोई भी नहीं था। बेनी मारू उससे पूछता है कि क्या सभी लोग उनसे डर के भाग गए। बिल्कुल भी नहीं, ये सभी तो सिर्फ नल्ले थे, असली गार्ड्स तो हमें नीचे नेदर में मिलेंगे। बेनी मारू उससे पूछता है कि उसे इन सारी चीजों के बारे में कैसे पता है, पर जोकर कहता है कि वो अपने पास्ट के बारे में बताकर उसे बोर नहीं करना चाहता। ये सुन के बेनी मारू भड़क जाता है तो हार कर जोकर को उसे बताना ही पड़ता है, मैं पहले इसी होली सोल टेंपल में काम किया करता था। एक सेकंड, तो क्या तुम्हारा हेयर कट भी वैसा ही है? ये सुन के जोकर भड़क जाता है
मैं कोई गार्ड नहीं, एक शैडो था और शैडोज ही होली सोल टेंपल के सारे बुरे काम करते हैं। तभी वहाँ अंधेरा हो जाता है और उनके सामने बहुत सारे शैडोज आ जाते हैं। जोकर बेनीमारू को बताता है कि यही उसके फैमिली मेंबर्स थे। सभी शैडोज उनसे कहते हैं कि वो शांति से सरेंडर कर दे। जोकर लीडर से कहता है कि क्या तुम्हें मेरा चेहरा देख के कुछ याद नहीं आ रहा, तो चलो 52 नंबर को याद करो। उस नंबर से लीडर समझ जाता है कि जोकर आखिर है कौन। इसके बाद हम जोकर का पास्ट देखते हैं। वो बचपन में एक ऑर्फनेज में रहता था जिन्हें की होली सोल टेंपल के लोग लेकर आ गए थे और उन्हें ट्रेन कर रहे थे ताकि वो उनके सारे बुरे काम कर सके। वहीं जोकर बचपन से ही फाइट में काफी ज्यादा टैलेंटेड था और अपने से बड़े लोगों को आसानी से हरा सकता था, लेकिन ये चीज लीडर को पसंद नहीं आती, तो वो उसे डुएल के लिए चैलेंज कर देता है। क्योंकि जोकर अभी भी बच्चा ही था तो वो लीडर से हार जाता है, लेकिन लीडर लगातार उसे मारता ही रहता है। उसके अधमरा होने पर भी वो नहीं रुकता, तो पीछे से लोगों को उससे रोकना पड़ता है। लीडर जोकर को इसलिए मार रहा था क्योंकि उसके पास स्पेशल टैलेंट था, इसलिए वो यूनिक था। लेकिन कोई भी यूनिक नहीं हो सकता क्योंकि वो सभी लोग होली सोल टेंपल के गुलाम हैं। वहीं जोकर सोच रहा था कि सभी लोग यूनिक होते हैं और वो अपने पेरेंट्स की आखिरी निशानी एक घड़ी को देखकर सोच रहा था कि ये दुनिया बहुत बुरी है। लेकिन तभी वहाँ लीडर आ जाता है और उसे ये चीज पसंद नहीं आती, तो वो उसकी घड़ी को जलाकर कुचल देता है। लेकिन इसके बाद भी वो नहीं रुकता और उसे बांधकर मारता रहता है। वो उसे इतना ज्यादा टॉर्चर करना चाहता है ताकि उसका खुद का कोई अस्तित्व बचे ही ना और वो सिर्फ होली सोल टेंपल का जोकर बनकर रहे। तभी शिनरा के घर में आग लगती है और सभी शैडोज का ध्यान वहीं चला जाता है क्योंकि वहाँ एक डीमन इन्फर्नल और 2 अडोला बस्ट जन्मे थे। इस मौके का फायदा उठाकर जोकर उनके चंगुल से बच निकलता है। इसी दौरान वो अडोला लिंक से कनेक्ट हो जाता है और उसकी लेफ्ट आई जलने लगती है, पर क्योंकि उसके पास खाने पीने को कुछ नहीं था तो वो कमजोरी से नीचे गिर जाता है। पर एक अनजान फैमिली उसे खाना खिलाती है। इसके बदले वो कुछ काम करना चाहता है, पर उस फैमिली के पास अपना बेटा नहीं था तो वो उसे अपने बेटे जैसा रखना चाहती है। एक दिन जोकर जब दुकान से सामान लाने गया था, वापस आने पर उसके घर के बाहर कुछ लोग दिखते हैं जिन्होंने उस पूरी फैमिली को मार दिया था और इसके पीछे भी लीडर का ही हाथ था, जो कि जोकर के साथ साथ उसके सभी आसपास के लोगों को मार देना चाहता था। पर क्योंकि जोकर वहाँ नहीं था वो बच गया। इन सब की वजह से जोकर का दिमाग खराब हो जाता है, इसलिए वो दुनिया के सभी बुरे लोगों को खत्म करना चाहता है। जिसके बाद वो उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और बेनीमारू से कहता है कि वो बाकी शैडो से लड़े क्योंकि वो उससे अकेला ही लड़ेगा। जिसके बाद बेनीमारू के ऊपर बाकी के शैडोज हमला करना शुरू कर देते हैं और वो उनकी ब्रीदिंग से समझ जाता है कि वो उसे जान से मारना चाहते हैं। तो बेनीमारू को भी अपनी पावर को कंट्रोल करके लड़ने की जरूरत नहीं है और वो अपने फायर पावर का यूज करके उन सभी को मारता जाता है। वहीं दूसरी तरफ लीडर और जोकर थे, जहाँ जोकर अपने कार्ड्स का यूज करके लड़ रहा था। वहीं लीडर के पास एक अजीब सी स्वॉर्ड है। वहीं लड़ते लड़ते लीडर उस पर भारी पड़ रहा था और उसे घायल करने में भी कामयाब हो जाता है। जोकर के कार्ड खत्म हो रहे थे तो लीडर उससे कहता है कि जितनी भी उसकी फाइटिंग टेक्निक है उसे उसने ही सिखाई है, तो चाहे जोकर जितनी मर्जी जी जान लगा ले वो कभी लीडर को नहीं हरा पाएगा क्योंकि एक स्टूडेंट हमेशा टीचर के नीचे ही होता है। वहीं लड़ते लड़ते जोकर के पास सिर्फ 2 कार्ड्स बचते हैं, पर उसे भी लीडर अपने अटैक से डिस्ट्रॉय कर देता है और अब उसके पास सिर्फ 1 कार्ड बचा था। लेकिन इससे पहले कि जोकर उसका यूज करता, लीडर उसे भी डिस्ट्रॉय कर देता है। लीडर को लगता है कि अब तो जोकर हार ही गया, लेकिन कुछ देर में ही उसे चारों तरफ जोकर दिखने लगते हैं। जोकर उसे बताता है कि जो वो सिगरेट पीता है उसमें एक स्पेशल केमिकल है जिसकी वजह से उसे ये इल्यूजन दिख रहे हैं। तभी जोकर लीडर का एक हाथ काट देता है। तुम्हें बहुत मजा आता था ना बच्चों को टॉर्चर करने में, तो क्यों ना हम एक गेम खेलें। जिसके बाद वो अपना जोकर वाला कार्ड निकालता है और एक ही हमले से लीडर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। जिसके बाद उसके पीछे कैप्टन बर्न्स पहुंच जाता है और तभी वहाँ बेनीमारू भी आता है और उसे देखकर बर्न कहता है कि यहाँ लड़कर उनका कोई फायदा नहीं है और वो यहाँ लड़ने नहीं बल्कि उन्हें कुछ राज बताने आया था। वहीं उनकी बातों से बेनीमारू को लगता है कि वो एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, तो वो उसे बताते हैं कि पहले बर्न होली सोल टेंपल का प्रोटेक्टर था और जोकर का गार्डियन भी जब वो शैडो में गया। वहीं जहाँ बर्न्स काफी ज्यादा रिलीजियस बंदा है, जोकर इन सभी चीजों में नहीं मानता क्योंकि अभी तक सिर्फ उसने दुख और तकलीफें ही देखी हैं। एक दिन जब काफी सारे इन्फर्नल्स वहाँ पर हमला कर देते हैं, जोकर और बर्न मिलकर उन सभी को खत्म कर देते हैं। वहीं जब जोकर आखिरी बच्चे इन्फर्नल को मारने जाता है तभी बर्न्स और जोकर दोनों ही अडोला से कनेक्ट हो जाते हैं और जैसे ही वो इवेंजलिस्ट को देखते हैं, एक की लेफ्ट और एक की राइट आई जलने लगती है क्योंकि अडोला बर्स्ट के बिना कोई भी इवेंजलिस्ट को नहीं देख सकता। जब वो वहाँ से बाहर आते हैं वो इन्फर्नल जोकर के ऊपर हमला कर देता है, पर बर्न अटैक करके उसे खत्म कर देता है। क्या जो हमने देखा वो सब सपना था? बिल्कुल भी नहीं, वो सच था क्योंकि वहाँ से मैं एक स्टोन लेकर आया हूँ और ये अभी भी जल रहा है। बर्न प्रेजेंट में बता रहा था कि उस इंसिडेंट के बाद से वो भी सच्चाई का पता लगाना चाहता था और एक दिन जब वो इन्वेस्टिगेशन के लिए नेदर में गया, वहाँ उसे एक डायरी मिली जो कि रैफल्स द फर्स्ट की थी जिसने इस अमातारासु को बनाया था, पर ये असल में उसकी वाइफ की डायरी है जिसमें उसने लिखा है कि रास्ते में रैफल के सारे साथी मारे गए। वो खुश है कि कम से कम उसका हस्बैंड जिंदा वापस आ गया, पर वापस आने के बाद उसका बिहेवियर पूरी तरह से बदल गया, जैसे कि वो अलग ही इंसान हो। तो उन्हें लगता है कि इवेंजलिस्ट जैसे ही शायद कोई दूसरे डायमेंशन से चीज आई होगी जिसने रैफल की जगह ले ली। बेनीमारू कहता है कि ऐसे ही एक इवेंजलिस्ट ने उनके रीजन पर हमला किया था जो दूसरे लोगों का चेहरा चेंज कर सकता है, पर जोकर कहता है कि वो तो हाल फिलहाल की घटना है, ये चीज तो 250 साल पहले हुई थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिसने रैफल्स द फर्स्ट की जगह ली थी वो और कोई नहीं योना था और उसी ने होली सोल टेंपल की खोज की थी ताकि लोग फिर से वहाँ रहने लगे और वो
अडोला बर्स्ट वाले लोगों को इकट्ठा कर सके ताकि 250 साल पहले जो रिचुअल पूरा नहीं हो सका उसे पूरा करें। वहीं उधर डिस्कशन के बाद उन सभी को पता लगता है कि 250 साल पहले की घटना के बारे में कोई भी नहीं जानता, तो होली सोल टेंपल में चाहे वो जितनी मर्जी तोड़फोड़ करें उन्हें कुछ पता नहीं लगेगा। वहीं हाजमा इंडस्ट्रीज में कुछ साइंटिस्ट नाटो के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जो वही बच्चा है जिसे रका ने बग दिया था। कंपनी 8 में वल्कन शिनरा को बताता है कि उसने किचन में एक इन्वेंशन बनाई है, तो शिनरा उसे देखने जाता है। वहाँ उसे एक लड़की दिखती है और शिनरा उसे इन्वेंशन समझकर उसके बूब्स को टच करने जाता है, लेकिन वो कोई रोबोट नहीं बल्कि लीसा थी जो उसकी कुटाई करने लगती है। तुम लोग मुझ पर भरोसा कैसे कर पा रहे हो, जबकि मैं तो इवेंजलिस्ट के साथ काम करती थी। अरे कोई नहीं, सुनिए, सेकंड चांस तो सबको मिलना चाहिए। तभी वहाँ पर आइरिस पहुँच जाती है और वो भी लीसा को इन्वेंशन समझ रही थी और उसकी हरकतें भी शिनरा जैसी ही है। जिसके बाद हम पूरी टीम को देखते हैं, पर उनके साथ साथ वहाँ कोनरो भी था, जो कि उन्हें वो सारी चीजें बताने आया था जो कि जोकर और बेनीमारू ने पता लगाई थी, जिससे वो सभी समझ जाते हैं कि अब होली सोल टेंपल और इवेंजलिस्ट में कोई कनेक्शन नहीं है। और अब उनके शक की सुई हाजमा इंडस्ट्रीज पर जाती है। वहीं शिनरा को याद आता है कि जियोवानी हाजमा इंडस्ट्रीज के साथ काम कर रहा था और वो इवेंजलिस्ट के साथ भी मिला हुआ था, यानी हाजमा इंडस्ट्रीज और इवेंजलिस्ट के बीच पक्का कुछ ना कुछ है। पर वो उनके खिलाफ भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरी कंट्री की हाजमा इंडस्ट्रीज जैसे गवर्नमेंट है और यहाँ के 70% लोग उन्हीं के लिए काम करते हैं और ये फायर फोर्स कंपनीज भी उन्हीं के अंडर आती है, तो उन्हें ये सब कुछ छुप के ही करना होगा और इसके लिए उन्हें कोई अंदर का बंदा चाहिए। तो शिनरा को विक्टर की याद आती है। वहीं दूसरी तरफ विक्टर हाजमा इंडस्ट्रीज में पहुंचा है, क्योंकि उसे उसी रिसर्च के बारे में सवाल जवाब करने के लिए बुलाया गया है। वहाँ उसे हिबाना मिलती है, जो उससे कहती है कि जो रिपोर्ट उसने हाजमा को दी है उससे उसकी जान को खतरा हो सकता है। वहीं अंदर बॉस भड़का हुआ था, क्योंकि उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि टैबरनैकल के अंदर कोई इंसान जल रहा है, तो शायद अमातेरासु में भी कोई इंसान ही होगा जिसपे उन्हें रिसर्च करनी चाहिए। पर भड़कने के बावजूद भी वो विक्टर से कहते हैं कि वो शिनरा को यहाँ लेकर आए, क्योंकि वो उसकी अडोला बर्स्ट पर रिसर्च करना चाहते हैं। वहीं उसके जाने के बाद सभी बात कर रहे